अनजान गाड़ी ने उसे अचानक टक्कर मार दी थी। वह हैरान रह जाता है जब देखता है कि उसके दोनों पैर नहीं है। उसकी एक लौटी बहन उसे जागा हुआ देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसके साथ एक धोखेबाज भी आता है जिसका नाम शाओ तियनकाई है। वह हमारे एमसी का दोस्त और बिजनेस पार्टनर हुआ करता था, तो वह फल और एक मीठी मुस्कान लेकर आता है, लेकिन यह सब सिर्फ एक दिखावा है। असल में वह ही इस कार एक्सीडेंट के पीछे था और अब वह हमारे लड़के की इस कमजोर हालत का फायदा उठाकर उसकी कंपनी पर कब्जा कर लेता है। इससे भी बुरा, शाओ तियनकाई हमारे लड़के की बहन को उससे शादी करने के लिए मजबूर करता है। बदले में हमारे एमसी के फ्यूचर को ठीक करने का वादा करता है। जाओ अपनी बहन से मिन्नतें करता है कि वह इस कमीने की बात न सुने, लेकिन शाओ तियनकाई उसे चुप करा देता है। कहता है कि किसी कमजोर की भौंकने की आवाज कोई नहीं सुनता और वह बस वही करता है जो वह चाहता है। तो शाओ तियनकाई हमारे लड़के से सब कुछ छीन लेता है और वह एक गरीब खाली कमरे में अकेला रह जाता है। तभी एक उम्मीद की किरण दिखती है। एक नया गेम जिसका नाम डिवाइन पाथ है सामने आता है। इसका खास फीचर यह है कि यह प्लेयर्स को गेम में मिली एबिलिटीज को असली दुनिया में भी यूज करने देता है। यह उसकी जिंदगी बदलने का सबसे अच्छा मौका बन जाता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वह गरीब है। पैसा लगाने के बिना उसे अच्छे रिसोर्सेज या इक्विपमेंट नहीं मिल सकते और वह मॉन्स्टर से हार जाता है। दूसरी तरफ शाओ तियनकाई अपने पैसों का यूज करके गेम पर राज करता है, सबसे अच्छे रिसोर्सेज और पावर्स हासिल करता है, खुद को एक न हारने वाला प्रो प्लेयर बना लेता है। जो कुछ भी हमारे हीरो का होना चाहिए था वह शाओ तियनकाई चुरा लेता है। नाउम्मीदी में हमारा लड़का इस कमीने को अपने घर आने का इन्वाइट देता है और एक जाल बिछाता है और वह सच में आता है। शाओ तियनकाई उस बेकार जगह पर हंसता है जहां हमारा लड़का रहता है। उसे साफ दिखता है कि चारों तरफ एक्सप्लोजिव्स हैं, लेकिन उसे यकीन है कि वह उसे मार नहीं पाएंगे। फिर भी हमारा लड़का कोशिश करना चाहता है। वह बटन दबाता है, धमाका पूरी बिल्डिंग को उड़ा देता है। हमारा एमसी पूरी तरह बर्बाद हो जाता है और मुश्किल से जिंदा है। फिर भी वह हैरान रह जाता है जब देखता है कि शाओ तियनकाई वहां बिना किसी नुकसान के खड़ा है। ये कमीना बस पूछता है कि उसने कोशिश ही क्यों की। गेम से मिली पावर के साथ वह एक्सप्लोजिव्स उसके सर का एक बाल भी नहीं जला सकते थे और हमारे लड़के को खत्म करने से पहले वह बताता है कि वह ही उस एक्सीडेंट के पीछे था जिसने जाओ को कमजोर बनाया और उसके माँ बाप की मौत का जिम्मेदार भी वह ही था। शाओ सिर्फ एक सपने के साथ मरता है कि उस कमीने को बचने न दे। किसी तरह वह धमाके से 1 साल पहले जाग जाता है। उसे नहीं पता कि वह वापस कैसे आया, लेकिन इस बार वह उस कमीने से बदला लेने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। बस एक प्रॉब्लम है, वह एक्सीडेंट के बाद वापस आया है। इसका मतलब है कि उसके पैर अभी भी नहीं है। उसकी एक लौटी उम्मीद शेन 2 के आने वाले लॉन्च में है, क्योंकि 1 महीने तक किसी को पता नहीं चलेगा कि गेम की पावर्स असलियत पर असर करती है। उसे याद आता है कि उसका पैसा अभी तक फ्रीज नहीं हुआ है, तो उसे जल्दी करना होगा। उसकी बहन उसका अजीब चेहरा देखकर पूछती है कि क्या उसे दर्द हो रहा है। वह उसे बताता है कि कुछ ज्यादा जरूरी काम है। वह परेशान दिखती है, डॉक्टर को बुलाने को तैयार, लेकिन वह उसे रोकता है और कहता है उसे उसकी मदद चाहिए शेन 2 के लिए एक गेमिंग स्टेशन खरीदने में, और वह उसे ऐसे घूरती है जैसे वह पागल हो गया हो। तभी शाओ तियनकाई अंदर आता है और वह फिक्रमंद होने का नाटक करता है और पूछता है कि उसका बड़ा भाई कब से वीडियो गेम्स में दिलचस्पी लेने लगा, जैसे वह हमारे हीरो की मौत की साजिश नहीं कर रहा हो। वह चेतावनी देता है कि लत लगना खतरनाक है, खासकर जब एक कंपनी संभालनी हो। जाओ तुरंत समझ जाता है कि यह लड़का उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर भी वह उसके साथ खेलता है, कहता है कि जब वह कमजोर है ही तो गेम्स ही खेल ले। तियनकाई मुस्कुराता है, कहता है कि शेन 2 जल्दी लॉन्च होगा, लेकिन उसके एंट्री यूनिट्स 300 मिलियन से भी ज्यादा के हैं। जाओ जवाब देता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और कंपनी का पैसा उसका है, और अगर वह 30 बिलियन का भी होता तो भी वह एक खरीदता। उसकी बहन उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन तियनकाई बीच में आता है, एक असली सांप की तरह उदार और अच्छा होने का नाटक करता है। वह जाओ के लिए गेम खरीदने की पेशकश करता है, वादा करता है कि जब तक जाओ ठीक होता है वह कंपनी के काम संभालेगा, और फिर एक अजीब तरीके से बहन को अपनी तरफ खींचता है और कहता है कि अब वह उसके साथ ज्यादा टाइम बिताएगी। जाओ की मुस्कान गायब हो जाती है और वह उसे वापस खींच लेता है, कहता है कि वह उसके साथ ही रहेगी, और इसके साथ तियनकाई हाथ हिलाता है और कमरे से चला जाता है। लेकिन बाहर निकलते ही उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ जाता है और वह उस बेकार असैसिन को गाली देता है जो काम पूरा नहीं कर पाया, और बड़बड़ाते हुए कहता है कि अगली बार वह एक टैंक यूज करेगा क्योंकि जाओ को मरना ही होगा। अंदर जाओ अपनी बहन से कहता है कि कंपनी के सारे पैसे गेम की करेंसी में ट्रांसफर कर दे और उनके पास जितने भी शेयर्स हैं सब बेच दे। वह घबरा जाती है, पूछती है कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है। वह उसे कहता है कि उस पर भरोसा करे क्योंकि उसके पास उनका फ्यूचर बदलने का एक प्लान है। 3 घंटे बाद गेमिंग सेटअप आ जाता है। उसने तुरंत पाने के लिए शिपिंग में 200 मिलियन एक्स्ट्रा भी दिए थे। जैसे ही वह सिस्टम स्टार्ट करता है उसे एक जानी पहचानी फीलिंग आती है। बहुत टाइम बाद वह आजाद महसूस करता है। गेम की दुनिया में उसके पास फिर से पैर है। सिस्टम उसका स्वागत करता है और कैरेक्टर का नाम पूछता है। वह अपना पूरा नाम जाओ जिवांगे टाइप करता है और कंफर्म करता है। उसके सामने कैरेक्टर्स की लाइनें दिखती हैं और सिस्टम उसे एक क्लास चूज करने को कहता है। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा उसकी पिछली जिंदगी में था, तो वह वही चूज करता है जो उसे सबसे अच्छा पता है, रेंजर क्लास। सिस्टम उसे वीआईपी यूजर होने के लिए एक एल्फ ब्लड लाइन देता है, जिससे उसे एक अच्छा बोनस मिलता है जहां वह एल्फ से मदद ले सकता है। एक स्पेशल प्लेयर होने के नाते उसे एक रिवॉर्ड बुक भी मिलती है जो कमजोर पॉइंट्स को पहचानने की स्किल अनलॉक करती है। वह हंसता है, खुशी से भर जाता है क्योंकि ये वही एबिलिटीज थी जिन पर उसने पहले भी महारत हासिल की थी। फिर एक और मैसेज आता है। पहले 100 प्लेयर्स में से एक होने के नाते उसे एक स्पेशल चेस्ट मिलता है जिसमें एक रेयर टैलेंट है, लेकिन उसकी कीमत 50 मिलियन गोल्ड कॉइन्स है, लगभग $500 मिलियन। जाओ धीरे से सीटी बजाता है। ये बहुत ज्यादा महंगा है, लेकिन वह बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। आम पैसा जल्दी ही अपनी कीमत खो देगा और रेयर टैलेंट्स अनमोल होते हैं। उसकी पिछली जिंदगी में एक टैलेंट जिसने ब्लीड डैमेज बढ़ाया था, उसने उसे कई लड़ाइयों में जीतने में मदद की थी। वह तुरंत पैसे ट्रांसफर करता है। स्क्रीन सुनहरी चमकती है, एक रोशनी की किरण आसमान में जाती है। जाओ आंखें फाड़े देखता है जैसे ही सिस्टम रिवॉर्ड का ऐलान करता है। ये एक ऐसा टैलेंट है जो किसी भी चीज को इवॉल्व कर सकता है, और उसे मुश्किल से यकीन होता है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि ऐसी कोई चीज भी मौजूद है। हमारा हीरो इंप्रेस होता है क्योंकि ये टैलेंट इतने पैसों से मिलना ही नहीं चाहिए था। वह उसे पूरी तरह अनलॉक करने का फैसला करता है ताकि देखे कि वह क्या करता है। उसे पैसिव एवोल्यूशन मिलता है जहां उसे गिरे हुए आइटम को एक रैंक अपग्रेड करने का 100% चांस मिलता है और 5% चांस इंटरमीडिएट एवोल्यूशन ट्रिगर करने का। इसके अलावा उसे ऑटोनोमस एवोल्यूशन मिलता है। हर 24 घंटे में एक बार वह एक आइटम को 2 लेवल्स तक अपग्रेड कर सकता है, या 10% चांस के साथ 3 लेवल्स तक। भले ही ये टैलेंट सिर्फ उसके आइटम्स पर असर करता है और उसकी अपनी पावर्स पे नहीं, उसे पता है कि ये उसे गेम में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा। वह शायद अपने हाथ
हाथ उठाता है और उसके चारों तरफ एक गॉन्टलेट दिखता है और उसे पता है कि ये उसका फ्यूचर बदल देगा। शहर में चलते हुए उसे पता है कि बाकी सब ब्रॉन्ज आइटम्स के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके पास पहले ही सिल्वर गियर होगा। तो घमंड के साथ वह गेम में कूदने और मॉन्स्टर्स को हंट करके अपग्रेडेड आइटम्स पाने का इंतजार नहीं कर सकता। लेकिन उसे पता है कि उसे अपनी 24 घंटे वाली एबिलिटी के साथ केयरफुल रहना होगा। पहले उसे कुछ ऐसा ढूंढना होगा जिसमें इवॉल्व होने की ताकत हो। जब सारी तैयारी हो जाती है वह सिस्टम पर क्लिक करता है और गेम का एंट्रेंस दिखता है। अपनी खरोशी मुश्किल से रोक पाता है और कहता है कि अब अपनी किस्मत बदलने का टाइम आ गया है। बिगिनर्स विलेज में जाओ देखता है कि यहाँ पहले से ही बहुत सारे रिच प्लेयर्स हैं। उसने सोचा था कि वह पहलों में से एक होगा, लेकिन एक भीड़ पहले से ही मुर्गियों का शिकार कर रही है, जितनी जल्दी हो सके लेवल अप कर रही है। स्टार्टिंग विलेज एक बेकार की रेस में बदल गया है और जाओ को ये अजीब लगता है। कमजोर मॉन्स्टर्स के लिए लड़ना बेकार है और उसे कुछ ऐसा चाहिए जो सच में मैटर करता हो, जैसे न्यूबी बॉस को मारकर फर्स्ट किल रिवॉर्ड लेना। सिस्टम उसे वाइल्ड जोन्स में केयरफुल रहने की चेतावनी देता है, लेकिन वह उसे इग्नोर कर देता है। जल्दी लेवल अप करने का एक ही तरीका है कि किसी और से पहले खतरनाक क्रीचर से लड़ा जाए। वह अपना इन्वेंटरी खोलता है और उसका चेहरा बिगड़ जाता है क्योंकि उसके पास सिर्फ नूब आइटम्स थे और ये स्टार्टर बो और कपड़े का आर्मर उसके लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होंगे। इसके अलावा वह अपग्रेड करने के लायक भी नहीं है। उसे एक फायदा चाहिए और तब उसे अपना नया टैलेंट याद आता है जो टैलेंट्स को भी इवॉल्व कर सकता है। वह अपने हाथ उठाता है और उसे खुद पर एक्टिवेट करता है। एनर्जी उसके अंदर से गुजरती है और उसके सर के ऊपर एक किंग एल्फ दिखता है। इसका मतलब है कि एवोल्यूशन सक्सेसफुल हो गया है। उसे रॉय एल्फ में अपग्रेड कर दिया गया है। उसकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ जाती है और उसे हर 3 हमलों में एक क्रिटिकल हिट मिलता है। अपनी एचपी बार को बढ़ते हुए देखकर उसे पता चलता है कि यह फायदेमंद था। इन पावर्स के साथ गेम को अकेले खेलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। पास से आई एक चीख उसका ध्यान खींचती है। आसपास देखते हुए उसे एक लेवल 2 का फॉरेस्ट वोल्फ दिखता है। दूसरे एडवेंचरर्स पहले से ही शिकार कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि वह बच नहीं पाएगा। हर कोई जल्दी लेवल अप करने के लिए उत्सुक है। हमारा हीरो एक पेड़ के पीछे छिप जाता है, उन्हें ध्यान से देखता है। ये प्लेयर्स स्मार्ट हैं, उन्हें पता है कि ग्रुप्स बनाकर और स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स का शिकार करके सबसे जल्दी एक्सपीरियंस मिलता है। प्रॉब्लम ये है कि उन्हें पूरी तरह समझ नहीं आता कि गेम कितना रियलिस्टिक है। तभी ग्रुप में से एक मेज उनके पीछे मूवमेंट देखता है और चेतावनी देता है। भेड़िए झुंड में शिकार करते हैं और एडवेंचरर्स अचानक गिर जाते हैं। मॉन्स्टर्स उन पर कूदते हैं और घबराहट जल्दी फैल जाती है। काटने से जितना दर्द हुआ वह किसी ने सोचा भी नहीं था। ग्रुप को एहसास होता है कि उन्हें जंगल में इतना अंदर नहीं आना चाहिए था। उनमें से एक चीखता है जब उसे काटा जाता है और चेतावनी देता है कि वह बाकियों को रिस्पॉन पर मिलेगा। कुछ ही सेकंड्स में वह सब गिर जाते हैं। जाओ मौके का फायदा उठाता है। जब वह लोग डिस्ट्रैक्टेड और शिकार हो रहे होते हैं वह एक पेड़ के पीछे से निशाना लगाता है। उसके तीर 2 के आर पार निकल जाते हैं, भेड़िए के सर को छेदते हुए। उसकी पहली किल उसका पहला लेवल अप है 1 से 2। उसे अपनी एल्वन ब्लड लाइन के लिए एक्सपीरियंस मिलता है 5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स और भेड़िए का गोश्त। एक सोलो प्लेयर के लिए हेल्थ वापस लाने वाले आइटम्स परफेक्ट होते हैं। 3 और भेड़िए उसे देखते हैं और उसकी तरफ बढ़ते हैं। अपना डैमेज चेक करते हुए जाओ कॉन्फिडेंट महसूस करता है। वह अपनी एल्वन पैसिव एबिलिटी ऑन करता है, अपनी चलने की स्पीड को डबल कर देता है। वह दौड़ता है पहाड़ के किनारों से कूदता हुआ। भेड़ियों को अकेला छोड़कर रॉयल और रेंजर क्लास का कॉम्बिनेशन परफेक्ट है। वह पीछे देखता है और बड़बड़ाते हुए कहता है कि उनका कोई चांस नहीं है। तभी उसे कुछ अजीब दिखता है। भेड़िए चलना बंद कर देते हैं और बस घूरते हैं। एक सिस्टम अलर्ट चमकता है, वह बफलो जोन में एंटर कर गया है। भेड़िए पीछे हट जाते हैं। यहाँ के क्रीचर्स लेवल 5 के हैं। कोई उसे आवाज देता है, उसे हैंडसम कहता है। वह मुड़ता है। वह एक ग्रुप को देखता है जो उसे अपने साथ आने को कहता है। वह लोग शक्की लगते हैं और वह उन पर भरोसा नहीं करता, खासकर इसलिए क्योंकि वह उसे बार बार हैंडसम कह रहे हैं। वह चाहते हैं कि वह उनकी बफलो का शिकार करने में मदद करे और जल्दी लेवल अप हो। ग्रुप का मेज कहता है कि हमारा हीरो सिर्फ लेवल 2 का है और वह उन्हें धीमा कर देगा। वह कंफ्यूज हो जाता है और थोड़ा गुस्सा भी होता है। जाओ को जवाब देने का मौका दिए बिना ही भेज दिया जाता है। वह मुड़ता है और उन्हें गुड लक बोलकर अपने रास्ते चला जाता है। ग्रुप उसे वार्न करता है कि अगला एरिया और भी खतरनाक और रिस्की है, चाहे 4 लोग भी हों। एक उन्हें डेथ पेनल्टी के बारे में बताता है। हमारा हीरो मानता है कि वह नया है और कभी मरा नहीं, इसलिए उसे कुछ नहीं पता। वह समझाते हैं कि मरने से आधा गोल्ड चला जाता है, इक्विपमेंट खराब हो जाता है और मिली हुई एक्सपीरियंस आधी हो जाती है। शाओजू कंधे उचकाता है, ज्यादा इंप्रेस नहीं होता और फिर भी उनका शुक्रिया करता है। वह गुड बाय बोलता है और आगे बढ़ता रहता है। ग्रुप की लड़की उसे मदद करने का सुझाव देती है क्योंकि अकेले यह खतरनाक है, लेकिन मेज कहता है कि अगर वह मरना चाहता है तो यह उसकी जिम्मेदारी है। कुछ देर बाद हमारा हीरो एक गुफा में घुसता है और जमीन पे स्केलेटन्स देखता है। यह बिल्कुल वही जगह है जिसे वह ढूंढ रहा था। अचानक खोपड़ी हिलने लगती है और एक क्रीचर अपनी आंखें खोलता है। वह बहुत बड़ा है, लेकिन हमारा लड़का लेवल 10 के जायंट किंग स्नेक के सामने खड़ा है और वीकनेसेस डिटेक्ट करने की एबिलिटी एक्टिवेट करता है। जायंट स्नेक की गर्दन के पिछले हिस्से पर एक वीक पॉइंट मार्कर दिखता है। आमतौर पर उसके पास सिर्फ 200 एचपी होनी चाहिए, लेकिन उसके पास रॉय एल्फ पैसिव की वजह से एक्स्ट्रा 1000 एचपी है। इसके साथ वह बॉस का सामना करने से नहीं डरता। हाथ में बो लिए वह मॉन्स्टर से आंखें मिलाता है। वह आगे बढ़ता है उसे काटने के लिए। जितनी तेज वह है उतना ही तेज वह भी है। वह साइड में डॉज करता है और अपना बो निकालता है। पहला तीर निशाने पे लगता है, लेकिन सिर्फ 29 डैमेज देता है और ये उसकी उम्मीद से बहुत कम है। मतलब बॉस तो बॉस ही होता है। जाओ फिर से डॉज करता है और शुक्र करता है कि कम से कम उसकी स्पीड डैमेज से बचने के लिए काफी है। मॉन्स्टर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतना धीमा है कि वह उसकी हेल्थ कम कर सकता है, इसलिए हमारा हीरो उसकी गर्दन पर एक और शॉट लगाता है। लेकिन मॉन्स्टर अपनी पूंछ से उसे रोक देता है और उसे एहसास होता है कि यह उसकी सोच से ज्यादा स्मार्ट है। अब वह उस एक वीक पॉइंट की हिफाजत कर रहा है जहां वह असली डैमेज दे सकता है। वह स्पीड पर भरोसा करने का फैसला करता है और तीरों की बारिश करता है। मॉन्स्टर डिफेंड करता रहता है और वह 0 डैमेज देता है। वह एक और मौके का इंतजार करता है और आखिर में 58 डैमेज का एक शॉट लगाता है। उसकी उम्मीद से ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन वह मॉन्स्टर से पक्का तेज है। अचानक उसे कुछ अजीब सा दिखता है। बॉस गहरी सांस लेता है और गुफा को धुएं से भर देता है। जहर हर सेकंड 10 एचपी कम करता है। वह हिसाब लगाता है और उसे एहसास होता है कि उसके पास इस जगह पर ज्यादा टाइम नहीं बचा है। सांप गुफा के ऊपर चढ़ जाता है, जिससे शॉट्स लगाना और भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन जाओजो के लिए यह उसे रोकने के लिए काफी नहीं है। वह एक और तीर निकालता है और धीरे से कहता है
है कि उसे कम समझा जा रहा है। इस बार उसका शॉट सीधा गर्दन पर 116 डैमेज देता है। इस लड़के की किस्मत बहुत अच्छी है। मॉन्स्टर जमीन पर गिर जाता है और बोनस डैमेज लेता है, क्योंकि हर तीसरा हिट एक क्रिटिकल स्ट्राइक होता है। वह मुस्कुराता है और बॉस से पूछता है कि वह और कितने हिट्स झेल सकता है। सांप को पसीना आने लगता है जब उसे एहसास होता है कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। जल्दी ही मॉन्स्टर 597 एचपी पर आ जाता है और जाओजो कॉन्फिडेंट महसूस करता है। हर सेकंड 10 एचपी कम होने के बावजूद भी उसे यकीन है कि वह जीतेगा। उसकी अपनी एचपी 1010 पर गिर जाती है। प्रॉब्लम यह है कि सांप चीजों को और मुश्किल बना देता है। जब वह खड़ा रहता है तो उसे कई टेल अटैक्स डॉज करने पड़ते हैं। जब बॉस को एहसास होता है कि उसके अटैक से बचा जा सकता है तो वह और ज्यादा एग्रेसिवली अटैक करना शुरू कर देता है ताकि उसे अटैक करने से रोक सके। वह फिर से डॉज करता है और सोचता है कि सांप स्मार्ट तो है, लेकिन वह अभी भी उसकी स्पीड को कम समझता है। एक और तीर गर्दन पे लगता है और 200 क्रिटिकल डैमेज देता है। तब उसे कुछ अजीब सा दिखता है। पेट पर डैमेज ज्यादा लगता है, जबकि गर्दन इंस्टेंट किल के लिए वीक पॉइंट है। एक पल के लिए वह सोचता है कि अगर ये सच है तो सांप और भी जल्दी मर जाएगा, लेकिन मॉन्स्टर उसे देखकर मुस्कुराता हुआ लगता है। सांप जमीन पर वार करता है और एक दरार उसकी तरफ तेजी से बढ़ती है। जमीन अनस्टेबल हो जाती है और वह बॉस को खो देता है। वह घुटनों पर गिर जाता है क्योंकि जहर बदल जाता है और अब हर सेकंड 20 एचपी कम करता है। उसके पास सिर्फ 600 एचपी बची है। ये साफ तौर पर एक बॉस है जो प्लेयर्स की पूरी पार्टी के लिए बना है। जहर के डैमेज और बढ़ती मुश्किल के साथ वह ऐसे जिंदा नहीं रह सकता। वह अपने इन्वेंटरी से वुल्फ मीट निकालता है और कहता है कि उसे अपनी प्लान से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। मीट हर सेकंड 20 एचपी रिस्टोर करता है 20 सेकंड्स तक। ये काफी नहीं है, लेकिन ये उसे ऊपर चढ़ने के लिए टाइम देता है। अगले 20 सेकंड सब कुछ डिसाइड करेंगे। वह तेजी से चढ़ना शुरू करता है। वह एक लेज से दूसरे लेज पे कूदता है और ऊपर की तरफ बढ़ता है। वह आखिर में बॉस के ऊपर एक ऊंची जगह पर पहुंच जाता है। वह एक तीर निकालता है और एक साफ शॉट लगाता है। सांप गुस्से में लगता है, जैसे उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वह जिंदा बचेगा। तीर बॉस की आंख में लगता है। वह तड़पता है और जमीन पर गिर जाता है। हमारा हीरो सांप को भागने की कोशिश करते हुए देखता है, लेकिन वह उसकी खुली पीठ का फायदा उठाता है और उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर एक और शॉट लगाता है। मॉन्स्टर डर के मारे मुड़ता है और उसे एक और एल्वेन एरो तैयार करते हुए देखता है। बेचारा बॉस कांपता है जब शेन बार बार फायर करता है। एक आखिरी तीर उसके शरीर से निकलकर उसके मुंह से बाहर निकलता है। मॉन्स्टर 0 एचपी पर गिर जाता है। जहर खत्म हो जाता है। सिस्टम अनाउंस करता है कि उसकी अचीवमेंट पूरे सर्वर पर ब्रॉडकास्ट की जाएगी और पूछता है कि क्या वह अपना नाम छुपाना चाहता है। शाओजो एक पल के लिए सोचता है और फैसला करता है कि वह बहुत टाइम से छुप रहा है। वह सिस्टम को अनाउंसमेंट भेजने को कहता है। पूरा सर्वर प्लेयर जाओजो को बधाई देता है क्योंकि वह स्टार्टर जोन बॉस को हराने वाला पहला प्लेयर है। बिगिनर विलेज के प्लेयर्स कंफ्यूज हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उसने ये कैसे किया जब गेम अभी लॉन्च हुआ है। दूसरे ग्रुप्स खुद को धीमा होने का इल्जाम देते हैं। एक्सपीरियंस प्लेयर्स समझ नहीं पाते कि कोई बॉस को कैसे हरा सकता है जो कई लेवल्स ऊपर है। ब्लू बालों वाला ग्रुप थक चुका है। वह सिर्फ एक बफलो को मार पाए और उन्हें यकीन है कि वह एक सुपर बॉस था। मोटा लड़का एक्साइटेड है ये देखने के लिए कि फर्स्ट किल रिवॉर्ड क्या है। बाकी दो लड़के शर्मा जाते हैं जब वह स्ट्रांग होने की बात करते हैं ताकि वह लड़कियों को इंप्रेस कर सके। वह अपनी खूबसूरत टीममेट से तारीफ का इंतजार करते हैं। तब सिस्टम मैसेज दिखता है। यह अनाउंस करता है कि जाओजू ने 1000 रेपुटेशन पॉइंट्स और एक सिल्वर चेस्ट कमाए हैं। ग्रुप को यकीन नहीं होता कि कोई सच में उनसे ज्यादा स्ट्रांग है। हमारा हीरो एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस गेन करता है और लेवल 2 से लेवल 7 पर पहुंच जाता है। उसे 30 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं और वह उन सबको एजिलिटी में डाल देता है। उसकी क्लास जैसे के लिए एजिलिटी, स्पीड और डैमेज बढ़ाती है, इसलिए ये ठीक है। अपने एट्रीब्यूट सेट करने के बाद अब टाइम है ये देखने का कि बॉस ने क्या ड्रॉप किया। कुछ अजीब होता है। जो 10 सिल्वर्स बॉस को ड्रॉप करने थे वो 10 गोल्ड कॉइन्स में बदल गए। इसी बीच दूसरे प्लेयर्स एक बफलो को मारते हैं और उन्हें सिर्फ एक कॉपर कॉइन मिलता है। एक आइटम उसके इन्वेंटरी में चमकता है और वह देखता है कि उसमें एक गोल्डन चमक है। शायद सेकंड एवोल्यूशन ट्रिगर हो गया, लेकिन हमारा हीरो ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसे एक क्रिस्टल कॉइन मिलता है जो असल में एक रेयर करेंसी है जो खत्म हो चुकी है। वह इस क्रिस्टल से एनपीसी से स्पेशल और अनजान आइटम्स खरीद सकता है और अगर वह उन्हें ये देता है तो उनकी फेवरेबिलिटी भी बढ़ा सकता है। जाओजो सोचता है कि ये एक बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है क्योंकि उसने अपनी पिछली जिंदगी में इसके बारे में सुना था लेकिन कभी देखा नहीं था। वह जानता है कि ये बहुत कीमती है और फ्यूचर में काम आ सकता है। वो फिर सारा ड्रॉप लूट उठा लेता है और अपना बैकपैक खोलता है सब कुछ अंदर रखने के लिए। अच्छा हुआ उसके लिए क्योंकि उसे असल में एक सिल्वर स्नेक वन हैंडेड सोर्ड मिलता है जिसमें बहुत अटैक पावर है। वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड महसूस करता है क्योंकि ये वो नहीं है, इसलिए ये उसके लिए बेकार है। वह सोचता है कि कम से कम वह इसे पैसे के लिए बेच सकता है और अच्छी रकम कमा सकता है। वह फिर अगला आइटम देखता है और उसकी आंखें तुरंत लालच से चमकने लगती हैं। ये एज्योर स्केल आर्मर सिल्वर लेवल का है जिसका एक स्पेशल इफेक्ट है जो इसे शील्ड स्केल करने और लड़ाई की शुरुआत में 300 पॉइंट का शील्ड देने की इजाजत देता है जब उसका 300 सेकंड का कूलडाउन रीसेट होता है। अपनी पिछली जिंदगी में उसे याद है कि नॉर्मल क्वालिटी एज्योर स्केल आर्मर में कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं होते, सिर्फ कुछ एट्रीब्यूट पॉइंट्स होते हैं। सिल्वर लेवल 1 में शील्ड इफेक्ट होता है और ये उसे रेयर बनाता है। सबसे बुरी बात यह है कि इसे यूज करने के लिए लेवल 10 चाहिए और वह अभी लेवल 10 पे नहीं है। वह सोचता है कि ये बॉस को हराने के बाद भी कोई असली अपग्रेड न मिलने जैसा ही है, इसलिए वह गेमिंग रूल्स से डिसअपॉइंटेड है। वह फिर याद करता है कि सिस्टम नोटिफिकेशन ने उसे एक सिल्वर ट्रेजर चेस्ट भी भेजा था और जब वह उसे खोलता है वह चुपचाप गुड लक के लिए दुआ करता है ताकि उसे फिर से कोई बेकार लूट न मिले। चेस्ट से अचानक एक एक्सप्लोजन होता है और हमारे हीरो को 7 चार्ज चेन एरोज मिलते हैं लेजेंडरी लेवल के। ये 50 मैजिक पॉइंट्स कंज्यूम करता है और टारगेट पर लगातार 7 तीर छोड़ता है और हर तीर टारगेट की मैक्सिमम हेल्थ का 1% डैमेज देता है। ये सिर्फ एक अच्छी स्किल नहीं है, ये गॉडली लेवल की है, एक एक्सक्लूसिव स्किल जो सिर्फ कुछ आर्चर्स को दी जाती है। लेकिन हमेशा की तरह जाओजो को सब कुछ बिना किसी मुश्किल के नहीं मिल सकता और ये स्किल भी सिर्फ लेवल 10 पर ही यूज की जा सकती है। वह चीजों को पॉजिटिव तरीके से देखने की कोशिश करता है, इसलिए जब वह लेवल 10 पर पहुंच जाएगा तो उसका डैमेज बहुत बढ़ जाएगा और ये उसे जल्दी लेवल अप होने के लिए एक और पुश देता है। अचानक गुफा के अंदर से एक आवाज आती है और जब वह चुपके से अंदर जाता है वह एक खूबसूरत और थोड़ी जख्मी औरत को देखता है जो मदद मांग रही है क्योंकि वह जायंट स्नेक से बचने के लिए वहां छुपी थी। उसका नाम लेडी गू है और वह एक एनपीसी है जिसके बारे में अफवाह है कि वह प्लेयर्स को हिडन क्वेस्ट्स देती है। हमारा हीरो उसे बताता है कि जायंट स्नेक अब जिंदा नहीं है, सब उसकी वजह से। लेकिन लेडी गू उसे चार्म करने की कोशिश करती है, उसे अपनी लंबी जख्मी टांगे दिखाती है, कहती है कि वह टूटी हुई है और अच्छा होगा अगर वह उसे बाहर ले जा सके। लड़कियों के आसपास किसी भी नूब की तरह जाओजो शर्माने लगता है। वह उसे उठाता है और बाहर ले जाता है।
और लेडी गू उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, उसके गाल को सहलाती है, कहती है कि अगर वह न होता तो वह मर जाती, और वह प्रॉमिस करती है कि अगली बार जब वह मिलेंगे तो वह उसका अच्छे से ख्याल रखेगी अगर वह समझता है कि उसका क्या मतलब है। यह जोजू का ध्यान खींचता है और वह उस जाल से बाहर निकलता है और तुरंत उसे जमीन पर गिरा देता है। गू समझाती है कि उसके पास उसे चुकाने के लिए अपने शरीर के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए वह वही करने का प्लान बनाती है जिसमें वह बहुत अच्छी है। हमारा हीरो उसे पूरी तरह से डिसबिलीव से देखता है, जैसे कुछ बहुत गलत हो, और उसे बोलना बंद करने को कहता है क्योंकि वह खुद को शर्मिंदा कर रही है और वह ऐसा नहीं चाहता। तब अचानक गू हंसने लगती है और वह अपनी चेस्ट से एक ब्लैक मून ब्लेड ड्रॉन सोर्ड निकालते हुए कहती है कि उसने टेस्ट पास कर लिया और उसे तुरंत समझ गया। लेकिन जौजा उसे फिर से दूर कर देता है, जिससे गू को गुस्सा और शॉक लगता है। वह उसकी तरफ मुड़ता है और उसे हिडन क्लास्प देने को कहता है। गू उसकी स्लीव खींचने की कोशिश करती है, कहती है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जाओ जो खड़ा होता है और एक असली विलन की तरह उसे कहता है कि उसने उसे कोई और ऑप्शन नहीं छोड़ा सिवाय उसकी छोटी 14 साल की बेटी को ढूंढने के जो पास में रहती है। गू डर जाती है कि उसे उसकी सीक्रेट बेटी के बारे में पता है, इसलिए वह मान जाती है और प्रॉमिस करती है कि वह उसे हिडन क्लास्प अनलॉक करने में मदद करेगी। तुरंत वह एक बैलेट डांसर की तरह नाचना शुरू करती है और वह बिल्कुल खूबसूरत लगती है। अचानक हमारे हीरो के पैरों के नीचे एक पोर्टल खुलता है और सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से होता हुआ लगता है। लेडी गू समझाती है कि पोर्टल हिडन क्लास ट्रायल तक ले जाता है और जब तक वह उसे पास कर लेता है उसे हिडन क्लास मिल जाएगी। हमारा हीरो मुस्कुराने लगता है, उसका शुक्रिया करता है क्योंकि सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से होता हुआ लगता है, लेकिन गू उसे शांत रहने और इतना खुश न होने को कहती है। तभी उसे एक सिस्टम नोटिफिकेशन मिलता है और वह तुरंत डर जाता है क्योंकि शैडो हंटर ट्रायल जिसमें वह घुसने वाला है वह एक डिफिकल्ट लेवल का है और फेल होने का मतलब है परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन। इसका मतलब है कि उसके पास सिर्फ एक मौका है, या तो ट्रायल पूरा करे या मर जाए। वह बाहर निकलने की कोशिश करता है और उससे रोकने की मिन्नत करता है क्योंकि वह सिर्फ लेवल 7 पर है और गेम में मरने का खतरा नहीं ले सकता, लेकिन उसका पैर फिर से फंस गया है और वह हिल नहीं सकता। गूस उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है एक अजीब सी डरावनी मुस्कान के साथ और उससे कहती है कि यह उसका अंत है क्योंकि उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत की और उसकी बेटी को बुरी नीयत से देखा। तब उसे समझ आता है कि उसकी फेवरेबिलिटी शून्य हो गई है। वह सोचता है कि वह पोर्टल को खुलने से रोक सकता था उसकी फेवरेबिलिटी बढ़ाकर, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और पोर्टल पूरा खुल चुका है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वह अंदर खिंच जाता है। जैसे ही वह उस गोल घेरे में डूबता है वह कसम खाता है कि जब वह इस मिशन से बाहर आएगा वह उसे और उसकी बेटी को ढूंढेगा और उन दोनों को मार देगा, लेकिन वह अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही वह पोर्टल में गायब हो जाता है, जैसे वह रेत में डूब रहा हो। गू उस जगह को देखती है जहां वह गायब हुआ और सोचती है कि उसका काम हो गया। अचानक वह आसमान से बाहर आता है और जब वह एक लंबे रेगिस्तान में खड़ा होता है उसे पता नहीं होता कि वह कहाँ है। सिस्टम दिखाई देता है और बताता है कि टेस्ट शुरू हो गया है क्योंकि यह उसका अकेला मौका है, उसे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। अचानक वह देखता है कि रेत में से कुछ बाहर निकल रहा है, लेकिन उससे पहले कि वह समझ पाए कि यह क्या है उसके चारों तरफ से पंजे निकलते हैं। उसे समझ आता है कि वह एक जाल में फंस गया है। वह आखिरी पल में कूदने का फैसला करता है जब एक सैंडवर्म उसे खाने वाला होता है और वह सोचता है कि क्या यह इतना बड़ा जानवर एक नॉर्मल ट्रायल का दुश्मन है क्योंकि यह उससे कहीं ज्यादा ताकतवर लगता है। वह अपनी वीकनेस डिटेक्शन स्किल का इस्तेमाल करता है ये देखने के लिए कि उसकी क्या कमजोरी है और उसे पता चलता है कि ये एक ग्राउंड सैंडवर्म है एलीट लेवल 5 का। इसकी अटैक पावर 45 है, इसकी डिफेंस 30 है और इसके हेल्थ पॉइंट 2000 है और इसकी कमजोरी इसका मुंह है। वह फिर अपना तीर इस्तेमाल करता है और सीधा उसके मुंह में मारता है। वह जानता है कि यह उसकी पूरी ताकत नहीं है, लेकिन अभी के लिए वह इसे टेस्ट करना चाहता है। वह आखिर में जमीन पर वापस लेट जाता है और सोचता है कि ये कीड़े हमेशा अजीब होते हैं जब वह जमीन से बाहर आते हैं और उसे बस समझदारी से इनका सामना करना होगा। अचानक वह कीड़ा फिर से बाहर निकलता है और वह उसका इंतजार करता है कि वह सीधा उस पर हमला करे। वह आखिरी पल में बच जाता है और उसे समझ आता है कि टक्कर इतनी तेज थी कि अगर उसे लगती तो वह मर जाता, लेकिन तब वह देखता है कि सैंडवर्म फिर से हमला नहीं करता और उसके बजाय नीचे चला जाता है और उसे समझ आता है कि वह फिर से बाहर आने वाला है। वह आसपास देखता है और जब उसे रेत में एक छोटा सा उभार दिखता है वह जानता है कि सैंडवर्म उसके ठीक नीचे से बाहर आने वाला है। ये एक असली परेशानी बन जाता है क्योंकि जमीन से उसकी हरकत को ट्रैक करना मुश्किल है। ये जमीन के नीचे भी बहुत तेज है और जब यह दिखता है तो उसके पास रिएक्ट करने के लिए 1 सेकंड से भी कम होता है। उसे चिंता होती है कि वह हर हमले से बच नहीं पाएगा, इसलिए वह फैसला करता है कि उसे खड़े होने के लिए एक मजबूत जगह ढूंढनी होगी ताकि उस जगह को कम किया जा सके जहां उसे धक्का लग सकता है। वह आसपास देखता है और कुछ कदम दूर एक बड़ा खंभा देखता है और वह अपनी सुरक्षित जगह की तरफ दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचने वाला होता है वह देखता है कि जमीन से एक और नोकदार चीज निकल रही है और वह फिर से बच जाता है। जब सैंडवर्म दिखता है वह उस पर 2-3 वार करता है और उसका एक्सपीरियंस थोड़ा बढ़ जाता है। तब जाओजे को समझ आता है कि जब तक वह हर हमले से बचता रहेगा इस जानवर को मारना आसान है, लेकिन अचानक वह ध्यान नहीं दे पाता कि सैंडवर्म अपनी स्किल सैंड स्पिट का इस्तेमाल करता है और उसे हमारे हीरो पर फेंक देता है। बेचारे लड़के के पास रिएक्ट करने का वक्त नहीं होता या अपनी आंखें ढकने का और उसकी हेल्थ थोड़ी कम हो जाती है। सैंड स्पिट का एक अंधा करने वाला असर होता है जो उसकी देखने की शक्ति को 50% कम कर देता है और करीब 10 सेकंड्स तक रहता है। और यह देखकर कि सब कुछ कितना जरूरी है यह जाओजू और उसकी अटैकिंग पावर के लिए एक बड़ी चोट बन जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि सैंडवर्म्स ऐसी चाल चलेंगे और यह देखकर कि अंधा करने वाला असर इतना तेज है कि वह अपना हाथ भी नहीं देख पाता। वह गुस्सा होने लगता है और घबरा जाता है क्योंकि वह जानता है कि उसे जल्दी से पत्थर के खंभे तक पहुंचना होगा वरना वह बड़े खतरे में पड़ जाएगा। वह देखता है कि सैंडवर्म फिर से हमला कर रहा है और वह उससे बचने के लिए तेजी से जाता है ताकि उसे सुरक्षा मिल सके। जल्दी ही वह पूरी तरह से खंभे तक पहुंच जाता है और देखता है कि सैंडवर्म फिर से जमीन के नीचे चला गया है। तब उसे समझ आता है कि यह लड़ाई जल्दी खत्म होनी चाहिए क्योंकि उसकी आंखों में रेत होने से वह अभी भी परेशान है। उसे याद आता है कि तीरों से किए गए पिछले हमलों में उसने नीचे से किए गए 2 छिपकर हमले नहीं छोड़े थे और वह समझ सकता है कि अंधा करने वाला असर खत्म होने वाला है।
जब वह असर खत्म होता है तो वह फिर से साफ देख पाता है। वह देखता है कि कीड़े के हमले बहुत एक जैसे हैं और एक बार जब उसे पैटर्न समझ आ जाता है तो उससे निपटना बंदर से खेलने जितना आसान हो जाता है। वह अपने तीर कमान को पलटवार के लिए तैयार करता है। वह सैंडवर्म को आवाज देता है और जल्दी ही उसे जमीन के नीचे हरकत महसूस होती है। वह बड़ा कीड़ा जमीन से बाहर निकलता है और वह आसानी से उससे बच जाता है। इससे पहले कि वह फिर से सैंड स्पिट का इस्तेमाल करे, वह अपनी दिशा बदलता है और खंभे के पीछे छुप जाता है उसे सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करने के लिए। वह एक तीर सीधा सैंडवर्म के मुंह के बीच में मारता है जिससे उसे बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स का नुकसान होता है। लेकिन वह देखता है कि अब वह उस पर सीधा हमला नहीं कर रहा है क्योंकि वह लड़ाई को लंबा खींचना चाहता है। जल्दी ही वह फिर से हमला करता है और वह एक के बाद एक तीर फेंकता है जब तक वह आखिरी बार नहीं करता और सैंडवर्म मर जाता है। उसका लेवल बढ़कर लेवल 8 हो जाता है और उसे 10 कॉपर कॉइंस मिलते हैं जो सिल्वर कॉइंस में बदल जाते हैं। उसे सैंड बूट्स भी मिलते हैं जो अच्छी क्वालिटी के आइटम्स हैं जो उसे रेत वाले इलाकों में तेज चलने में मदद करते हैं। लेकिन वह इससे बिल्कुल खुश नहीं है। वह सोचता है कि यह लूट बेकार है क्योंकि उसने अभी इतने बड़े मॉन्स्टर को मारा है और भले ही उसे अच्छे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं, उसे वह सिल्वर लेवल का लूट नहीं मिला जो वह चाहता था। तब वह देखता है कि खंभे पर बने निशानों में से एक चमकने लगता है और उसे समझ आता है कि वहाँ 8 एक जैसे शब्द हैं लेकिन सिर्फ एक चमक रहा है, जिसका मतलब है कि और भी बहुत सारे सैंडवर्म्स आ रहे हैं। जल्दी ही उसके आसपास सैंडवर्म्स दिखाई देते हैं और वह सब एक के बाद एक हमला करना शुरू कर देते हैं और वह जानता है कि उसे उन सबको मारना होगा इस लेवल को पूरा करने के लिए। वह खंभे के ऊपर कूद जाता है और उसे समझ आता है कि यह जगह लेवल बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अभी उसके लिए जमीन पर खड़ा होना सुरक्षित नहीं है क्योंकि हर कदम पर 7 बड़े कीड़े हर दिशा से उस पर हमला कर सकते हैं और वह उन सबको ज्यादा नुकसान उठाए बिना संभाल नहीं सकता। वह एक प्लान सोचता है जहां वह सुरक्षित दूरी से जमीन पर कंपन पैदा कर सके ताकि कीड़े बाहर निकले और वह उन पर हमला कर सके। उसे यह याद आता है और वह अपना इन्वेंट्री खोलता है और कॉपर कॉइंस निकालता है। वह फिर सिल्वर कॉइंस लेता है जो बहुत हल्के हैं और उन्हें जमीन पर फेंकता है। जल्दी ही वह बड़ा सैंडवर्म उस जगह से बाहर निकलता है और वह अपने तीर कमान का इस्तेमाल करता है उसे मारने के लिए, लेकिन एंगल की वजह से उसकी कमजोर जगह पर निशाना लगाना लगभग नामुमकिन है। उसकी डिफेंस पहले ही बहुत ज्यादा है, इसलिए हर बार से सिर्फ 35 पॉइंट्स का नुकसान होता है जो बहुत कम है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसके पास पैसे हैं और दुनिया का सारा वक्त है और वह यहाँ हर कीड़े को खत्म करने का प्लान बनाता है ताकि वह जीत सके। 4 घंटे बाद वह डरावनी लड़ाई आखिर में खत्म होती है और हमारा हीरो चैन की सांस लेता है। वह इन सब कीड़ों को मारकर थक चुका है। वह लाशों की तरफ देखता है और जो उसने किया है उस पर गर्व महसूस करता है। आखिर वह लेवल 10 पर पहुंच गया है, 15 एट्रीब्यूट पॉइंट्स हासिल किए हैं और उसकी माना 30 पॉइंट्स बढ़ गई है। उसे पूरी तरह से एहसास नहीं हुआ था कि वह लेवल 10 पर पहुंच गया है, लेकिन इन बड़े कीड़ों का शुक्रिया जिन्होंने उसे इतना एक्सपीरियंस दिया। वह अपने एट्रीब्यूट पॉइंट्स के बारे में सोचता है और अपनी पर्सनल डिटेल्स खोलता है। उसकी करंट एचपी लगभग 2000 है और उसे समझ आता है कि उसे अच्छे ड्रॉप्स मिलने के ज्यादा मौके नहीं है क्योंकि उसका लक लेवल अभी 0 है। वह सारे एट्रीब्यूट पॉइंट्स लक को देता है, उसे 15 तक बढ़ाकर। क्योंकि लक हिट रेट और इवेजन को असर करता है, वह स्टैट्स भी बढ़ जाते हैं। उसकी पैसिव एवोल्यूशन एक्टिवेट हो जाती है और उसे समझ आता है कि उसे अपने सारे एट्रीब्यूट पॉइंट्स पहले ही लक में डाल देने चाहिए थे क्योंकि ये अभी से फायदेमंद साबित हो रहा है। वह अपनी पैसिव एवोल्यूशन का इस्तेमाल करता है एक लाश पर हमला करने के लिए और उसे पूरी तरह से शरीर को खत्म करते देखकर वह हैरान हो जाता है। अपनी पिछली जिंदगी में उसके पास अपग्रेड्स पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे। उसका डैमेज और हेल्थ कम थे और बचने के लिए उसे सारे एट्रीब्यूट पॉइंट्स अटैक और हेल्थ में लगाने पड़े थे, जिससे वह कई और फायदों से चूक गया था। तब उसे वह पर्पल रोशनी याद आती है जो लाश से आ रही थी, जो एक लेजेंडरी ड्रॉप का इशारा है। वह उत्तेजित हो जाता है, सोचता है कि आखिर में उसकी बारी है कुछ अच्छा पाने की। लेकिन जब वह सैंड एस्केप देखता है जो एक लेजेंडरी लेवल का आइटम है जो रेत में आजादी से चलने और छुपने की इजाजत देता है लेकिन सिर्फ रेगिस्तानी इलाकों में काम करता है, उसकी उत्तेजना कम हो जाती है। वह सोचता है कि यह एक लेजेंडरी आइटम के लिए कुछ खास नहीं है, लेकिन वह उसे फिर भी रख लेता है, ये जानते हुए कि यह भविष्य में बचने या अचानक हमलों के लिए फायदेमंद हो सकता है। वह इसे 10 सिल्वर पॉइंट्स खर्च करके सीखता है। उसे यह भी याद आता है कि क्योंकि वह अब लेवल 10 पर है, वह सिल्वर चेस्ट से स्किल 7 स्टार एरो का इस्तेमाल कर सकता है और वह इसे सीखने के लिए और 20 सिल्वर पॉइंट्स खर्च करता है। वह देखता है कि जो ब्लू आर्मर उसे पहले मिला था वह अब पहना जा सकता है और जल्दी ही उसके शरीर को एक बड़ा बूस्ट मिलता है जो उसे पसंद आता है। यह उसके ऑरा पॉइंट्स भी बढ़ाता है जो फैशन के लिए अच्छा है। वह जानता है कि वह सर्वर पर सबसे हाई लेवल का प्लेयर होना चाहिए और वह इस पर बहुत घमंडी हो जाता है। लेकिन तब वह खंभे को देखता है, टावर पे सारे शब्द रोशन हो गए हैं, सारे मॉन्स्टर्स हार गए हैं और उसने सारा लूट उठा लिया है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। उसने एक बड़े धमाके की उम्मीद की थी या टावर से किसी एलियन जैसे मॉन्स्टर के निकलने की, और वह सोचने लगता है कि यह कुछ भी ट्रिगर क्यों नहीं कर रहा है। अचानक जैसे इशारा मिलते ही जमीन हिलने लगती है और वह भूकंप से थोड़ा डर जाता है। जैसा उम्मीद थी, एक एनिमे की तरह एक बड़ा मंदिर जमीन से बाहर निकलता है। वह उसकी तरफ चलने लगता है, ये समझते हुए कि असली इनाम अंदर ही होगा। वह उत्तेजित महसूस करता है क्योंकि यह उसकी नई स्किल्स को टेस्ट करने का सबसे अच्छा मौका है। लेकिन तभी उसे अचानक अपनी छोटी बहन की आवाज ऊपर से सुनाई देती है, उसे खाने के लिए बुला रही है। उसने लगता है उसका पसंदीदा खाना बनाया है और उसका इंतजार कर रही है। असली जिंदगी में वह अपनी छोटी बहन को डांटता है कि वह बोर्ड से उतर जाए वरना उसे चोट लग सकती है। उसी वक्त एक गेम अलर्ट दिखाई देता है जो दिखाता है कि कोई उसे बुला रहा है और पूछता है कि क्या वह बाहर निकलना चाहता है। वह मना कर देता है, यह जानते हुए कि लेवल क्लियर किए बिना छोड़ने से उसे हिडन प्रोफेशन हमेशा के लिए नहीं मिलेगी। उसके पास गेम में रहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, भले ही इससे उसकी छोटी बहन को बुरा लगे। शाओतोंग कमजोर आवाज में बहस करने की कोशिश करती है कि उसे खेलते हुए 8 घंटे हो गए हैं और क्योंकि वह ठीक होने की स्टेज में है उसे आराम करना चाहिए। लेकिन जाओ जो जिद्दी है और उसे डांटता है जब तक वह गुस्से में वहां से चली नहीं जाती। उसे दुख होता है ये सोचकर कि उसका भाई कैसे बदल गया है और वह इतना गुस्सा क्यों है। गेम के अंदर हमारे हीरो को बुरा लगता है अपनी बहन से ऐसे बात करने के लिए, लेकिन वह जानता है कि उसे कुछ कुर्बान करना होगा ताकतवर बनने के लिए। वह अपनी फैंटम हंटर स्किल का इस्तेमाल करता है मंदिर का जायजा लेने के लिए और यह देखने के लिए कि उसे किसका सामना करना है। जब वह अंदर जाता है, एक सिस्टम नोटिफिकेशन चेतावनी देता है कि यह इलाका बहुत खतरनाक है और उसे सावधान रहना होगा। उसे समझ आता है कि वह बॉस के कमरे में आ गया है। अचानक उसके सामने एक बड़ा मॉन्स्टर दिखाई देता है और वह थोड़ी हैरानी से देखता है कि यह एक केकड़ा है।
केकड़े रेगिस्तान में नहीं होते। ये एक गोल्ड लेवल का बॉस है जिसका नाम सैंड किंग है, लेवल 15 का, और इसके पास सैंडस्टॉर्म नाम की एक खास एबिलिटी है। वह अपनी वीकनेस डिटेक्शन स्किल का इस्तेमाल करता है और पता चलता है कि बॉस की डिफेंस और हेल्थ बहुत ज्यादा है। अपने डिटेक्शन डिवाइस के साथ भी उसे कोई कमजोरी नहीं मिलती और उसे समझ आता है कि यह पहली बार है जब उसे बिना किसी जानकारी के एक मॉन्स्टर से लड़ना होगा। इससे पहले कि वह खतरे को समझ पाए, बॉस पहले ही हमला कर रहा है। जाओजे बच जाता है, ये सोचकर कि क्योंकि जानवर इतना बड़ा है उसकी स्पीड ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन हमले की शॉकवेव फिर भी उसे गुफा की दीवार से टकरा देती है, जिससे उसे 100 डैमेज होता है। वह हैरान है क्योंकि वॉर सीधा नहीं था, फिर भी उसने इतना नुकसान किया और उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। वह अपने लकी चार्म का शुक्रिया करता है उस नए आर्मर से मिले 300 पॉइंट्स के शील्ड के लिए, क्योंकि अगर वॉर उसके सर पर लगता तो दर्द एक ट्रक से टकराने जैसा होता और वह लड़ाई में बुरी तरह कमजोर पड़ जाता। वह केकड़े के हमले से बने बड़े छेद को देखता है और उसे समझ आता है कि वह अब एक गोल्ड लेवल के बॉस का सामना कर रहा है, न कि कुछ कमजोर सैंडवर्म्स का। वह अपना तीर कमान निकालता है, ये जानते हुए कि उसके पास लड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, और एक तीर चलाता है जिससे सिर्फ 1 पॉइंट का डैमेज होता है। ये उसे लगभग डरा देता है क्योंकि उससे कुछ डैमेज होना चाहिए था, लेकिन एक बहुत कम है। बॉस फिर से हमला करता है और उसके पास हमले और शॉकवेव दोनों से बचने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। उसके हमले ज्यादा असर नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसे अपनी स्पीड का फायदा उठाना होगा और दौड़ना होगा, वरना उसे एक और शॉकवेव लगेगी। तब वह देखता है कि केकड़ा उस पर दूसरी बार हमला करने की तैयारी कर रहा है और उसे समझ आता है कि वह फंस गया है, बचने की कोई जगह नहीं है। केकड़ा जमीन पर वार करता है और जब वह अपना एंटेना उठाता है, हमारे हीरो को सिर्फ एक खाली छेद दिखता है। ताकतवर जाओजू सुरक्षा के लिए केकड़े के पंजे से चिपक जाता है, लेकिन केकड़ा देखता है और उसे आसमान में फेंक देता है। अपना मुंह खोलता है और उसे निगलने का इंतजार करता है। आखिरी पल में जाओजू अपने 7 लिंक डैरोज निकालता है और उन्हें सीधा उसके मुंह में मारता है। हमले से बहुत नुकसान होता है, लगभग 1000, और एक ही बार में उसकी हेल्थ 6000 से 5100 हो जाती है, जो बहुत ज्यादा है क्योंकि हमला उसके नॉर्मल डैमेज थ्रेशोल्ड से ज्यादा था। हर अगला वार ज्यादा नुकसान करेगा। केकड़ा तुरंत गुस्से में आ जाता है और पलटवार करता है, हमारे हीरो पर वॉर करता है। उसका शील्ड डीएक्टिवेट हो जाता है और उसे समझ आता है कि वह एक गोल्ड लेवल के बॉस का सामना कर रहा है। अपने प्रोटेक्टिव शील्ड के बिना वह बड़े खतरे में है। उसे समझ आता है कि वह ऐसे वार नहीं ले सकता और उसे अपना तरीका बदलना होगा। वह बॉस के बाजू पर चढ़ जाता है, उसके सर की तरफ, और ऊपर से एक और 7 स्टार एरो छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह फायर करता है तो कुछ नहीं होता और उसे जल्दी ही समझ आता है कि गलत वक्त पर उसकी माना खत्म हो गई है। 7 स्टार एरो बहुत ताकतवर है और उसकी माना 2 शॉट्स के लिए काफी नहीं है। वह जल्दी से हिसाब लगाता है और समझ जाता है कि उसे दोबारा इस्तेमाल करने से पहले कम से कम 4 मिनट लगेंगे ठीक होने में। क्रैब ऊपर उठने और उछलने लगता है और जाओजे को समझ आता है कि वह उसे कुचलने वाला है, और जाओ उसे पीछे हटना पड़ता है और वह जमीन पर वापस गिर जाता है। वह सोचता है कि अगर उसे सच में इस पर हमला करना है या छत से कुचलना है तो उसे तेज होना पड़ेगा, लेकिन जब वह ऊपर देखता है तो उसे समझ आता है कि उसकी डिटेक्शन स्किल अब काम कर रही है और उसने कमजोरी ढूंढ ली है। वह उसका पेट है। वह समझ जाता है कि उसकी डिटेक्शन स्किल कभी गलत नहीं थी, बस वह पहले उसे ढूंढ नहीं पाई थी क्योंकि वह क्रैब के बड़े शरीर के नीचे छुपा हुआ था। सिस्टम चेतावनी देता है कि बॉस अपनी अल्टीमेट स्किल छोड़ने वाला है और अगर हमारा हीरो उसमें फंस गया तो उसे हर सेकंड 100 डैमेज मिलेगा। उसे ठीक से नहीं पता कि कौन सी अल्टीमेट स्किल आने वाली है, लेकिन अचानक उसके आसपास तूफान आने लगते हैं। वह हैरान, परेशान और थोड़ा डरा हुआ है। ज्यादा डैमेज एक बात है, लेकिन उसे देर तक झेलना दूसरी बात है। वह भागने की कोशिश करता है लेकिन हिल नहीं पाता क्योंकि हवा का दबाव बहुत तेज है। उसका किसी स्किल या इफेक्ट पर कोई कंट्रोल नहीं है और छुपने की कोई जगह नहीं है। हर सेकंड 100 एक्सपीरियंस पॉइंट्स कम हो रहे हैं और जाओजो को समझ आता है कि यह तूफान सच में उसका अंत हो सकता है। जाओजो जानता है कि अगर वह इसमें फंस गया तो यह जानलेवा हो सकता है या कम से कम उसे बहुत चोट लग सकती है। वह एक तीर छोड़ता है जो 260 डैमेज देता है, जो काफी अच्छा है, यह देखते हुए कि उसने बस अंदाजा लगाया था। वह मॉन्स्टर को गाली देता है क्योंकि वह इतना आराम से दिख रहा है जबकि वह खुद बचने के लिए लड़ रहा है, लेकिन बॉस उसे घूरता है। जैसे ही तूफान पास आते हैं और उसकी हेल्थ कम होती रहती है। कुछ मिनट बाद सब कुछ अचानक रुक जाता है और हमारे हीरो का कोई निशान न देखकर बॉस परेशान हो जाता है। ऐसा लगता है कि वह बच गया है, लेकिन सच में उसने अपनी सैंड एस्केप स्किल का इस्तेमाल किया था आखिरी पल में जमीन के नीचे छुपने के लिए। जब बॉस अपनी गार्ड नीचे करता है तो हमारा हीरो रेत से बाहर निकलता है और एक तीर छोड़ता है सीधा उसके पेट में, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। बॉस फिर से तूफान एक्टिवेट करता है, लेकिन इस बार हमारा हीरो कॉन्फिडेंट और डरा हुआ नहीं था। वह फिर से सैंड एस्केप एक्टिवेट करता है, सीधा जमीन में घुस जाता है और दूसरी तरफ से निकलकर कुछ और शॉट्स फायर करता है। बॉस की हेल्थ को 500 तक कम कर देता है। बॉस परेशान होकर हमला करने के लिए वापस जमीन के नीचे चला जाता है और जाओजो उसका मजाक उड़ाता है। एक बार फिर जमीन के नीचे गायब हो जाता है और दूसरी तरफ से वापस आता है। इस स्किल की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई माना नहीं लगती, कोई कूल डाउन नहीं है और ये सच में लेजेंडरी है। हमारा हीरो समझने लगता है कि ये कितनी जरूरी है। वह इस मूव को बार बार दोहराता है, क्रैब को परेशान करता है और उसे थका देता है। घंटों बाद क्रैब कमजोर आवाज में हमारे हीरो को बदतमीज कहता है। हालांकि हमारा हीरो समझ जाता है कि वह सच में बोल सकता है। 3 घंटे बाद हमारा हीरो लंबी लड़ाई से थक जाता है, लेकिन जब वह देखता है कि अब वह अपनी 7 स्टार एरोज इस्तेमाल कर सकता है तो वह समझ जाता है कि लड़ाई खत्म होने वाली है। वह क्रैब का मजाक उड़ाता है जिसकी अब सिर्फ 1100 हेल्थ बची है। क्रैब कमजोर आवाज में हार मान लेता है, कहता है कि वह हार मान गया है, धीमी लड़ाई ने उसे थका दिया है, और जाओजो उसकी हार मानने पर सहमत होता है। वह 7 स्टार एरो छोड़ता है, सैंड किंग को खत्म कर देता है और 3 लेवल्स अप हो जाता है। अब से गेम में लेवल अप करना और मुश्किल होता जाएगा, लेकिन एक ही दिन में लगभग 13 लेवल्स बढ़ाना काफी अच्छा है और वह ऐसा करने वाला पहला इंसान है। एक नोटिफिकेशन आता है जो उसे हिडन क्लास फैंटम हंटर में बदलने का ऑप्शन देता है। जाओजो सिस्टम पर हंसता है, यह जानते हुए कि उसने यह अपनी मेहनत से कमाया है। उसके आसपास एक चमकदार ऑरा उठती है जैसे ही एक एल्फ स्पिरिट दिखाई देता है और उसकी आंखों के सामने बदल जाता है। उसकी क्लास फैंटम हंटर में बदल जाती है जिससे उसे 200 एक्स्ट्रा एक्सपी मिलते हैं। एक और नोटिफिकेशन बताता है कि एक फैंटम हंटर के रूप में अब हर लेवल अप पर 5 की जगह 7 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलेंगे जिनको वह अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है। हमारा हीरो खुश है क्योंकि हर लेवल पर 2 एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलना बहुत ताकतवर है। उसे नई स्किल्स भी मिलती हैं। फैंटम समन उसे एक फैंटम को 30 सेकंड के लिए लड़ने के लिए बुलाने की इजाजत देता है और फैंटम उसके सभी अटैक इफेक्ट्स को ले लेता है और एक साथ स्किल्स कास्ट कर सकता है। डेथ ट्रैप जमीन पर अदृश्य जाल लगाने देता है और उनके अंदर के टारगेट्स को 100% ज्यादा डैमेज मिलता है। देखने में ये 2 स्किल्स आम लगती हैं, लेकिन जाओजो उनकी ताकत जानता है अगर उन्हें लेवल
लेवल अप किया जाए। डेथ ट्रैप से मिलने वाले 100% डैमेज बूस्ट को फैंटम के हमलों के साथ मिलाने से तुरंत मार भी हो सकती है। वह सोचने लगता है कि जब वह फैंटम को इवॉल्व करेगा तो क्या क्या हो सकता है, लेकिन फिर वह देखता है कि उसकी एक्टिव एवोल्यूशन स्किल का अब 5 घंटे का कूल डाउन है। हमारा हीरो यह सोचकर थोड़ा दुखी होता है, लेकिन खुशकिस्मती से उसकी पैसिव एवोल्यूशन एक्टिवेट हो जाती है। वह लक पॉइंट्स लगाता है और समझ जाता है कि उन्हें लक में लगाना सही फैसला था। अपनी पैसिव एवोल्यूशन का इस्तेमाल करते हुए वह क्रैब की लाश पर जबरदस्त ताकत से हमला करता है ताकि लूट जमा कर सके। वह उसे ध्यान से देखता है और अपने लिए एक निशाना बनाता है। उसे 1 बिलियन गोल्ड कमाना है और देखना है कि और क्या लूट चोरी हो गई है। अभी के लिए वह सारा लूट अपने इन्वेंट्री में सुरक्षित रखता है। इस बार जाओजू अपने लूट से आखिरकार खुश है, क्योंकि उसे एक आर्मर पियर्सिंग बो मिला है जो सिल्वर टियर्ड है और इसके हर हमले से दुश्मन का डिफेंस 5 पॉइंट्स कम हो जाता है और इसकी सपोर्ट एबिलिटी 5 बार तक स्टैक हो सकती है। वह खुश होता है क्योंकि ये आखिरकार एक अच्छा बो है और हाई डिफेंस वाले मॉन्स्टर से लड़ने के लिए बिल्कुल सही है और वह इसे तुरंत पहन लेता है। उसे दूसरी चीजें भी मिलती हैं जैसे स्टील गॉन्टलेट्स, ये भी सिल्वर टियर्ड हैं जो बो में तीर लोड करने की स्पीड बढ़ा देते हैं। उसे एक गोल्डन ग्रेट सोर्ड भी मिलता है सिल्वर टियर्ड, जो हर बार घुमाने पर गोल्डन सोर्ड एनर्जी छोड़ता है और उसकी अटैक पावर का 30% डैमेज देता है। लेकिन वह इसे पहन नहीं सकता और सोचता है कि इसे बेच देगा या बाद में किसी को दे देगा। इसके अलावा उसे एक लाइफ एम्यूलेट मिलता है सिल्वर टियर्ड, जो उसका डिफेंस बढ़ाता है और जब वह लड़ाई में नहीं होता तो हर सेकंड 10 HP वापस देता है और वह इसे तुरंत पहन लेता है। उसके पास 21 अनएलोकेटेड एट्रीब्यूट पॉइंट्स हैं और वह उन सबको एजिलिटी में डाल देता है। कुल मिलाकर सब अपडेट्स के बाद उसका सिस्टम काफी अच्छा लगता है, लेकिन फिर उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है कि वह 15 घंटे से ज्यादा खेल चुका है और उसे जबरदस्ती लॉग आउट कर दिया जाएगा। उसे यकीन नहीं होता कि इतना वक्त हो गया है और वह रोकना चाहता है, लेकिन सिस्टम उसे लॉग ऑफ करने पर मजबूर करता है क्योंकि वह इस वक्त लगभग एक एडिक्ट बन चुका है। वह असली दुनिया में वापस जागता है चिल्लाते हुए कि वह अभी भी ग्राइंड करना चाहता है, लेकिन फिर वह देखता है कि वह एक गेमिंग पॉड में है, एक बहुत ही साफ सुथरे होटल या हॉस्पिटल के कमरे में। उसे समझ आता है कि उसका चिल्लाना कितना शर्मनाक था। सिस्टम लॉगआउट्स एंटी एडिक्शन सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि उस जैसा एक बड़ा आदमी अभी भी इसके लिए क्वालिफाई करता है। इसके अलावा गेम में सब कुछ ठीक चल रहा है और इस रफ्तार से वह ये पक्का करेगा कि उसके दुश्मन और उसके आसपास के सांप जो उससे फायदा उठा रहे हैं जल्द ही भारी कीमत चुकाएंगे। हमारा हीरो देखता है कि उसकी बहन अब बेड पर सो रही है और उसे यकीन नहीं होता कि वह सच में उसके हॉस्पिटल के कमरे में आई और उसका इंतजार किया। वह दलिया लाई थी और वह सोचता है कि उसकी खुशबू और टेक्सचर हैरानी की बात है कि अच्छा है। लगता है शाओतोंग को बचपन से ही एक राजकुमारी की तरह पाला गया है और उसने कभी कोई काम नहीं किया, लेकिन अब जब वह बीमार है तो उसने उसकी देखभाल के लिए किचन में बहुत कुछ झेला होगा। वह उसके प्यार के इस काम से प्रभावित होता है और प्यार से दलिया का एक निवाला लेता है, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि उसकी बहन भले ही खूबसूरत हो, वह ठीक से खाना नहीं बनाती क्योंकि उसका स्वाद बिल्कुल खराब है। उसके उलटे करने की आवाज से शाओतोंग जाग जाती है और वह उसे नमस्ते करती है, यह सोचकर कि उसने आखिरकार खेलना बंद कर दिया और उसके साथ वक्त बिताने का फैसला किया। उसे उसकी शर्मिंदगी और नफरत देखना पसंद नहीं है, लेकिन यह देखकर कि वह उसकी बनाई हुई दलिया इतने प्यार से खा रहा है, वह खुशी से उछल पड़ती है और पूछती है कि इसका स्वाद कैसा है। जाओजू हालात को सोचकर साथ देने का फैसला करता है और कहता है कि यह काफी स्वादिष्ट है। शाओतोंग को यकीन नहीं होता और वह उससे उसे खत्म करने की मिन्नत करती है, खुश है कि उसे उसका खाना पसंद आया। लेकिन हमारा हीरो, जिसने अभी कई हाई लेवल मॉन्स्टर्स से लड़ाई की थी, अपने आप में सोचता है कि यह उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान हो सकता है। उसके सामने का कटोरा जहरीले सूप से कम नहीं है, फिर भी उसके पास खाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अगले दिन उसके शरीर ने खराब दलिया की वजह से पूरी तरह से हार मान ली है। जल्दी ही एक सेक्सी नर्स अंदर आती है और उसके पास आराम से बैठ जाती है, कहती है कि कल रात उसने कुछ खराब खा लिया था और पूरी रात उल्टियां और दस्त होते रहे। उसकी नीयत बिल्कुल साफ नहीं है। वह एक क्लास ए गोल्ड डिगर है, यह सोचकर कि वह एक जवान अमीर खूबसूरत आदमी है और क्योंकि वह अभी कमजोर है, उसका कॉन्फिडेंस कम है, जिससे वह एक आसान निशाना बन जाता है। वह इस इनाम को एक ऐशो आराम की जिंदगी के लिए पकड़ना चाहती है। जाओजू उसके चार्म से अनजान उसे इग्नोर करता है, यह सोचकर कि वह बस गेमिंग से बहुत थक गया है। नर्स बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाती है, उसका हाथ सहलाती है, कहती है कि अगर उसे कुछ भी चाहिए तो वह उसके लिए करेगी। इससे जाओजो को एक आइडिया आता है और उसने उससे अपनी व्हीलचेयर गेमिंग पॉड तक धकेलने को कहा। नर्स को यकीन नहीं होता कि अमीर सीईओ उसके चार्म में नहीं फंसा। वह सोचती है कि क्या उसका मेकअप कम था, लेकिन वह वही करती है जो उसने कहा और जल्दी ही जाओजो गेम में वापस आ जाता है, आजादी से घूमने के काबिल। जैसे ही वह चलता है, वह देखता है कि अभी 3 लाख ऑनलाइन प्लेयर्स हैं, यह जानते हुए कि और लोग सस्ते वीआर डिवाइसेस के जरिए जुड़ रहे हैं। 1 महीने में ग्लोबल प्लेयर बेस 10 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी, इसलिए उसे बदला लेने के लिए जल्दी लेवल अप करना होगा। वह अपना इक्विपमेंट पैनल खोलता है और देखता है कि उसके पास टॉप टियर गियर की कमी है, इसलिए उसे या तो लेवल 20 से ऊपर के बॉसेस ढूंढने होंगे या किसी शॉप से खरीदना होगा। जल्दी ही वह एक इन्वेंट्री शॉप में जाता है। शॉपकीपर की राल टपकती है। हमारे हीरो के सिल्वर आर्मर को देखकर यह सोचकर कि वह अमीर है और उसके साथ अच्छे से पेश आता है। हमारा हीरो हालांकि प्रभावित नहीं होता, यह सोचकर कि सारी चीजें ब्रॉन्ज कचरा हैं। गोल्ड टियर बॉसेस को हराने के लिए उसे बेहतर गोल्ड टियर इक्विपमेंट चाहिए, जो शायद शॉपकीपर ने छुपा रखा है। वह सीधे उससे ट्रेजर आइटम्स दिखाने को कहता है, लेकिन शॉपकीपर मासूमियत का नाटक करता है और कहता है कि वह समझ नहीं पाया कि हमारा हीरो क्या कह रहा है। शॉपकीपर बहस करने की कोशिश करता है, कहता है कि जो चीजें दिखाई गई हैं वही उसके पास है और क्योंकि जाओजू एक शानदार लॉर्ड है तो वह उसे डिस्काउंट दे सकता है। लेकिन शॉप के ट्रेजर की बात करें तो वह दावा करता है कि ऐसी कोई चीज नहीं है और अगर होती भी तो हमारा हीरो उसे खरीद नहीं पाता। जाओजू मुस्कुराता है और एक कीमती रतन निकालता है और शॉपकीपर तुरंत पीछे हट जाता है, यह समझकर कि वह इतने अमीर कस्टमर को पहचान नहीं पाया। हमारा हीरो देखता है कि शॉपकीपर के साथ उसकी फेवरेबिलिटी 70% बढ़ जाती है और अगले ही सेकंड एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है। वह दोनों अंदर जाते हैं। शॉपकीपर वह चीजें दिखाता है जो सर्वर खुलने के 30 दिन बाद बेची जानी थी, लेकिन क्योंकि जाओजो अभी यहाँ है तो वह एक चुन सकता है। वहाँ बहुत सारी चीजें रखी हैं, लेकिन हमारा हीरो प्रभावित नहीं होता। वह सोचता है कि सब कुछ बस सिल्वर टियर कचरा है और शॉपकीपर थोड़ा नाराज भी लगता है। तभी जाओजो कुछ देखता है और एक मैग्नेट की तरह वह उसकी तरफ खींचा चला जाता है। ये एक खतरनाक दिखने वाला मास्क है। वह शॉपकीपर से उसके बारे में पूछता है। शॉपकीपर बताता है कि ये पूरे गेम में एक ही गोल्डन मास्क है जब से सर्वर खुला है। ये असल में अगले महीने से 2 लाख गोल्ड कॉइन्स में बिकने वाला था, लेकिन क्योंकि हमारे हीरो ने उसे क्रिस्टल स्टोन दिया तो वह इसे 1,50,000 गोल्ड कॉइन्स के डिस्काउंट पे देगा। शॉपकीपर बोलता रहता है, कहता है कि एक आम प्लेयर को इतना पैसा जमा करने में पूरा साल लग जाएगा।
जब वह अभी भी बकबक कर रहा होता है, जाओजो तुरंत सारा पैसा ट्रांसफर कर देता है, डिस्काउंट को इग्नोर करते हुए, क्योंकि उसे उसकी जरूरत नहीं है। वह शॉपकीपर को कहता है कि अगली बार जब उसके पास कुछ कीमती हो तो उसे सबसे पहले हमारे हीरो को बताना चाहिए। इस तरह शॉपकीपर उसका वफादार वर्कर बन जाता है। शॉप से बाहर निकलते हुए हमारा हीरो हिसाब लगाता है कि उसने अभी जो पैसा खर्च किया वो लगभग 20 लाख कैश के बराबर है, लेकिन एक खास हेडगियर के लिए ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है और एक अच्छी डील है। वह मास्क एक्टिवेट करता है और उसे सबको दिखाता है। सेटिंग्स में वो देखता है कि वह चुन सकता है कि अपने बारे में क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है। मास्क व्हाइट टाइगर मास्क है। ये 50 एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देता है और इसका एक खास इफेक्ट है जो उससे कम लेवल के मॉन्स्टर्स और प्लेयर्स को डरा देता है। गांव में चलते हुए हर कोई उसे हैरानी से घूरता है, अपना शौक छुपा नहीं पाते, लेकिन हर कोई प्रभावित नहीं होता, क्योंकि कुछ प्लेयर्स को जलन होती है जब वह किसी को पहले ही गोल्ड ग्रेड आइटम पहने हुए देखते हैं। वह सब खुद को यकीन दिलाते हैं कि उनके बीच कोई चीटर जरूर है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल स्टोर्स में गोल्ड लेवल इक्विपमेंट नहीं आ सकता, तो वह सिर्फ चीटिंग का नतीजा निकालते हैं। तभी कोई जाओ जो को रोकता है और जब वह मुड़ता है तो उसे कुछ बिगड़े हुए प्लेयर्स की पार्टी दिखती है। वह उससे ज्यादा अदब से नहीं अपना गियर देने को कहते हैं, क्योंकि वह अच्छा लगता है। हमारा हीरो यकीन नहीं कर पाता कि उनमें इतनी हिम्मत है कि वह ये मांग भी रहे हैं और सोचता है कि वह ऐसा क्यों करेगा, लेकिन वह गुंडे खुद पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। वह दावा करते हैं कि उसके पास इतना अच्छा इक्विपमेंट सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसने कोई चीट या हैक इस्तेमाल किया है। तो अगर वह गेम से बैंड नहीं होना चाहता तो उसे उन्हें सब कुछ दे देना चाहिए और उन्हें जाने देना चाहिए। जाओ लगभग हंसता है क्योंकि वह साफ तौर पर उसे लूटने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच और लोग उनके आसपास जमा होने लगते हैं और बहस देखते हैं, यह सोचकर कि वह आखिरकार मुश्किल में हो सकता है, और उनमें से कई साफ तौर पर जलते हैं। जल्दी ही एक भीड़ इकट्ठी हो जाती है और गुंडे जानते हैं कि वह इसका फायदा उठा सकते हैं। उनमें से एक चिल्लाना शुरू करता है कि उन्हें हैकर को सबका सिखाना चाहिए। हमारा हीरो चुपचाप खड़ा रहता है और देखता है जैसे वह दुनिया को देखता है। उसके आसपास के लोग गुंडों के लिए चीयर करते हैं कि वह उसे मारे और उसका सारा गियर ले ले। पार्टी लीडर फिर से मांग करता है कि वह अपनी चीजें दे दे, वरना वह तीनों उसे मार देंगे और रिस्पॉन्ड पॉइंट पर वापस भेज देंगे, और हर बार जब वह बाहर आएगा तो वह उसे फिर से मार देंगे। लेकिन इस बार जाओ जो यहाँ बात करने नहीं आया है, वह यहाँ मारने आया है। वह अपना डिटेक्शन पॉइंट निकालता है और सोचता है कि दुनिया में हमेशा ऐसे बेवकूफ होते हैं जो कुछ भी सुनते हैं उस पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन सच ये है कि उस जैसे ताकतवर लोगों को ऐसे बेवकूफों को सबका सिखाना चाहिए। उनमें से एक वॉरियर है लेवल 4 पर, दूसरा असैसिन है लेवल 5 पर और आखिरी वाला आर्चर है लेवल 5 पर। इसके साथ वह उन तीनों को कहता है कि एक साथ उस पर हमला करें, और वह सब एक साथ उस पर हमला करते हैं, ये सोचकर कि हमारा हीरो बस एक घमंडी बेवकूफ है। लेकिन जाओ कोई आम इंसान नहीं है। मास्क लेपर्ड स्पिरिट को छोड़ता है और वह तीनों जमीन पर वापस गिर जाते हैं, डरे हुए और जख्मी। ये सब गोल्ड टीयर इफेक्ट की वजह से। उनके आसपास हर कोई यकीन नहीं कर पाता कि वह क्या देख रहे हैं, क्योंकि लड़ाई तुरंत खत्म हो जाती है। हमारा हीरो गैंग लीडर के पास जाता है और कहता है कि उसकी आईडी मॉर्निंग वाइन इवनिंग सॉन्ग है और वह जब चाहे उसे मारने आ सकता है अगर उसमें हिम्मत हो। एक बाइस्टैंडर को अचानक वह नाम याद आता है और कहता है कि उसने ये कहीं पहले देखा है। इसके साथ वह लीडर बोर्ड रैंकिंग्स खोलता है और देखता है कि हमारा हीरो अभी पूरी दुनिया में नंबर 1 प्लेयर है और उन सब ने अभी उस आदमी से लड़ाई करने की कोशिश की थी। सब प्लेयर्स यकीन नहीं कर पाते कि वह फर्स्ट रैंक लेजेंड है और वह बहुत जल्दी बदल जाते हैं और उसके लिए चीयर करना शुरू कर देते हैं, इतना कि यहाँ तक कि गैंग लीडर गुस्से में कहता है कि उसे अभी दुनिया के नंबर 1 वॉरियर ने पीटा है। लेकिन जाओ जो सारी तारीफों का मजा नहीं लेता और उसके बजाय उस मिशन पे फोकस करता है जो उसके दिमाग में है। लगता है एक चीज है जो उसे मॉन्स्टर्स का शिकार करने से पहले करनी है, तो वह चलकर जाता है और एक छोटी लड़की को मेंढक के साथ खेलते हुए देखता है और वह तुरंत मुस्कुराता है जैसे उसे उसका राज पहले से पता हो। वह उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या वह लेडी गू को जानती है, लेकिन छोटी लड़की जो एक शरारती बच्चे की तरह बिहेव करती है तुरंत पूछती है कि वह उसे छोटी लड़की क्यों बुला रहा है जब उनकी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है। इससे हमारे हीरो को पक्का हो गया कि वह वही इंसान है जिसे वह ढूंढ रहा है। वह उसके सामने झुकता है और पूछता है कि क्या वह गू की बेटी है। गू लिंगर समझ नहीं पाती कि एक बिल्कुल अनजान आदमी उसका नाम और ये राज कैसे जानता है कि वह गू की बेटी है। लेकिन जाओ जो उसे थोड़ा छेड़ने के मूड में है तो वह ऐसे ही झूठ बोलता है कि उसकी माँ ने वादा किया था कि वे दोनों 5 साल में शादी कर लेंगे। यह सुनकर बेचारी लिंगर हकलाना शुरू कर देती है और अपनी माँ को ढूंढने भाग जाती है, किसी भी डरे हुए बच्चे की तरह चिल्लाती हुई। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर गू घर से दौड़कर बाहर आती है और लिंगर को गले लगा लेती है, साफ तौर पर उलझी हुई है कि वह क्या कह रही है। तभी हमारा हीरो अंधेरे से बाहर आता है और अपना परिचय देता है और गू यकीन नहीं कर पाती कि उसने सच में दिल की मुश्किल परीक्षा पास कर ली। लेकिन जोजू जैसे किसी के लिए तो ये आम बात है और वह उसे याद दिलाता है कि उसने वादा किया था कि जब वह बाहर आएगा तो गू की बेटी को ढूंढने आएगा, क्योंकि वह अपनी जुबान का पक्का है, इसलिए वह यहाँ मिशन पूरा करने आया है। गू बचाव करते हुए पूछती है कि उसे क्या चाहिए, क्योंकि अगर उसने कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की तो वह यहाँ से चली जाएगी। ये बात हमारे हीरो को थोड़ा हैरान कर देती है, क्योंकि उसने सच में एक एनपीसी को इतना डरा दिया कि वह जाने के बारे में सोचने लगी और वह ऐसा करने वाला पहला प्लेयर होगा। तो वह थोड़ा पीछे हटता है और कहता है कि उसे घबराने की जरूरत नहीं है, वह बस चाहता है कि वह उसे इंटरमीडिएट डंजन का मैप दे दे। लेकिन गू शांति से उसे बताती है कि उसके पास ऐसी कोई चीज नहीं है। जोजू का शरीर तुरंत कांपने लगता है और गू हमले के लिए खुद को तैयार करती है, यह सोचकर कि यह उनका अंत हो सकता है। लेकिन वह घूंसे का इंतजार करती है और कुछ नहीं होता। इसके बजाय हमारा हीरो उसे क्रिस्टल देता है, एक प्यारी मुस्कान के साथ, जैसे वह सांता क्लॉज कुकीज बांट रहा हो। वो कहता है कि यह उसका शुक्रिया है कि उसने उसे पहले हिडन क्लास ट्रायल लेने दिया था। वह क्रिस्टल देखकर उसकी पसंद 50% बढ़ जाती है और उसकी बेटी दोनों की आंखें चमकने लगती है। वह उसे देखते ही लगभग लार टपकाने लगती है। लेकिन लिंगर जो थोड़ी शरारती है लेकिन फिर भी एक प्यारी सी बच्ची है, उसे अपनी माँ के हाथ से छीन लेती है क्योंकि उसे वह बहुत सुंदर लगता है। गू उसके पीछे दौड़ती है और वे दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी लिंगर बोल देती है कि यह उनकी सगाई की निशानी हो सकती है जो 5 साल में होने वाली है। हमारा हीरो समझ जाता है कि उसने लड़की से ऐसे झूठ बोलकर गड़बड़ कर दी है क्योंकि उसकी सोचने में कोई रोक टोक नहीं और न ही समझदारी है, इसलिए वह झूठ पर पूरा यकीन कर लेती है। वह नाटक जारी रखता है, कहता है कि अब उसे बस यह पक्का करना है कि उसकी माँ पहले उसे मैप दे दे, उसके बाद वह सही समय पर उसे शादी कर लेगा। गू आखिर में मान जाती है और कहती है कि नियम के मुताबिक इंटरमीडिएट मैप सर्वर शुरू होने के 20 दिन बाद ही दिया जा सकता है, लेकिन क्योंकि उसने उसका रत्न ले लिया है तो वह उसे राज बताएगी। सिस्टम गांव के मुखिया को मैप देने की इजाजत देता है ऐसे प्लेयर को जो चुनौतियां पसंद करता है। बिना देर किए लिंगर दावा करती है कि उसे बिल्कुल पता है कि गांव के मुखिया का घर कहाँ है और वह उसे वहां ले जाएगी। कुछ मिनट बाद वे मुखिया के घर पहुंच जाते हैं।
जहाँ मुखिया धूप में सो रही है, ये सोचकर कि उसकी जिंदगी और बेहतर नहीं हो सकती, लेकिन वह कुछ अपनी तरफ तेजी से आते हुए देखती है और उसके रिएक्ट करने से पहले लिंगर उस पर कूद जाती है, जिससे वह अपना संतुलन खो देती है और उसके वजन के नीचे दब जाती है। उसे ज्यादा बुरा नहीं लगता और वह बस पूछती है कि कौन उसे ढूंढ रहा है। और तभी हमारा हीरो आता है, कहता है कि वह सीधी बात करेगा, उसे बस मैप चाहिए और फिर वह चला जाएगा। मुखिया उसे याद दिलाती है कि वह अभी सिर्फ लेवल 13 पर है और वह उसे कहती है कि तब वापस आए जब वह लेवल 20 पर पहुंच जाए। लेकिन हमेशा की तरह वह रिश्वत देने की कोशिश करता है और एक और पत्थर देता है। खुश होने के बजाय मुखिया उस पर हंसती है और पूछती है कि क्या वह यह भी जानता है कि वह मुखिया क्यों बनी। वह मुखिया इसलिए बनी क्योंकि उसके चरित्र के लिए काफी गर्व और सम्मान है और वह उस जैसे घमंडी आदमियों से रिश्वत नहीं लेती, फिर भी वह रत्न उठा लेती है। और लिंगर चालाकी से कहती है कि अगर मुखिया को यह नहीं चाहिए तो वह इसे हमारे हीरो को वापस दे सकती है। इसके साथ ही मुखिया उसे उसकी तरफ फेंक देती है। हमारा हीरो मुस्कुराता है, सोचता है कि लड़की आखिर इतनी परेशान करने वाली नहीं है, लेकिन मुखिया जवाब देती है, कहती है कि क्योंकि वह सिर्फ लेवल 13 पर है तो उसे समझ नहीं आता कि वह इतनी तेजी से लेवल कैसे बढ़ा रहा है। सच तो यह है कि वहाँ के कीड़े भी कम से कम लेवल 20 के हैं और उसके अभी के लेवल पर वहाँ जाना मौत को बुलाना है। साफ अनुभव के लिए वह फिर भी उसे मैप नहीं दे सकती। हमारा हीरो जोर देता है कि वह अपनी ताकत साबित कर सकता है और वे एक सौदा करने पर राजी हो जाते हैं। पहले उसे गांव के मुखिया द्वारा दिया गया काम पूरा करना होगा। वह समझाती है कि हर साल गांव पर भेड़ियों के झुंड से हमला होता है और कभी कभी बहादुर योद्धा उनसे लड़ने में मदद करने आते हैं, लेकिन वे समस्या को पूरी तरह हल नहीं करते। ये इसलिए है क्योंकि भेड़ियों के पीछे एक नेता है, सफेद भेड़िया राजा। उसका मिशन है राजा को हराना और उसकी आंख वापस लाना। अचानक उसकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है और वह तुरंत मिशन एक्सेप्ट कर लेता है। वह मुखिया से कहता है कि मैप तैयार रखे क्योंकि वह जल्दी वापस आएगा, लेकिन तभी लिंगर उसे रोक लेती है और कहती है कि वह उसके साथ जा सकती है और वह जोर देती है कि वह उसे बचा सकती है। जाओ जो उसे अपनी मम्मी के पास वापस जाने को कहता है क्योंकि वह एक ही समय में बेबी सिटर और योद्धा नहीं बन सकता। लिंगर उसकी बात सुनती है, लेकिन वह फिर भी बहस करती है, कहती है कि वह सच में उसे बचा सकती है और सफेद भेड़ियों को हराकर गांव को भी बचा सकती है। लेकिन तब वह देखता है कि नोटिफिकेशन कह रहा है कि उसके मिशन पूरा करने की शर्त में यह भी शामिल है कि उसे लिंगर को भी बचाना होगा। तो उसके पास हाँ कहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और उसकी रोने की आवाज भी सुनी कि वह उसे अकेला छोड़ने को तैयार था। वह रोती रहती है जब तक वह बाद में जंगल में मान नहीं जाता। लिंगर बिल्कुल वही जगह जाती है जो मिशन के इशारे के मुताबिक सफेद भेड़ियों को आखिरी बार देखा गया था। वह हमारे हीरो के कपड़ों से चिपक जाती है क्योंकि वह जगह डरावनी और ठंडी लगती है। अचानक एक दहाड़ सुनाई देती है और वे दोनों आवाज की तरफ मुड़ते हैं। बेचारी लड़की डर जाती है जबकि जोजो सोचता है कि उन्हें वहां जाना चाहिए। और जब वे जाते हैं तो वे देखते हैं कि कोई पहले से ही भेड़ियों से लड़ रहा है। हमारा हीरो योद्धा का गर्मी से स्वागत करता है, पूछता है कि भेड़िए का गुफा किस तरफ रहता है। लगता है वहां पहले से ही एक पार्टी लड़ रही है और उसमें एक आर्चर, एक असैसिन, एक योद्धा और एक मेज है, सब अलग अलग लेवल के। लेकिन उनका नेता बिल्कुल भी खुश नहीं है कि कोई और भी है और वह पूछता है कि जोजो क्यों जानना चाहता है, क्योंकि ये जगह उन्होंने पहले ही ले रखी है और उसे वहां लेवल बढ़ाने की इजाजत नहीं है। हमारे हीरो को पता ही नहीं कि उसका मतलब क्या है, लेकिन तब नेता अपना हाथ उठाता है और अपने शरीर पर सांप का टैटू दिखाता है। कहता है कि वे सब ग्रीन स्नेक गैंग का हिस्सा हैं और ये जगह उनका इलाका है। शाओजो उलझा हुआ है और टीम लीडर समझाता है कि बफलो का इलाका भी उनके गैंग का है। वे हमारे हीरो को कहता है कि अगर उसे यहाँ लेवल बढ़ाने हैं तो उसे फीस देनी पड़ेगी, वरना वे उसे बिगिनर विलेज वापस भेज देंगे जहाँ वह सिर्फ मुर्गियां मार सकता है। नेता फिर लिंगर को देखता है और बताता है कि वह प्लेयर नहीं बल्कि एक एनपीसी है और पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि वे दोनों मिशन पर हैं। जाओजो तुरंत उसे बचाता है, कहता है कि यह उनका कोई काम नहीं। वह यह भी कहता है कि उनका लेवल बढ़ाने का तरीका बहुत बेकार है। दूसरे प्लेयर्स में से एक जवाब देता है कि भेड़िए उन्हें कुछ एक्सपीरियंस दे सकते हैं। हालांकि जंगली भेड़िए कम लेवल के हैं, फिर भी वे सुरक्षित माने जाते हैं। लिंगर अचानक खतरा महसूस करती है और हमारे हीरो को चेतावनी देती है कि कुछ आ रहा है। वह जंगल में एक गहरी परछाई देखता है और जल्दी से लिंगर को पकड़ लेता है, एक पेड़ पर कूद जाता है। पार्टी सोचते हैं कि उन्होंने जाओजो को डरा दिया है। असल में हमारा हीरो सोचता है कि वे सब बेवकूफ हैं क्योंकि वे भेड़ियों की मारने की नियत को महसूस नहीं कर सकते। अचानक एक बहुत बड़ा भेड़िया उनके बिल्कुल ऊपर मंडराता है। लार एक लड़की पर टपकती है और जब वह ऊपर देखती है तो उसे सिर्फ महान सफेद भेड़िया राजा का खुला हुआ मुंह दिखता है, हमला करने को तैयार। उसके रिएक्ट करने से पहले भेड़िया उसे निगल जाता है। सिर्फ उसकी टांगें उसके दोस्तों को दिखाई देती हैं। वुल्फ किंग को हमला करने को तैयार देखकर सभी पार्टी मेंबर्स भागना शुरू कर देते हैं, जैसे जानवर उन्हें एक एक करके शिकार करता है। फिर बिना किसी चेतावनी के वह हवा में गायब हो जाता है और छिपकर हमला करता है, उन्हें छोटे कीड़ों की तरह शिकार करता है। खून हर जगह फैल जाता है। भेड़िए को यह पता नहीं कि दूर एक पेड़ पर जाओजो पहले से ही देख रहा है, उसके हमलों का अध्ययन कर रहा है और कोई कमजोरी ढूंढ रहा है। सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाता है कि वुल्फ किंग लेवल 20 का है। उसकी पेट पर एक कमजोर जगह है, उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा है, लगभग 4000 एक्सपी, और उसकी आंखों में एक और कमजोरी है, लेकिन उसकी स्किल्स अभी भी पता नहीं है। हमारा हीरो देखता है कि भेड़िए के पास कुछ चालें हैं। वह अचानक गायब होना इतनी स्पीड वाले के लिए नामुमकिन था। इसका मतलब है कि भेड़िया अपनी असली ताकत छुपा रहा है। जाओजी उसे टेस्ट करना चाहता है तो वह अपना तीर और तलवार तैयार करता है। लिंगर जल्दी से अपना हाथ उसके सामने रखती है, उसे रोकते हुए। यह भेड़िए का ध्यान खींचता है और वह उन दोनों को डाली पर बैठे हुए देखता है। वह अभी के लिए चला जाता है। हमारा हीरो नीचे कूदता है, भेड़िए का पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन लिंगर उसे फिर से रोक लेती है। वह समझाती है कि पहले के 5 लोगों ने बहुत सारे भेड़ियों को मारकर वुल्फ किंग का गुस्सा बढ़ा दिया था। अगर हमारा हीरो अभी अपनी ताकत से उसका ध्यान खींचता है तो वह पक्का मर जाएगा। लड़ाई से पहले उन्हें पूरी तरह तैयार होना होगा। हमारा हीरो हैरान है कि एक छोटा एनपीसी इतनी समझ और लगाव कैसे रख सकता है, लेकिन वह जानता है कि वह सही है। उसे अपने स्टैट्स बढ़ाने होंगे। वह उससे पूछता है कैसे, और वह उसे एक पूरा रोड मैप देती है जो वुल्फ किंग की गुफा दिखाता है। हमारा हीरो पूछता है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं दिया। वह शरारत से जवाब देती है कि अब उसे कभी नहीं सोचना चाहिए कि उसके साथ रहना एक परेशानी है।
अचानक सिस्टम उसे बताता है कि एवोल्यूशन अवेलेबल है। हमारा हीरो मुस्कुराता है, सोचता है कि अब समय आ गया है। उसके हाथ पर गॉन्टलेट दिखाई देता है और लिंगर भी उसकी खूबसूरती की तारीफ करती है। घमंडी और अकड़ में आकर हमारा हीरो उसके बारे में शेखी बघाड़ता है और अपनी ब्लड लाइन को फिर से इवॉल्व करता है। लेकिन अचानक एक नोटिफिकेशन में एक एरर दिखाई देता है। उसकी सारी ऑरा नेगेटिव में चली जाती है। वह पहले ही इवॉल्व हो चुका है और फिर से इवॉल्व नहीं हो सकता। शर्मिंदा होकर वह हंसता है, सोचता है कि कम से कम उसने कोशिश तो की। हमारा हीरो समझ जाता है कि अभी के लिए वह सिर्फ अपनी फैंटम स्किल को इवॉल्व कर सकता है, लेकिन उसने अभी तक उसका इस्तेमाल नहीं किया है। वह फैसला करता है कि इसे टेस्ट करने का समय आ गया है और फैंटम को एक्टिवेट करता है। तुरंत एक नीली रोशनी उसे घेर लेती है और उसकी बॉडी का एक फैंटम वर्जन आसमान में दिखाई देता है। वह पानी से बना एक कूल सुपर हीरो लगता है। उसकी एक जबरदस्त परछाई। वह लिंगर की तरफ पीछे देखता है, सोचता है कि वह उसे भी ताकत दे सकता है और शायद वह सही है। फिर वह फैंटम की शक्तियों को टेस्ट करने पर ध्यान देता है। वह उसे 7 स्टार एरो इस्तेमाल करने का हुक्म देता है। जैसा सोचा था, फैंटम बिल्कुल सही काम करता है, लेकिन उसके हमला करने से पहले वह उसे रोक देता है और कुछ और भी ज्यादा शक्तिशाली समझ जाता है। फैंटम स्किल्स भी इस्तेमाल कर सकता है। इससे उसे एक नया ख्याल आता है, एक चालाक प्लान जिसे वह सिस्टम को ही मात देने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जाओ जो अपने फैंटम को एवोल्यूशन एक्टिवेट करने का हुक्म देता है और एक ही हुक्म से वह बदलना शुरू हो जाता है। सुनहरी एनर्जी उसके चारों तरफ फैल जाती है और क्योंकि फैंटम जाओजू का हिस्सा है, उसे भी असर महसूस होता है। फैंटम डबल फैंटम में इवॉल्व हो जाता है और नोटिफिकेशन चेतावनी देता है कि यह और इवॉल्व नहीं हो सकता। अब वह एक साथ 2 फैंटम्स बुला सकता है। हर एक को उसकी अटैक पावर का 60% एक पूरे मिनट के लिए मिलेगा। हमारे हीरो को उम्मीद नहीं थी कि यह काम करेगा, लेकिन वह बहुत खुश और थोड़ा हैरान है कि ऐसा हुआ। लिंगर टोकती है, पूछती है कि क्या वह चीटिंग कर रहा है, लेकिन हमारा हीरो हंसता है, कहता है कि चीटिंग भी इतनी शक्तिशाली या चालाक नहीं हो सकती। सच तो यह है कि वह सिर्फ अपनी बुद्धि और स्किल से जीत रहा है। लिंगर बताती है कि उसकी अभी की जीतने की दर सिर्फ 20% है और हमारा हीरो फैसला करता है कि उसे ये नंबर और बढ़ाना होगा। वह 7 स्टार एरो को इवॉल्व करता है। उसे 7 स्टार फ्लेमिंग एरोज में अपग्रेड करता है, जो एक ही टारगेट पर 7 लगातार फ्लेमिंग एरोज छोड़ते हैं। हर तीर दुश्मन की ज्यादा से ज्यादा हेल्थ का 1% का असली डैमेज देता है। हमारा हीरो थोड़ा निराश है, सोचता है कि ये 8 तीरों में इवॉल्व होगा, लेकिन लिंगर उसे शिकायत करने के लिए डांटती है, कहती है कि ये पहले से ही बहुत स्ट्रांग है। वह बताती है कि उसकी जीतने की दर अब 34% हो गई है। नोटिफिकेशन इशारा करता है कि फैंटम का कूलडाउन पूरा हो गया है और हमारा हीरो भी हैरान है कि ये कितनी जल्दी रीसेट हो गया। वो आखिरी एक्टिव एवोल्यूशन को टेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन नोटिफिकेशन कहता है कि ये अभी भी कूलडाउन पर है। वो जल्दी समझ जाता है कि फैंटम मेन बॉडी के स्टैट्स और स्किल कूलडाउन्स को लेता है, तो क्योंकि मेन बॉडी ने अभी एक्टिव एवोल्यूशन इस्तेमाल किया है, फैंटम अभी उसे नहीं कर सकता। अगली बार उसे दोनों फैंटम्स को पहले अपग्रेड करना होगा एक्टिवेट करने से पहले, ताकि बॉसेस के खिलाफ मुश्किल हालातों से बच सके। हमारा हीरो लिंगर से अपने साथ आने को कहता है, बताता है कि उसके पास उनकी जीतने की दर बढ़ाने का एक नया प्लान है। उसे पता नहीं कि वे कहां जा रहे हैं, लेकिन वह आज्ञाकारी तरीके से पीछा करती है। जल्दी ही वे एक नदी पर पहुंचते हैं और एक एडवांस्ड मगर को शिकार करते हैं, जिसका मांस 200 HP वापस लाता है और चलने की स्पीड 30% बढ़ा देता है। वे ऐसे कीमती खाने को पाकर बहुत खुश हैं। हमारा हीरो फैंटम को एक्टिवेट करता है खाना बनाने में मदद करने के लिए और 1 घंटे बाद लिंगर हाई ग्रेड मछली और मांस खाने की पूरी खुशी से डकार लेती है। जाओजू हैरान नहीं है क्योंकि खाना टॉप क्लास है और दोनों इस दावत से संतुष्ट हैं। जाओजू थोड़ा मांस अपने इन्वेंट्री में रख लेता है बाद में इस्तेमाल करने के लिए। वह चेक करता है और देखता है कि 3 फैंटम्स की एफिशिएंसी कमाल की है और सारे रिकवरी आइटम्स के साथ उसे भेड़ियों से निपटने के लिए काफी से ज्यादा होना चाहिए। वह अपनी जीतने की दर पूछता है और लिंगर उसे बताती है कि अभी ये 40% है। वह उठ खड़ा होता है, वुल्फ किंग को हराने के लिए तैयार, और आगे बढ़ता है। लिंगर उसके पीछे पीछे आती है। उन्हें यह पता नहीं कि कुछ ताक झांक करने वाले प्लेयर्स उनका पीछा कर रहे हैं, उनकी हर हरकत पे नजर रख रहे हैं। वुल्फ किंग की गुफा पर जाओजू लिंगर का शुक्रिया करता है उसे मैप देने के लिए। वह डर अपने फैंटम्स को बुलाता है और डेथ ट्रैप एक्टिवेट करता है। हर फैंटम 7 सेकंड तक रहता है और डेथ ट्रैप का 30 सेकंड का कूलडाउन है। इसका मतलब हर फैंटम एक बार बुलाने पर 2 ट्रैप्स लगा सकता है। इसका मतलब उसे कुल 4 ट्रैप्स मिलते हैं। वह बार बार यही करता है जब तक एक जानलेवा जाल एंट्रेंस पर फैल नहीं जाता, लेकिन ट्रैप्स किसी और को दिखाई नहीं देते, तो सिर्फ वह उन्हें देख सकता है। लिंगर सोचती है कि यह थोड़ा ज्यादा हो गया है, लेकिन अजीब बात है कि उसकी जीतने की दर बढ़ी नहीं है। जाओजू मांस का एक टुकड़ा खाता है, खुद को याद दिलाते हुए कि वुल्फ किंग तेज है, तो उसे पक्का करना होगा कि उसके पास भागने की कोई जगह न हो। लिंगर उसे भरोसा दिलाती है कि प्लान ठीक है, लेकिन वह कहती है कि जीतने का मौका अभी भी 50% तक नहीं पहुंच रहा है। जाओ बस मुस्कुराता है और कहता है कि उसके पास एक और चाल है। वह उससे एक पेड़ के पीछे छिपने को कहता है जब तक वह उसके आसपास जाल बिछा देगा, ताकि वह महफूज रहे। चाहे कुछ भी सामने आए, चाहे कुछ भी बाहर आए, उसे वहीं रहना होगा। फिर हमारा हीरो व्हाइट वुल्फ किंग को आवाज देता है, उसे बाहर आने और उसका सामना करने की चुनौती देता है। उसकी बातों से राजा गुस्से में आ जाता है और वह अपनी गुफा से बाहर झांकता है। जाओजू तैयार खड़ा है, सब्र से उसका इंतजार कर रहा है कि वह उसके बिछाए हुए जालों में फंस जाए। वुल्फ किंग अपनी गुफा से बाहर निकलने ही वाला है, लेकिन तभी उसे अचानक कुछ महक आती है और बाहर आने के बजाय वह वापस अंदर चला जाता है, जैसे उसे अभी याद आया हो कि वह चूल्हा बंद करना भूल गया था। इससे जाओजू उलझ जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने शायद इस जानवर की चौकसी को कम समझा था। हमारा हीरो चिल्लाना शुरू कर देता है, उसे बुज़दिल कहता है और बाहर आने को कहता है। व्हाइट किंग को फिर से भड़काने की कोशिश करता है। लिंगर उसे पेड़ के पीछे से देखती है, सोचती है कि भले ही वह कभी कभी कूल बनता है, लेकिन वह फिर भी देखना चाहती है कि अगर वह फ्यूचर में उससे शादी करने का प्लान बनाता है तो वह असल में क्या कर सकता है। लेकिन उसे नहीं पता कि किसी का हाथ उसके मुंह पर आने वाला है। उसकी चीखों को दबाते हुए वही आदमी जो हमारे हीरो और लिंगर का चुपके से पीछा कर रहा था, उसे पकड़ लेता है और किडनैप कर लेता है। उसी वक्त जाओजू को एक सिस्टम नोटिफिकेशन मिलता है कि एक जाल चल गया है। वह आसपास देखता है और पता चलता है कि वुल्फ किंग के किसी भी जाल को छुआ नहीं गया था, जिसका मतलब सिर्फ एक ही है।
वह जेवर जाल जो उसने लिंडगर के आसपास लगाया था वह चल गया है। एक पल के लिए वह सोचता है कि वुल्फ किंग उसे ले गया होगा, लेकिन जब वह चेक करता है तो उसे कुछ गुंडे बेचारी लिंडगर को घसीटते हुए ले जाते हुए दिखते हैं। वह छूटने की कोशिश करती है और उन पर चिल्लाती है कि उसे छोड़ दें। उनका बॉस हंसता है और लिंडगर को जंगली बिल्ली कहता है, जबकि उसके चेले कराहते हैं क्योंकि जाल अभी भी उनमें से एक पर फंसा हुआ है। वे उनके छोटे से पल को रोकते हैं और बॉस से कहते हैं कि लड़की को जाने दें। लिंडगर तुरंत बोल पड़ती है, कहती है कि उसका पति आखिरकार उन्हें मारने आ गया है। गुंडा भी उलझ जाता है, सोचता है कि उस जैसी छोटी लड़की का पति कैसे हो सकता है। हमारा हीरो गुस्से में है क्योंकि वह उसे सबके सामने बुरा दिखा रही है, लेकिन उसे अभी भी बात समझ नहीं आती और वह चिल्लाना और रोना शुरू कर देती है। बाकी सब जाओजू पर हंसते हैं, सोचते हैं कि वह सच में बच्चों में दिलचस्पी रखता होगा और हमारा हीरो इसके हर पल से नफरत करता है। बॉस जाओजो से पूछता है कि क्या उसे पता है यह जमीन किसकी है, और हमारा हीरो जवाब देता है कि उसे पता है। उसे मालूम है कि यह जगह ग्रीन स्नेक गैंग की है। बॉस को यकीन नहीं होता कि वह फिर भी इस पर कदम रखने की हिम्मत करेगा। फिर वह अपने साथियों के बारे में पूछता है जिन पर दिन में इस इलाके में हमला हुआ था, और पूछता है कि क्या जाओजू का उनसे कुछ लेना देना है। हमारा हीरो जवाब देता है कि उन्हें उसने नहीं मारा था। अगर वह उस पर यकीन नहीं करते तो वह आदमियों के दोबारा जिंदा होने का इंतजार कर सकते हैं और उनसे खुद पूछ सकते हैं। बॉस उसकी बेइज्जती करता है और कहता है कि वह बुजदिल है और ग्रीन स्नेक को छूने की भी हिम्मत नहीं करेगा। जाओजू जवाब देना चाहता है, लेकिन वह चुप रहने का फैसला करता है क्योंकि लिंडगर अभी भी खतरे में है। वह झूठ बोलता है और कहता है कि वह बस जंगल में घूम रहा था, लेकिन वह उस पर यकीन नहीं करते। वे सोचते हैं कि यहाँ कोई छिपा हुआ बॉस होगा और हमारा हीरो जानकारी लेने आया है ताकि वह लेवल अप कर सके। वे कहते हैं कि बेहतर होगा अगर वह बॉस की जगह बता दे ताकि वे खुद इस मामले को संभाल सकें। जाओजो अंदर ही अंदर हंसता है, सोचता है कि ये लोग इतने सीधे हैं कि वह उन्हें बॉस की जगह बता ही दे। फिर भी वह उन्हें थोड़ा और धकेलना चाहता है और कहता है कि अगर वह लिंडगर को जाने देते हैं तो छिपा हुआ बॉस उनका होगा। वह लिंडगर को महफूज करने पर ध्यान देता है, लेकिन बॉस पूछता है कि क्या उसे पता भी है कि वह किससे बात कर रहा है। लड़की बॉस का परिचय यांगचेंग के रूप में कराती है, तीसरा मास्टर जो यांगचेंग ग्रुप के दूसरे सबसे बड़े कंसोर्शियम से जुड़ा है और हेवनली लिस्ट में 27वें नंबर पर है। हमारा हीरो याद करता है कि उसने एक बार सोचा था कि यह आदमी जाना पहचाना लगता है, और उसे अपनी पिछली जिंदगी से याद आता है कि उसकी अपनी कंपनी के पास उस कंसोर्शियम में 40% शेयर्स थे। उसके पिता भी इस आदमी से अदब और इज्जत से पेश आते थे। फिर भी मास्टर एक चोर की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि उसे नहीं पता कि वह किससे डील कर रहा है और जाओजू को लूटने की कोशिश कर रहा है। जाओजू को एहसास होता है कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इन लोगों को यह दिखाने के कि बड़े बुजुर्गों की इज्जत कैसे करते हैं। वह अपनी उंगलियां चटकाने ही वाला है, तभी गुफा के अंदर से एक अचानक गरज सबका ध्यान खींचती है। लड़की अपने मास्टर को बताती है कि छिपा हुआ बॉस सच में अंदर ही होगा। बॉस अपने आदमियों को इकट्ठा करता है और उन्हें उकसाता है, कहता है कि वह बॉस पर हमला करेंगे और उसे हरा देंगे। सब आगे बढ़ते हैं और लिंडगर को भी हमारे हीरो की तरफ फेंक देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनके पास एक बड़ी मुश्किल है। जाओजो उसे पकड़ लेता है और दूर से इस गड़बड़ को देखता है। वह सोचता है कि यह बेवकूफ लोग एक मशहूर गैंग कैसे बन गए। उन्होंने इस सो कॉल्ड बॉस से लड़ने से पहले कुछ भी तैयारी नहीं की थी। उन्हें यह भी नहीं पता कि वह किससे लड़ रहे हैं। अगर वह सीधे उसके जालों में चले जाते हैं तो वह जिम्मेदारी नहीं लेगा, और जैसा उसने सोचा था उनमें से हर एक हमारे हीरो के जाल में फंस जाता है, उलझे हुए, घबराए हुए और पहले से ही थोड़े डरे हुए। मास्टर जो अब बिल्कुल भी बहादुर नहीं है, व्हाइट किंग को अपने सामने खड़ा देखता है और उसके पैर कांपने लगते हैं। वह सोचता है कि यह किस तरह का बॉस है, क्योंकि यह जानवर उस राक्षस जैसा नहीं लगता जो उसे पल भर में खत्म कर देगा। उसके एक असैसिन को एक कमजोर जगह दिखती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वह जानवर लेवल 20 का है। वह अपने बॉस से घबराहट में पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, और बॉस जो खुद भी घबराने की कोशिश नहीं कर रहा है झूठ बोलता है कि जब तक वह यहाँ है चिंता करने की कोई बात नहीं है। वह दावा करता है कि उसके पास गेम में एक छिपा हुआ वॉरियर टैलेंट है, एक बैरकशर जायंट, उस सारे पैसे की वजह से जो उसने लेवल अप करने में खर्च किए थे। वह अपने लोगों के सामने अपनी इज्जत नहीं खो सकता, तो वह तुरंत उस स्किल का इस्तेमाल करता है और व्हाइट किंग के सामने एक बरकशर जायंट में बदल जाता है। उसकी एक्टिव स्किल ताकत को 130% और अटैक पावर को 150% बढ़ा देती है, और इसका एक बड़ा एग्जीक्यूशन इफेक्ट है। हमारा हीरो भी ऐसी स्किल देखकर खुश होता है क्योंकि यह बाद में उसके काम आ सकती है। इसी बीच लिंडगर पूछती है कि क्या वह सच में मिशन छोड़ने वाला है, लेकिन वह उससे कहता है कि मॉन्स्टर को मारने की कोई जल्दी नहीं है, वह पहले थोड़ा मनोरंजन करना चाहता है। सब अपने यंग मास्टर के लिए चीयर करना शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि वह कमाल का है और जानवर को हरा देगा। बॉस खुद भी घमंडी हो जाता है, सोचता है कि उसकी टैलेंट और उसकी ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी उसे व्हाइट किंग को हराने में मदद करेगी, और फिर उसके पास हीलर्स और असैसिन्स भी हैं जो उसकी मदद करेंगे। वह व्हाइट वुल्फ पर हमला करता है, लेकिन उसे इसकी उम्मीद नहीं थी कि क्या होगा। भेड़िया उसे ऐसे पकड़ लेता है जैसे वह आलू का एक बोरा हो। एक स्टील पीक पंजे के वार से वह 800 डैमेज देता है और उसके हर डिफेंस को इग्नोर कर देता है। यंग मास्टर जो एक पल पहले घमंड से भरा हुआ था, अब उसके पास सिर्फ 80 HP बची है और वह लगभग मर चुका है। व्हाइट किंग उसे कचरे के टुकड़े की तरफ फेंक देता है। उसके चेलों को यकीन नहीं होता कि उनका बॉस इतनी आसानी से जलील और हार गया। वह घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। जाओजू उन्हें बिखरता हुआ देखता है और उनकी बेईमानी की तारीफ किए बिना नहीं रह पाता, और वह कितने बेकार साबित होते हैं। व्हाइट वुल्फ गरजता है और भेड़ियों का एक पूरा झुंड भागते हुए पार्टी का पीछा करना शुरू कर देता है। लड़कियों में से एक जो पहले अपने बॉस के साथ चिपकी हुई थी सोचती है कि लेवल 2 के भेड़िए से डरने की कोई वजह नहीं है, और कहती है कि उन्हें वापस जाकर अपने बॉस को बचाना चाहिए। बाकी लोग सोचते हैं कि वह बेवकूफी कर रही है, वह इतने सारे भेड़ियों से नहीं लड़ सकते और उनका बॉस पहले ही एक वार में खत्म हो चुका है, तो उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहिए। वह भी सोचता है कि उसकी लगातार चमचागिरी उन सबको मरवा सकती है, तो वह खुद ही भाग जाता है, जबकि कमजोरी से अपने बॉस से उसे छोड़ने के लिए माफी मांगता है। फिर वह देखता है कि हमारा हीरो बिल्कुल भी नहीं भाग रहा है, इसके बजाय हमारा हीरो उनके लगभग मरे हुए बॉस की तरफ सीधा चल रहा है, और वह जानना चाहता है कि यह आदमी क्या प्लान कर रहा है। जाओजो पहले ही व्हाइट वुल्फ किंग से सीधे बात कर रहा है। वह कहता है कि भेड़िया उससे ज्यादा होशियार है जितना उसने सोचा था, क्योंकि पहले उसने सोचा था कि भेड़िया बुजदिल है जो अपनी गुफा में वापस चला गया, लेकिन उसे एहसास होता है कि भेड़िया ने ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि वह उन
भेड़ियों से बदला ले सके जिन्होंने पहले उसका पीछा किया था। हमारा हीरो एक बार पहले ही मर चुका है, लेकिन अगली बार उसका दुश्मन कोई मामूली पार्टी नहीं होगी, वह खुद होगा। बॉस यांगचेंग सनशाओ, जो अब जमीन पर जलील और मरने की हालत में पड़ा है, सोचता है कि हमारा हीरो घमंडी है जो भाग नहीं रहा और व्हाइट किंग का सामना करने की हिम्मत कर रहा है। वह फैसला करता है कि सबसे होशियार काम यह होगा कि मरने का नाटक करे और जब मामला शांत हो जाए तो भाग जाए। व्हाइट वुल्फ को धमकाया जाना पसंद नहीं है, तो वह अपने भेड़ियों को टेलीपैथिकली हमारे हीरो पर हमला करने का हुक्म देता है। हमारा हीरो तुरंत अपना हेडगियर ऑन करता है और कहता है कि ये सिर्फ भेड़िए हैं, लेकिन वह एक शेर है। एक जबरदस्त ऑरा बड़े व्हाइट टाइगर के रूप से फूट पड़ता है और भेड़िए डरकर और पहले से ही जख्मी होकर इधर उधर भाग जाते हैं। व्हाइट वुल्फ को अपने छोटों को चोट पहुंचते देखना पसंद नहीं है, लेकिन उसके रिएक्ट करने से पहले जाओ जो आसमान में उठता है और सीधे उस पर तीर चलाता है। व्हाइट वुल्फ तेजी से चलता है और उन्हें एक एक करके बचाता है। हमारे हीरो को एहसास होता है कि भेड़िए की स्पीड बहुत ज्यादा है और उसकी एक्यूरेसी उसके साथ नहीं चल पा रही है। अगर वह अपने शॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता तो वह हिट नहीं कर पाएगा। भेड़िया हमला करता है और अपने स्टील पीक पंजे का इस्तेमाल करता है। उसी पल जब जाओ जो फैसला करता है कि उसे उसका सीधा सामना करना होगा। पंजा साफ लगता है, लिंडगर देखती है और डर से हमारे हीरो से खून टपकता है। उसकी शील्ड टूट जाती है और वह बहुत सारा एक्सपी खो देता है। हमारा हीरो भेड़िए का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है, कहता है कि वह बेवकूफ है अगर वह सोचता है कि हमारा हीरो बच नहीं सकता। लेकिन सच ये है कि हमारे हीरो ने जानबूझकर खुद को जख्मी होने दिया क्योंकि उसे भेड़िए को अपने जाल में फंसाना था। चाल ये है कि अगर वह हमले से बच जाता तो वह व्हाइट वुल्फ को एक जगह पर बंद नहीं कर पाता। व्हाइट वुल्फ को यह एहसास नहीं है कि उसके सर के ऊपर फैंटम्स मंडरा रहे हैं। दोनों तरफ से 7 स्टार फ्लेमिंग एरोज निशाना बना रहे हैं। कुल 14 फ्लेमिंग एरोज उसे लगते हैं। वह अपना सर झुकाता है और उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वह बहुत ज्यादा है और वह लगभग 1200 एक्सपी खो देता है। वह गुस्से और आग से जल उठता है। जाओ जो उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसने उनके आसपास इल्यूजन्स के साथ जाल बिछा दिए हैं तो भागना नामुमकिन है। वह उस मगर के गोश्त का एक टुकड़ा खाता है और भेड़िए को चुनौती देता है। सोचता है कि कौन ज्यादा देर तक टिकेगा, क्योंकि मगर का गोश्त हाई ग्रेड का है। उसे 400 टोटल हेल्थ वापस मिल जाती है। व्हाइट वुल्फ गार्गल करता है और हमला करता है और अचानक हमारे हीरो के सामने से गायब हो जाता है। जाओ जो को समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ और उसने इनविजिबिलिटी स्पेल कैसे इस्तेमाल किया। वह उलझ जाता है और व्हाइट वुल्फ उसके पीछे दिखाई देता है और वॉर करता है, एक्सपी डैमेज देता है। जब जाओ जो जख्मी होता है उसे याद आता है कि ये वही टेक्निक है जो भेड़िए ने पहले पार्टी को हराने के लिए इस्तेमाल की थी। वह व्हाइट वुल्फ को फिर से गायब होते और अपने सामने दिखाई देते देखता है, फिर से वॉर करता है और वह इस चाल को बार बार दोहराता है जब तक हमारे हीरो की लगभग आधी एचपी खत्म नहीं हो जाती। लगातार हमले उसे ठीक होने का कोई मौका नहीं देते और वह सारे दर्द को सहता है, जबकि उसकी पीठ भेड़िए की तरफ है। वह उसे फिर से हमला करते देखता है, लेकिन बिल्कुल आखिरी सेकंड में जाल चल जाता है और भेड़िए को बांध देता है। जाओ जो उसे बधाई देता है और कहता है कि उसका टेलीपोर्टेशन मूव अच्छा है, लेकिन यह सिर्फ क्लोज रेंज कॉम्बैट में काम करता है। जब तक उसने उनके बीच जाल बिछाया है, हमला सिर्फ उसे ट्रिगर करेगा और उसे जवाब देने का मौका देगा। वह अपना धनुष और तीर उठाता है और कहता है कि अब उसकी बारी है डैमेज देने की। वह लगभग 200 डैमेज देता है और एक बार फिर व्हाइट वुल्फ इतना गुस्से में आ जाता है कि वह जाल तोड़ देता है और एक छोटे वार में हमला करता है और 800 और एक्सपी डैमेज देता है। मरने के बजाय हमारा हीरो बताता है कि उसे पहले से ही पता था कि जाल उसे रोक नहीं पाएंगे, इसलिए वह बचा नहीं और अपने शरीर का इस्तेमाल किया भेड़िए को एक जगह पर रोकने के लिए। उसे सिर्फ 3 सेकंड चाहिए थे। वह अपनी उंगलियां चटकाता है और फैंटम्स फिर से उठते हैं। वह एक जाल लगाता है और वह तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और कई जाल व्हाइट वुल्फ को रोक देते हैं। वह 7 स्टार फ्लेमिंग एरो का इस्तेमाल करता है और उससे मरने को कहता है और फैंटम्स हमले को दोहराते हैं। इस बार 21 फ्लेमिंग स्टार्स उसे लगते हैं। पास में 2 एडवेंचरर्स एक भेड़िए का शिकार करने के बारे में सोचते हैं जब उन्हें अचानक अपने सामने एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन दिखता है। उन्हें नहीं पता कि गेम में न्यूक्स भी हैं और वह सोचते हैं कि क्या यह हैक है, लेकिन वह फिर भी नजारे का मजा लेते हैं। लिंडगर देखती है और बहुत खुश हो जाती है क्योंकि जाओ जो लगभग जीत गया है। व्हाइट वुल्फ की एचपी अब सिर्फ 75 है और वह किसी भी पल मर जाएगा। जाओ जो आइजैक के मगर के गोश्त का एक टुकड़ा खाता है ठीक होने के लिए और सोचता है कि पहले 9 तीर कैसे चूक गए थे। एक पूरा कॉम्बो भेड़िए को पूरी तरह खत्म कर देता। उसे एहसास होता है कि अगर उसे और मजबूत बनना है तो उसे अपने इल्यूजन्स को और ज्यादा कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करनी होगी। लिंडगर उसे भेड़िए को खत्म करने को कहती है ताकि वह मिशन पूरा कर सके, लेकिन हमारा हीरो जो अभी भी ठीक हो रहा है उससे कहता है कि जल्दी न करे क्योंकि उसे कुछ करना है। लिंडगर उलझ जाती है और जाओ जो उसके जवाब के बारे में सोचता है। यांगचेंग, जिसे पहले व्हाइट वुल्फ ने मारा था और अब अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ गया है, मरने का नाटक करता रहता है। वह सोचता है कि तेज धमाके के बाद सब कुछ शांत क्यों हो गया और सोचता है कि जाओ जो शायद आखिरकार मर गया होगा। वह अभी भी हिल नहीं सकता क्योंकि अगर वह हिलता है तो सबको पता चल जाएगा कि वह असल में जिंदा है और यह शर्मिंदगी की बात होगी। लेकिन इस लड़के को यह एहसास नहीं है कि हमारा हीरो पहले ही उस पर नजर रखे हुए है। वह उसके चेहरे के पास एक तीर गिरा देता है उसे डराने के लिए। यांगचेंग उठ जाता है, यकीन नहीं कर पाता कि उसने सच में व्हाइट वुल्फ किंग को मार दिया। जाओ जो कहता है कि उसने नहीं मारा, लेकिन सच ये है कि राजा मुश्किल से जिंदा है। यांगचेंग सन तुरंत झुकना शुरू कर देता है, मानता है कि हमारा हीरो सच में शक्तिशाली है और वह बेवकूफ था जो उसने पहले उसे पहचाना नहीं। वह माफी मांगता है। जाओ जो कम ही दिखने वाली दया दिखाते हुए कहता है कि वह लीडर की जान बख्श सकता है और उसे व्हाइट वुल्फ से एक्सपीरियंस भी लेने दे सकता है, लेकिन उसे बदले में कुछ करना होगा। ये शैतान के साथ डील करने जैसा है। सच ये है कि हमारे हीरो के पास अभी कोई साफ प्लान नहीं है, तो यांगचेंग सन को इंतजार करना होगा। जब वक्त आएगा जाओ जो उसे बताने का कोई रास्ता ढूंढ लेगा। फिर वह अपनी कुल्हाड़ी निकालता है, उसे धमकाता है चाहे वह माने या न माने। यांगचेंग सन तुरंत डर जाता है। वजह साफ है, जल्दी ही शाओ तियानकाई चुपके से उसका काम संभाल लेगा, कंपनी के दूसरे ग्रुप्स का इस्तेमाल करके उसकी पोजीशन छीन लेगा। भले ही लीडर के परिवार का असर कम है, लेकिन उन्हें आसानी से मनाया जा सकता है, जिससे हमारे हीरो को थोड़ा वक्त मिल जाएगा। गेम के एट्रीब्यूट्स को असल जिंदगी में लाने की एबिलिटी 6 महीने में अनलॉक हो जाएगी, तो उसे तब तक धीरे धीरे लेवल अप करना होगा। यांगचेंग सन बहस करने की कोशिश करता है कि भले ही वह मान जाए, जाओ जू फिर भी उसे मार सकता है। हमारा हीरो जवाब देता है, कहता है कि क्योंकि यांगचेंग सन दिल से एक बिजनेसमैन है, उसे एक अच्छी डील पसंद है। अगर वह बिना किसी शर्त के मान जाता है तो यह सच्चा नहीं हो सकता, और जो लालच नहीं करता वह ऐसा आदमी है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। यांगचेंग सन उसे जाओ जो बड़े भैया कहना शुरू कर देता है, वादा करता है कि कुछ नहीं छुपाएगा। वह तय अपनी शर्त बताता है।
अगर हमारा हीरो उसे लेवल अप करने में मदद करता है और ग्रीन स्नेक गैंग के लीडर के रूप में उसकी पोजीशन को सुरक्षित करता है तो वह अपनी ताकत में जो कुछ भी कर सकता है वह करेगा। हमारा हीरो मान जाता है। अपने निशाने को देखे बिना ही वह और 7 स्ट्राइक पॉइंटर्स छोड़ता है। वह सब लग जाते हैं, लगभग मरे हुए सफेद भेड़िए को लगते हैं और एक और धमाका होता है। हमारा हीरो अपने खास अंदाज में कहता है कि डील हो गई है। जैसा वादा किया था, शाओजू लीडर को अपनी जीत में हिस्सा देता है और वह लेवल 8 से 10 पर पहुंच जाता है। हमारा हीरो खुद लेवल 13 से 15 पर पहुंच जाता है और 14 अनअसाइंड एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं। उसे वुल्फ स्लेयर का टाइटल मिलता है और अब गांव वाले सब उसके शुक्रगुजार हैं। यांग चंग सन उसकी मदद के लिए शुक्रिया कहता है और जाओ जो सारा लूट इकट्ठा करता है क्योंकि आखिर में सारा सामान उसका ही है। वह लीडर को कहता है कि उसे बिग ब्रदर कहना बंद करे क्योंकि उसे छोटे पार्टनर्स पसंद नहीं है। वह चेतावनी देता है कि अगर यांग चंग सन ने कभी उसका नाम किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल किया तो वह उसे मरने की दुआ करेगा। यांग चंग सन हमारे हीरो की ताकत देखकर उसकी बात मानने से इनकार नहीं करेगा और वह और उसका ग्रीन स्नेक गैंग अब मरते दम तक उसके वफादार हैं। शाओजू लिंगर को बुलाता है जो फिर से मेंढक के साथ खेल रही है और कहता है कि जब सही वक्त आएगा तो वह इस एहसान को चुकाएगा। यांग चंग सन झुकता है जब हीरो और छोटी लड़की उसके साथ आगे बढ़ते हैं। लिंगर अपनी तारीफ करना बंद नहीं करती, कहती है कि हमारा हीरो कितना कमाल है और ऐलान करती है कि वह आखिरकार उससे शादी करने के लिए मान गई है। शाओजिया को एहसास होता है कि उसका छोटा मजाक हद से ज्यादा बढ़ गया है। वह उसके सामने झुकता है और कहता है कि वह तो बस मजाक कर रहा था। वह एक एनपीसी है, डेटा का ढेर है, एक बच्ची है और बहुत बातें करती है। अगर वह उसे पति कहती रहेगी तो लोग सोचेंगे कि वह छोटे बच्चों में दिलचस्पी रखता है, जो बिल्कुल सच नहीं है। लिंगर को उसका लहजा पसंद नहीं आता। वह तुरंत उसे काट लेती है और ताकतवर हमारे हीरो के पास दर्द में लड़की की तरह चिल्लाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। लिंगर बार बार चिल्लाती है कि वह बच्ची नहीं बल्कि एक जवान औरत है। जाओजो आखिरकार उसे छोड़ देता है और सोचता है कि उसे किसने बनाया है क्योंकि वह काफी जंगली बच्ची है। वह उसे रुकने और कुछ मिनट देने को कहता है क्योंकि वह अपना लूट चेक करना चाहता है। सफेद भेड़िए से उसे सफेद भेड़िए की पैंट्स मिलती है, सिल्वर लेवल की, जो पूरी लंबाई में चलने की रफ्तार को 100% बढ़ा देती है। वह तुरंत उन्हें पहन लेता है, अपनी रफ्तार को दुगना कर देता है और ऐसा लगता है जैसे वह उड़ रहा हो। उसे स्टील वुल्फ क्लॉज भी मिलते हैं सिल्वर लेवल के, जिसमें एक स्किल है जो तेजी से हमला करती है और उसे तुरंत दुश्मनों के पीछे टेलीपोर्ट कर देती है ताकि वह अचानक हमला कर सके। वह उसे फेंक देता है, सोचता है कि यह कचरा है, जिससे लिंगर हैरान रह जाती है क्योंकि वह असल में सफेद भेड़िए की खाल चाहता है जो एक अनमोल और कीमती चीज है। उसे एक लेजेंडरी समनिंग स्किल भी मिलती है, वुल्फ मिनियंस, जो 2 फैंटम वुल्फ मिनियंस को बुला सकती है जो छुपी हुई यूनिट्स को ढूंढती है और उन पर हमला करती है। यह देखकर वह आखिरकार खुश हो जाता है क्योंकि अब वह एक समनिंग बना सकता है और 20 सिल्वर कॉइंस खर्च करके उसे सीख सकता है। बाकी का लूट ऐसी चीजें हैं जिन्हें वह अलग अलग सिस्टम्स में इस्तेमाल कर सकता है। इसी बीच ग्यू परेशान है कि जाओजो उसकी बेटी के साथ वापस नहीं आया है। वह गांव के मुखिया को दोष देती है कि उसने उसे बच्ची के साथ जाने दिया। गांव के मुखिया के पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन जब वह उन दोनों को सुरक्षित वापस आते देखती है तो वह चैन की सांस लेती है और गू भी। लिंगर अपनी मां को गले लगाने दौड़ती है और गू बहुत खुश है कि वह सुरक्षित है और हमारे हीरो ने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। जाओजू दूसरी तरफ भेड़िए की खाल को गांव के मुखिया की तरफ फेंक देता है, जो बस चालाकी से मुस्कुराती है। वह कहती है कि उसने सोचा नहीं था कि वह सच में ऐसा करेगा और लगता है कि वह कोई मामूली आदमी नहीं है। वह एक नक्शा निकालती है, समझाती है कि यह लेवल 20 से 40 तक के लोगों के मिलने की जगह है। अगर जाओजी अंदर जाना चाहता है तो उसे नियम मानने पड़ेंगे। 1 महीने बाद वह एफरेटेड हो जाएगा, लेकिन अगर वह जल्दी जाने की जिद करता है तो वह इजाजत देगी। क्योंकि यह एक छुपा हुआ नक्शा है तो यह आम से ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन इनाम बड़े होंगे। मुखिया उसे सावधान रहने की चेतावनी भी देती है। हमारे हीरो को एक नोटिफिकेशन मिलता है कि उसका मिशन पूरा हो गया है और मुखिया को यकीन दिलाता है कि वह अपना ख्याल रख सकता है। लिंगर उसके पास दौड़कर आती है और पूछती है कि क्या वह सच में जा रहा है। वह मजाक करता है, पूछता है कि क्या वह उसके साथ आना चाहती है। तुरंत गूफ उसे छीन लेती है, कहती है कि वह उसकी बेटी के साथ फ्लर्ट कर रहा है। सच तो यह है कि लिंगर जितना दिखाती है उससे ज्यादा जुड़ी हुई है और वह चिल्लाने की कोशिश करती है और जिद करती है कि वह उसके साथ जाना चाहती है। गूफ उसे कहती है कि क्योंकि उसके पास नक्शा पहले ही है तो उसे बस चले जाना चाहिए, लेकिन जाओजो को और मोलभाव करना है। वह गांव के मुखिया के पास वापस जाता है, ये बताते हुए कि भेड़िए की खाल एक अनमोल चीज है, फिर भी उसने बदले में सिर्फ एक नक्शा दिया जो उसे काफी कम लगता है। मुखिया सोचती है कि वह फायदा उठा रहा है, लेकिन वह बहस करता है कि वह सिर्फ सही मुआवजा मांग रहा है। लोग शायद ही अच्छी चीजें देते हैं जब तक उन्हें मजबूर न किया जाए। हमारा हीरो अपने सर के ऊपर सुनहरी एनर्जी चमकाता है। मुखिया को थोड़ा डरा देता है, वह उसे और देने के लिए मान जाती है। वह उसे एक एपिक स्किल देती है, पावर स्ट्राइक, जो 7 सेकंड्स तक चार्ज होती है पूरा नुकसान पहुंचाने के लिए, और उसमें एक पियर्सिंग इफेक्ट है जो 500 एजिलिटी डैमेज देता है। जाओजू हैरान रह जाता है, यह समझकर कि मुखिया के पास सच में छुपी हुई चीजें हैं जिन्हें वह कभी नहीं जानता था। बाद में हमारा हीरो और मुखिया एक नदी के किनारे जाते हैं। एक चमकदार तीर से जाओजू पानी के पार एक रास्ता बनाता है, फिर वह वही पावर स्ट्राइक स्किल इस्तेमाल करता है और उसकी ताकत और निशाने से प्रभावित होता है। गाँव की मुखिया गर्व से कहती है कि बिल्कुल यह एक एपिक स्किल है और इतनी दूर से उस छोटी पहाड़ी के आर पार भी मार सकती है। वह उसे बधाई देता है, कहता है कि वह सच में दिल से सोशलिस्ट है, पूरी तरह से कैपिटलिस्ट नहीं, और वह उन लोगों की परवाह करती है जो सच में मेहनत करते हैं। फिर वह लिंगर की तरफ मुड़ता है और कहता है कि वह हमारे हीरो को अगली बार देखेंगे और उसे बड़ा होने को कहता है। लिंगर उत्तेजना से चिल्लाती है जब जाओजे तेजी से चला जाता है, उसे दुखी छोड़कर। नदी के दूसरी तरफ उपनगर में वह अपने सामने रॉय सिटी का नक्शा निकालता है। शहर बहुत खूबसूरत लगता है और वह अपने पुनर्जन्म से पहले उसे घूमने के लिए उत्सुक है, क्योंकि उसने बहुत बुरी शुरुआत की थी। उसने बिगिनर विलेज में सारे छुपी हुई बॉसेस और खास क्लास स्पेसिफिक क्वेस्ट छोड़ दिए थे और रॉय सिटी पहुंचने से पहले 2 महीने तक गायें पालनी पड़ी थी। जब वह अंदर गया तो उसे एहसास हुआ कि सारी सबसे अच्छी चीजें पहले ही जा चुकी थी, लेकिन खुशकिस्मती से उसने चेस्ट्स, बॉसेस और काम के एनपीसीज की जगहों को याद कर लिया था जिन्हें वह अब इस्तेमाल कर सकता है।
रॉय सिटी से शुरू करते हुए सबसे जरूरी मकसद यह है कि लेवल 40 तक पहुंचने और एक खास मिशन पूरा करने के बाद वह एट्रीब्यूट्स को असली दुनिया में वापस ला सकता है। अभी के लिए उसका यही सबसे बड़ा मकसद है। जल्दी ही वह पक्का करेगा कि सांप शाओ तियान काय का इंतजाम हो जाए। लेकिन रॉय सिटी में घुसने से पहले वह अपनी इन्वेंट्री साफ करने का फैसला करता है। वह सारी चीजें जिन्हें उसे जरूरत नहीं है उन्हें पैसे में बदलना चाहता है। वह ऑक्शन हाउस की तरफ जाता है जहाँ लड़कियां बनीज की तरह कपड़े पहने हुए लोगों को अंदर बुला रही है। जाओ जो हैरान है कि वहाँ कितने लोग हैं, लेकिन वह जानता है कि यह अच्छी बात है क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी तेजी से उसकी सारी दुकान का सामान बिकेगा। एक लड़की पूछती है कि क्या वह यहाँ ऑक्शन करने आया है या शर्त लगाने, और आखिरकार उसे ऑक्शन की चीजें रजिस्ट्रेशन डेस्क पर जमा करने को कहती है। फिर उसे एक नंबर मिलेगा और चीजें ऑक्शन होंगी। सफल बिक्री पर 10% हैंडलिंग फी लगेगी। वह यह भी पूछती है कि क्या वह अपनी पहचान छुपाना चाहता है। हमारा हीरो एक पल के लिए सोचता है। वह पार्टी में शामिल होने, गिल्ड्स ज्वाइन करने या लोगों से परेशान होने की रिक्वेस्ट से घिरना नहीं चाहता, इसलिए वह अपनी पहचान छुपा लेता है। वह लाइव ऑक्शन में अंदर जाता है ये देखने के लिए कि कैसा चलता है। एक खूबसूरत औरत आगे बढ़ती है और सभी आदमी उसकी खूबसूरती पर शर्मा जाते हैं। वह रिंग ऑफ ग्रीड बेच रही है, ब्रॉन्ज क्वालिटी की, जिसके लिए 10% से ज्यादा लग चाहिए। एक बदसूरत आदमी सोचता है कि ब्रॉन्ज आइटम खरीदने लायक भी हो सकता है, लेकिन लड़की उसे रोक देती है। वह कहती है कि असली कीमत रिंग में नहीं, सोने में है। अचानक जाओजे को याद आता है कि यह ब्रॉन्ज आइटम असल में एक अनमोल चीज है जो उसे कहीं और नहीं मिल सकती। अपनी पिछली जिंदगी में उसे डायमंड क्वालिटी गोल्ड रिंग याद है, एक बेहद अनमोल चीज जो लक को 50% बढ़ाती है, ड्रॉप मटेरियल्स और पैसे को दुगना करती है और लेवल 30 और उससे ऊपर के मॉन्स्टर से गोल्डन क्वालिटी इक्विपमेंट की गारंटी देती है। अगर वह इसे डायमंड क्वालिटी में इवॉल्व कर पाता है तो वह सच में जैकपॉट मार लेगा। दूसरे लोग कुछ कम और लापरवाह पैसे से इस पर बोली लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह तुरंत अपना हाथ उठाता है और एक सोने के सिक्के की बोली लगाता है। सब लोग सोचते हैं कि वह पागल है, इतना पैसा उस चीज पे खर्च करने के लिए जिसे वह बेकार कचरा मानते हैं। लेकिन तभी एक और बोली लगाने वाला अचानक 10 सिक्के ऑफर करता है। वहाँ खड़े लोग समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है, क्योंकि ब्रॉन्ज इक्विपमेंट कभी भी सोने के सिक्कों में नहीं बिकता और वह सोचते हैं कि यह दोनों बेवकूफ अपना दिमाग खो चुके हैं। दूसरा बोली लगाने वाला हमारे हीरो को ऐसे देखता है जैसे वह कुछ जानता हो और उसे शक होने लगता है कि जाओ जो शायद सच में रिंग की असली कीमत समझता है। हमारा हीरो भी शक करता है, लेकिन वह इस रिंग को हाथ से जाने नहीं देगा, इसलिए वह 30 सिक्के की बोली लगाता है। दूसरा बोली लगाने वाला अपने दांत पीसता है क्योंकि कीमत बहुत ज्यादा हो रही है और वह अगले 50 सिक्के की बोली लगाता है। फिर वह जाओजो को उकसाने की कोशिश करता है, कहता है कि वह इतना गरीब होगा कि 50 से ज्यादा नहीं दे सकता। शाओजो बस अपना हाथ उठाता है और 100 सोने के सिक्कों की बोली लगाता है बिना किसी झिझक के। यहाँ तक कि दूसरा बोली लगाने वाला भी डरा हुआ लगता है। ऑक्शनियर तुरंत उसे हमारे हीरो को बेच देता है और डील खत्म कर देता है। जाओजो ग्रीडी रिंग पहन लेता है और अपना टाइमर चेक करता है। उसकी एवोल्यूशन रिफ्रेश होने में 8 घंटे बाकी है और एक बार जब वह इस रिंग को इवॉल्व कर लेगा तो ये उसके आगे के फायदे की गारंटी देगा। दूसरा बोली लगाने वाला अब उससे बदला लेने की सोचता है और बड़बड़ाते हुए कहता है कि वह हमारे हीरो जैसे किसी को याद रखेगा। जाओजो हैरान है क्योंकि उसे आदमी की प्रॉब्लम समझ नहीं आती। वह एक दूसरे को जानते भी नहीं है, जैसे ब्रह। वह सोचता है कि उसके पास ऐसे किसी से निपटने का वक्त नहीं है। अचानक कोई उसे बुलाता है जब उसके चेहरे को हल्के से सहला रहा होता है और जब वह मुड़ता है तो वही खूबसूरत औरत को स्टेज से देखता है। वह अब उससे चिपकी हुई है और कहती है कि आज के लिए वह उसका है। वह सच में समझ नहीं पाता कि उसका क्या मतलब है या किसी का किसी और का होना क्या मतलब रखता है। लड़की उसे कहती है कि नादान बनने की कोशिश न करे, सच बताते हुए कि उसने उसे पाने के लिए किसी और से कहीं ज्यादा पैसे देने की पेशकश की थी। वह लगभग सच में घिन महसूस करता है और घबराकर पीछे देखता है। सोचता है कि उसे नहीं पता था कि कोई इतना हिम्मत वाला हो सकता है। लड़की अभी भी लगभग उसके ऊपर बैठी हुई कहती है कि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि आज रात वह सिर्फ उसकी खिदमत करेगी। गेम में होने के बावजूद वह वादा करती है कि यह उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा अनुभव होगा। हमारा हीरो बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसे तो सिर्फ रिंग चाहिए थी, लेकिन अब उसे उसका मनोरंजन भी करना पड़ेगा और उसे एहसास नहीं था कि यह इस तरह का इवेंट है। वह उसे धकेल देता है और कहता है कि बुरा मत मानना, उसका बदन बहुत अच्छा है लेकिन उसके दिमाग में कुछ और है और वह उसके पीछे आ सकती है। बाद में जब वह खत्म कर लेती है तो पूछती है कि क्या है। अचानक उसे जाओजू के पीछे एक बदसूरत आदमी दिखता है और उसकी मुस्कुराहट तुरंत गायब हो जाती है, जैसे उसने कोई शिकारी या ज्यादा सही कहूँ तो एक चूहा देखा हो। हमारा हीरो मुड़ता है, बदसूरत आदमी से थोड़ा डरा हुआ। बूढ़ा आदमी कहता है कि उसके पास बहुत अच्छी चीजें हैं और वह चाहता है कि जाओजो उन्हें देखे। हमारा हीरो उसे एक मौका देने का फैसला करता है, यह देखने के लिए उत्सुक है कि क्या उसके पास सच में कुछ कीमती है। लेकिन बूढ़ा आदमी सोचता है कि जाओजो एक अमीर बिगड़ा हुआ बच्चा है जिसने 100 सोने के सिक्कों में एक टूटी हुई ब्रॉन्ज रिंग खरीदी, तो साफ है कि उसके पास कचरे पर खर्च करने के लिए पैसा है। उसे बस थोड़ा सा उसे नीचा दिखाना है। बूढ़ा आदमी उसे लेदर आर्मर, ब्रॉन्ज थॉर्न शूज, एक विंडबो सिल्वर, एक आयरन बोन बुलहॉर्न और एक फ्लावर क्राउन दिखाता है। हमारा हीरो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता, सोचता है कि ये सब बिल्कुल कचरा है। बूढ़ा आदमी जिद करता है कि वह सिल्वर बो 2 लाख सोने में बेचेगा, लेकिन जाओजो उसे टाल देता है, कहता है कि वह उसका कचरा नहीं खरीदना चाहता। बूढ़ा आदमी डर जाता है कि जाओजो ने उसकी चीजों को कचरा कहा। हमारे हीरो का कॉलर पकड़ता है और उसे सबका सिखाने की धमकी देता है। वह मांग करता है कि जाओजो उसका सामान खरीदकर माफी मांगे, वरना वह उसे पिटाई करेगा। बूढ़ा आदमी को यह एहसास नहीं है कि जाओजो वह है जिससे उसे डरना चाहिए, न कि उल्टा। जब हमारा हीरो अपनी गहरी डराने वाली ऑरा दिखाता है तो बूढ़ा आदमी तुरंत डर के पीछे हट जाता है। वह लड़की जो जूजो से चिपकी हुई थी उसका साथ देती है और बूढ़ा आदमी को कहती है कि उसे अकेला छोड़ दे क्योंकि हमारे हीरो ने पहले ही मना कर दिया है। वह पास के बॉडीगार्ड्स को अलर्ट करती है और बूढ़ा आदमी को याद दिलाती है कि इस इलाके में प्राइवेट डील्स करने के नतीजे होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स कुछ देर से जगह पर नजर रख रहे थे, ये समझकर कि उसे कुछ नहीं मिल रहा। बूढ़ा आदमी गुस्से में पैर पटकते हुए चला जाता है, सबको बेवकूफ कहता हुआ। जाओजो अभी भी इस पूरी बातचीत से गुस्से में है। अगर ये बात ना होती कि यहाँ लड़ने से उसे ऑक्शन हाउस से बैन कर दिया जाता तो वह बूढ़ा आदमी को सीधा रिस्पॉन्ड पॉइंट पर भेज देता। वह लड़की की तरफ मुड़ता है और कहता है कि क्योंकि वह आज रात उसकी होने के लिए इतनी उत्सुक है तो वह वही करेगी जो वह कहेगा, है ना। लड़की तुरंत शर्मा जाती है और हंसती है, मान जाती है। वह उसे कहता है कि वह कुछ देर तक ऑक्शन हाउस में रुककर नजर रखने में मदद करेगी। बदले में वह 3 सिल्वर हथियारों के ऑक्शन से मिले पैसे उसे ट्रांसफर करेगा, जिसके कुल 800 गोल्ड होने की उम्मीद है। उसे उसके लूट पर नजर रखनी है और अगर कोई रिफाइनिंग चिप दिखती है तो उसे बिना किसी झिझक के सब खरीद लेना चाहिए। लड़की यकीन नहीं कर पाती कि वह उसकी मदद करना चाहता है और उसे बस रात भर ऑक्शन हाउस में रुकने को कह रहा है। हमारा हीरो फिर
समझाता है कि क्योंकि उसकी फिगर काफी अच्छी है तो बस थोड़ा सा खुद को दिखाने से कोई भी उससे मुकाबला नहीं करेगा और लोग उस पर पैसा बरसाएंगे। लड़की, जो उस जैसा आदमी पहले कभी नहीं मिली, हैरान है। वह यकीन नहीं कर पाती कि वह बस उसे आज रात उसके लिए काम करवाना चाहता है और उसे शक है कि कोई छुपी हुई नियत हो सकती है, इसलिए वह शुरू में मना कर देती है। जब जाओ जो कहता है कि वह उसकी परेशानी के लिए एक्स्ट्रा देगा तो वह तुरंत अपना इरादा बदल लेती है और मान जाती है जैसे वह उसकी सिपाही हो। वह उसे कहता है कि वह उसे बाद में ढूंढेगा और उसे काम पर ध्यान देना चाहिए। उसके जाने के बाद लड़की रोने लगती है, सोचती है कि वह सच में एक पुरैतमाद, अमीर और खूबसूरत आदमी है जिसने मेहरबान होकर उसकी रात बना दी। एक रिफाइनिंग चिप एक जरूरी सामान है जिसका इस्तेमाल रॉय सिटी पहुंचने के बाद छुपी हुई चीजें खरीदने के लिए किया जाता है। इन चीजों के गिरने की दर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन दूसरा नक्शा खुलने से पहले सब लोग इसे एक जेम की तरह बेचते हैं क्योंकि वह इसकी अहमियत नहीं समझते। जब हमारा हीरो इसके बारे में सोचता है तो वह अपनी मौजूदा गियर को अपग्रेड करने के लिए एक रिपेयर शॉप की तरफ चलता है। अंदर एक हल्क जैसे आदमी एक हथौड़े पर बच्चे की तरह रो रहा है जो उसने गिरा दिया था और कहीं रखकर भूल गया था। वह रोता है कि वह अपनी कीमती चीज खोने से बेहतर मर जाएगा, लेकिन जाओजू उसे रोकता है और उसे वह हथौड़ा दिखाता है जो उसने ढूंढा था। वह आदमी तुरंत बहुत खुश हो जाता है और शुक्रगुजारी के तौर पर वादा करता है कि अगर हमारे हीरो के पास कोई गियर है तो वह उसे मुफ्त में अपग्रेड करेगा। सच तो यह है कि यह जगह एक छुपी हुई क्वेस्ट का हिस्सा है। हमारे हीरो को यह तभी पता चलता है जब वह एक स्ट्रेटेजी गाइड देखता है। ये रहस्यमयी ब्लैकस्मिथ शॉप एक मुफ्त अपग्रेड की इजाजत देती है जब कोई खोया हुआ हथौड़ा ढूंढ लेता है। हमारा हीरो अपना बो निकालता है और ब्लैकस्मिथ से उसे पूरा अपग्रेड करने को कहता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये दुकान सिर्फ गियर अपग्रेड नहीं करती बल्कि लो लेवल मटेरियल्स भी बेचती है। मतलब शाओजो को अब लो लेवल मॉन्स्टर्स को मटेरियल्स के लिए मारना नहीं पड़ेगा। ये उसके लिए बिल्कुल सही है। ब्लैकस्मिथ मान जाता है और 20 मिनट बाद वह जाओजो के पास आता है पूरा अपग्रेड किया हुआ बो देने के लिए। जाओजो थोड़ा निराश है क्योंकि अपग्रेड काफी तेजी से हुआ। ब्लैकस्मिथ समझाता है कि वह बो को सिर्फ लेवल 10 तक ही अपग्रेड कर पाया क्योंकि उसके पास कोई हाई लेवल मटेरियल्स नहीं है। मुफ्त अपग्रेड के बिना मटेरियल्स का कुल खर्चा लगभग 20 गोल्ड होता। इसी बीच जाओजो बो को टेस्ट करता है और महसूस करता है कि यह बहुत बेहतर है। वह ब्लैकस्मिथ को कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह वैसे भी बहुत जल्दी एक नए बो पे स्विच करने वाला है। ये कहकर वह चला जाता है और ब्लैकस्मिथ उसे अलविदा कहता है। शाओजू रॉय सिटी के बारे में सोचता है, जानता है कि लेवल 20 से शुरू करते हुए वहाँ बॉस कैप 7 है। ये अभी भी मुश्किल मुकाबला होगा, लेकिन सुरक्षा के लिए उसे अंदर जाने से पहले अपनी एवोल्यूशन कूलडाउन का इंतजार करना होगा। वह एक जंगल में खड़ा है जब अचानक कोई उस पर तीर तान देता है, हमला करने के इरादे से। जाओजो आखिरी सेकंड में बच जाता है, लेकिन तीर उसके गाल को छूता हुआ निकल जाता है, खून की छोटी बूंदें छोड़ता हुआ। ऑप्शन से वह दूसरा बोली लगाने वाला जिसने सोने के सिक्के के लिए उससे मुकाबला किया था हैरान है। उसने सोचा नहीं था कि जाओजो उसके बैकस्टैब को डॉज कर लेगा। जाओजो तुरंत उसे पहचान लेता है और कहता है कि अगर यह बिडिंग वॉर के बारे में है तो यह बस एक गलतफहमी थी। उसे तो सिर्फ इक्विपमेंट चाहिए था और उसे कोई परेशानी नहीं चाहिए। वह योद्धा जवाब देता है कि अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। जोजो सोचता है कि वह शायद बस बदकिस्मत है क्योंकि उसे तो बस कुछ घंटे की शांति चाहिए थी, लेकिन अब वह इस हालत में फंस गया है। वॉरियर सीटी बजाता है और जल्दी ही कुछ आदमी जंगल से बाहर आते हैं। जाओजो देखता है कि उन आदमियों में से एक ने गुलाम लड़की को पकड़ा हुआ है। बेचारी लड़की परेशानी में छूटने की कोशिश कर रही है। जाओजो उन गुंडों के साथ खड़ा है जब वह उसकी काम करने वाली को पकड़ते हैं और वह सुनता है कि वह कहते हैं कि वह आज रात उनकी है और उनके लिए काम कर रही है। वह जानता है कि इन गुंडों को कोई शर्म नहीं है और दूसरा बोली लगाने वाला, जिसे लगता है कि हमारे हीरो ने उससे ज्यादा बोली लगाकर उसकी बेइज्जती की है, उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। वह कहता है कि जाओजो के पास इतना पैसा है कि वह 100 सोने के सिक्के खर्च करने को तैयार है पीतल का कचरा खरीदने के लिए। वो कहता है कि क्योंकि हमारा हीरो इतना अमीर है और उसके पास बहुत सारा अच्छा सामान है तो उसे वह उनके साथ बांटना चाहिए। लड़की रोना शुरू कर देती है और हमारे हीरो को बताती है कि बाकी का पैसा उन्होंने चुरा लिया और उन्होंने रिफाइनिंग चिप्स भी ले लिए। वही बूढ़ा आदमी जिसे हमारे हीरो ने मना कर दिया था उस लड़की की तरफ बढ़ता है और लड़की को नफरत होती है जिस तरह से वह हमारे हीरो और उसकी ताकत को कम समझता है। वह जानती है कि उसकी योजना खराब करना उसे कभी ज्यादा दूर नहीं ले जाता और इसके साथ ही वह लड़की को मारता है जब तक वह जमीन पर गिरकर रोने नहीं लगती। हमारा हीरो आखिरकार बोलता है और वह कहता है कि उसे परवाह नहीं अगर वह उसकी चीजें चुराते हैं, लेकिन उसके लोगों पर हाथ उठाना, खासकर एक लड़की पर उसकी आंखों के सामने, मौत को बुलाता है। पहले तो सब लोग उसे गंभीरता से देखते हैं, लेकिन फिर वह जोर से हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शाओजो बस एक और बेकार एनिमे हीरो है जो अच्छी बातें करता है लेकिन कभी कुछ करता नहीं। उनमें से सबसे बड़ा लड़की की तरफ बढ़ता है, हमारे हीरो को धमकाता है और उसे लगभग कुचल देता है और ये जाओजो के अंदर बहुत गुस्सा और आग भर देता है जिसे उसने कभी महसूस भी नहीं किया था। सब लोग चौकन्ना हो जाते हैं जब जाओजो एक तेज हमला करता है और उन सबको मारता है। गुंडों में से एक घमंडी मुस्कुराहट के साथ उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एक ही झटके में हमारा हीरो उस पर पहुंच जाता है। कहता है कि वह बहुत धीमा है। साथ दूसरे दो गुंडे यकीन नहीं कर पाते कि हमारा हीरो उनके साथी को मारने वाला है, लेकिन जाओजो परवाह नहीं करता और वह अपने फैंटम्स को बुलाता है जो गुंडों पर एक एक करके आग के तीर बरसाते हैं और उन्हें दिखाते हैं कि असली माफिया कौन है। गुंडे हवा में गायब हो जाते हैं और उनके चीखने की आवाज जाओजो के कानों को संगीत जैसी लगती है। फिर अचानक वही दूसरा बोली लगाने वाला जिसने अपनी पार्टी को लड़ने के लिए बुलाया था जंगल से बाहर आता है और इस बार वह अपनी बात से पलटने की कोशिश करता है। वह कहता है कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं था और उसने जाओजो की ताकत को पहचाना नहीं था। वह आगे कहता है कि जिन लोगों को हमारे हीरो ने अभी मारा है वह छोटे मोटे लोग हैं जिन्हें वह जरूरत पड़ने पर आसानी से हटा सकता है। वह अपना परिचय शिबुक्सिया के रूप में देता है जो लैडर बोर्ड पर 5वें नंबर पर है और जब हमारा हीरो दूसरों को खत्म करने में लगा हुआ था उसने अपनी कमजोरी पहचानने वाली शक्ति का इस्तेमाल किया और उसके बारे में जान लिया। उसे समझ आता है कि जाओजो एक फैंटम हंटर है। जाओजो पूछता है कि वह इस बारे में क्या सोचता है और शिबुशा तुरंत समझ जाता है कि हमारा हीरो अभी दुनिया का नंबर 1 आदमी होगा। हमारा हीरो उसकी बात की पुष्टि करता है और इसके साथ ही शिबुशा 400 सोना और 70 रिफाइनिंग शार्ट्स वापस दे देता है। कहता है कि वह उन्हें अपने अच्छे दिल से वापस कर रहा है। जाओजो चीजें पकड़ता है और वजन चेक करता है और जबकि लगता है सब कुछ है वह फिर भी शिबुशा को गुस्से से देखता है। शिबुशा फिर एक गठबंधन बनाने का सुझाव देता है ताकि वह साथ मिलकर एक नया गैंग बना सके।
वह कहता है कि उनकी ताकत मिलकर वह इस दुनिया में बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं और हर रात बहुत सारी औरतों का मजा ले सकते हैं। हमारा हीरो सब कुछ सुनता है जबकि शांति से अपना पैसा रखता है और फिर वह तुरंत उस पेशकश को ठुकरा देता है। उसे यह मजाकिया लगता है कि शिबुशा उससे, जो गेम का नंबर 1 आदमी है, गठबंधन बनाने के लिए पूछने की हिम्मत करता है जब उसे किसी की जरूरत नहीं है। शिबुशा पूछता है कि जाओजू असल में क्या चाहता है और हमारा हीरो एक सीधे शब्द में जवाब देता है, बदला। शिबुशा समझ नहीं पाता कि उसका क्या मतलब है। वह मुड़ता है और कहता है कि अगर जाओजू कभी अपना इरादा बदलता है तो उसके दरवाजे हमेशा खुले हैं। हमारा हीरो अभी उससे काम खत्म नहीं हुआ है। वह एक आग का तीर छोड़ता है जो शिबुशा का रास्ता रोक देता है और उसी पर शिबुशा समझ जाता है कि वह बहुत बड़ी मुश्किल में है जितना उसने पहले सोचा था। शिबुशा तेजी से घूमता है, पूरी तरह चौकन्ना। पूछता है कि किसने उस पर हमला किया। जिसने भी किया उसने सिर्फ उसका रास्ता ही नहीं रोका बल्कि उसकी टांग को छुआ और उसे जख्मी कर दिया। जब वह मुड़ता है तो वह जाओजू के क्लोन को एक तेज चेहरे के साथ उसे घूरते हुए देखता है। वह जल्दी से हमारे हीरो की तरफ मुड़ता है, उसे भाई कहता है और कहता है कि ठीक है, अगर वह साथ काम नहीं करना चाहता लेकिन दुश्मन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। शिबुशा आगे कहता है कि वह लीडर बोर्ड पर 5वें नंबर पर है और उसने गेम में अच्छा इंश्योरेंस खरीदा है, तो अगर हमारा हीरो उसे अभी मारता है तो उसे पक्का रेड नेम मिल जाएगा। शिबुशा सोचता है कि हमारा हीरो रेड नेम का मतलब नहीं समझता। साफ तौर पर जाओजू कितना जानता है उसे कम समझ रहा है। तभी 2 फैंटम्स शिबुशा के आसपास दिखाई देते हैं, उसे घेर लेते हैं और अपने तीर उसकी तरफ सीधे छोड़ते हैं। जाओजो कहता है कि उसे रेड नेम की परवाह नहीं है क्योंकि वह ऐसे लोगों से नफरत करता है जो घटिया हैं और अपने साथियों को अपने दुश्मनों की तरह धोखा देते हैं। वह तेरा एक और तीर निकालता है और शिबुशा समझ जाता है कि अपने साथियों की बलि देकर जाओजो से बात करने का मौका पाने की उसकी योजना उल्टा पड़ गई है। वह दया की भीख मांगता है, उसे 1 सेकंड रुकने के लिए कहता है लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अगले ही पल एक न्यूक्लियर धमाका होता है जो शिबुशा और उसकी बेचारी हस्ती को पूरी तरह से खत्म कर देता है। तुरंत सबके लिए एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई देता है। ये उन्हें बताता है कि जाओजो ने शिबुशा को मार दिया है। उसकी अभी की जगह डार्क नाइट फॉरेस्ट है और जो भी उसे मारेगा उसे 50,000 सोने के सिक्कों का इनाम मिलेगा। दुनिया भर के प्लेयर्स डर और उत्साह के मिश्रण के साथ रिएक्ट करते हैं। वह डरे हुए हैं क्योंकि 2 टॉप 5 लीडर बोर्ड प्लेयर्स अभी अभी एक दूसरे को मार चुके हैं, लेकिन वह बड़े इनाम कमाने के मौके पर बहुत खुश हैं। वह सोचते हैं कि अगर वह साथ मिलकर काम करें तो वह जाओजू को हरा सकते हैं, लेकिन वह समझ नहीं पाते कि वह उन सबसे मिलकर भी कहीं ज्यादा ताकतवर है। इसी बीच जाओजो को यह हालत घटिया लगती है, इसलिए नहीं कि उसने एक आदमी को मारा और अब वांटेड लिस्ट में है, बल्कि इसलिए कि वह देखता है कि सिस्टम कितना पैसा पसंद है। जब एक आम प्लेयर मरता है तो किसी को खबर नहीं होती, लेकिन जब एक लीडर बोर्ड प्लेयर जिसके पास महंगा इंश्योरेंस है मरता है तो पूरे सर्वर को नोटिफिकेशन मिलता है और मारने वाला वांटेड हो जाता है। चाहे वह कहीं भी जाए, पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है। वह लड़की जो जाओजू के लिए काम करती है, विगली, खड़ी होती है और पूछती है कि वह अभी तक गया क्यों नहीं। वह बताती है कि 50,000 सोने का इनाम पहले ही एक हाई लेवल बॉस के बराबर है और प्लेयर्स के बड़े बड़े ग्रुप्स अब उसकी तरफ आ रहे हैं। उनके आने से पहले उसके पास रिएक्ट करने के लिए कुछ ही सेकंड है। जाओजू इस हालत में हैरतअंगेज रूप से शांत रहता है, कहता है कि उसने अभी तक उसके काम के पैसे भी नहीं दिए हैं, लेकिन वह उसे पूरे 400 सोने के सिक्के दे देता है जो उसने उसकी मदद के लिए कमाए थे। लड़की अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वह समझती है कि यह कितना पैसा है। वह धीरे से मानती है कि अगर वह बस थोड़ा और कमा ले तो वह आखिरकार आजाद हो सकती है। यह जाओजू का ध्यान खींचता है और वह पूछता है कि क्या उसे मजबूर किया गया है या गुलाम की तरह बर्ताव किया गया है ये सारे काम करने के लिए। वह उसे सच बोलने को कहता है ताकि वह समझ सके कि उसकी तरह और कितने लोग परेशान हैं। लड़की शर्मा जाती है और मानती है कि वह पूरी बात नहीं जानती, लेकिन वह इतना जानती है कि वह सब राइजिंग सन कॉर्पोरेशन के लिए काम कर रहे हैं। जाओजू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि यह उसकी कॉर्पोरेशन है। वह धीरे से माफी मांगता है, धोखे का बोझ महसूस करते हुए। लड़की उसे और सवाल न पूछने को कहती है, उसकी नजाकत को समझते हुए, और जाओजो उसकी बात मानता है। अचानक लड़की आगे कूदती है और उसके गाल पर किस करती है, उसे पूरी तरह से हैरान कर देती है। वह बहुत शर्मा जाता है, जैसे उसने अभी अभी सैलून में मेकओवर करवाया हो। लड़की शर्माते हुए उसकी अच्छाई और समझ के लिए उसका शुक्रिया करती है, उसे अपना हीरो कहती है। वह फिर हकलाते हुए अलविदा कहती है और भाग जाती है। जैसे ही वह गायब होती है, पुलिस उसे ले जाती है। जाओजो सोचता है कि उसकी कॉर्पोरेशन में ऐसा घटिया काम करने वाला सिर्फ एक ही आदमी हो सकता है, शायद शाओ तियानकाई। अगर वह नहीं भी है तो कोई और गद्दार होगा। वह जानता है कि जब वह वापस आएगा तो उसे सच का पता लगाना होगा। सोच में डूबा हुआ वह अपने पीछे मंडराते खतरे को नहीं देखता। एक आग का गोला उसकी तरफ आता है, लेकिन वह हमले का अंदाजा लगा लेता है शांति से मुड़ते हुए, और कहता है कि वह हैरान है कि वह इतनी जल्दी आ गए। वह एक हाथ से आग के गोले को हटा देता है मुस्कुराते हुए, क्योंकि वह जानता है कि आज का दिन इन सब लोगों के साथ मजेदार होने वाला है। अचानक आदमियों का एक बड़ा ग्रुप उस पर हमला करता है। जाओजो अपना टाइगर मास्क एक्टिवेट करता है, लड़ाई के लिए तैयार होता है। सोचता है कि जो भी उसकी तरफ आ रहा है वह सीधा मौत की तरफ जा रहा है। फिर वह एक जाना पहचाना चेहरा देखता है, यांग चंग सान, ग्रीन स्नेक गैंग का लीडर जिसकी उसने कुछ दिन पहले मदद की थी। उसे गर्मी से सलाम करता है। यांग चंग सान दौड़कर जाओजो के पास आता है, लेकिन फिर वह एक फैंटम को अपने सर पर तीर रखते हुए देखता है। वह तुरंत हवा में रुक जाता है। अचानक जाओजो उस पर हमला करता है, पूछता है कि क्या उसने आज सुबह ही उसे धोखा दे दिया। लीडर अपनी बेगुनाही चिल्लाता है, उसे शांत होने के लिए कहता है और जोर देता है कि यह सब गलतफहमी है, वह तो बस मदद करना चाहता था। जाओजो का मुक्का हवा में रुक जाता है जब यांग चंग सान अपने पार्टी मेंबर्स की तरफ मुड़ता है, उन्हें जाओजो को बड़ा भाई कहने को और अपना सम्मान दिखाने को कहता है। हर मेंबर सम्मान में झुकता है। जाओजो लीडर से पूछता है कि वह क्या कर रहा है और उसका कॉलर छोड़ देता है। लीडर बताता है कि ग्रीन स्नेक गैंग का आज एक मिशन है, जो भी जाओजो के पास आने की हिम्मत करेगा उसे मार मारकर खत्म कर दिया जाएगा। जाओजो पूछता है कि क्या उसने ड्रैगन का गोश्त खाया है या कुछ और, क्योंकि आखिरी बार वह इतना बहादुर कब था। यांग चिंग सन चालाकी से जवाब देता है कि अब वह ऐसा ही है। भले ही वह किसी एक्सपर्ट से टकरा जाए और हार जाए, कम से कम वह जानकारी दे सकता है और खतरे को रोक सकता है जब तक जाओजो उसे संभालने के लिए नहीं आ जाता। जाओजो को अलग अलग एहसास होते हैं, समझता है कि यह आदमी सच में वफादार हो गया है। कोई हैरानी नहीं, आम ताकत के साथ भी वह गैंग लीडर बन गया। जाओजो अकेले खेलना पसंद करता है, कहता है कि वह यांग चंग सान ने जो कुछ भी किया है उसकी तारीफ करता है, लेकिन वह वापस चला जाएगा ताकि उन्हें चोट न लगे। वह जोर देता है कि वह खुद ही सब ठीक कर देगा। लीडर एक छुपने की जगह बताता है जहाँ जाओजो दिखाई न दे, लेकिन जाओजो फिर से मना कर देता है, कहता है कि वह मौका लेना चाहता है ताकि ग्वान फैमिली को एक संदेश दे
सके ताकि वह उसके नाम पर उसे फिर से धमका न सके। ग्रीन स्नेक गैंग जाओजो को हैरानी से देखता है और खुश होने लगते हैं। उसे सबसे ताकतवर और एक्सपर्ट कहते हैं। बाद में जाओजी चलता है, अनजान है कि कोई उस पर कमजोरी पहचानने वाली शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। एक गंजा तगड़ा आदमी पेड़ों के पीछे छिपा है, सोचता है 5,50,000 सोने के सिक्के जोजू जैसे पतले दुबले आदमी के लिए बहुत ज्यादा है। जो वह नहीं जानता वह यह है कि एक और भी बड़ा भारी भरकम आदमी उसके पीछे से चुपके से आता है। एक के बाद एक मुक्का मारता है ताकि जाओजू के खिलाफ खतरे को खत्म कर सके। वह ग्रीन स्नेक गैंग का हिस्सा है, चुपचाप जाओजो की रक्षा कर रहा है जबकि वह बस चल रहा है। लीडर जाओजू के बगल में चलता है, बताता है कि छोटे खतरे खत्म कर दिए गए हैं। जाओजू लेकिन पीछे कुछ बड़ा खतरा महसूस करता है। वह अपने पास मौजूद एक भेड़िए की आंखों से देखता है, एक पार्टी को दूसरे प्लेयर्स द्वारा आसानी से हराते हुए देखता है। जाओजो यांग चेंगसन को बताता है कि बाकी के दुश्मन शायद ज्यादा माहिर हैं, और फिर वह अचानक चौकन्ना हो जाता है, इलाके को देखता है। यांग चेंगसन देखता है और पूछता है कि उसे क्या हुआ है। यांग चेंगसन जाओजो से पूछता है कि क्या वह सच में नहीं जाना चाहता, क्योंकि सच तो यह है कि वह अकेला बचा है और उसका आखिरी साथी भी दूसरे प्लेयर्स ने खत्म कर दिया है। यांग चेंगसन समझ नहीं पाता कि हालत कितनी गंभीर है और सीटी बजाने की कोशिश करता है ताकि उसका क्लैन फिर से इकट्ठा हो सके, लेकिन उसे जंगल से पूरी तरह खामोशी मिलती है। उसे तुरंत घबराहट हो जाती है, इसलिए नहीं कि उसे अपनी जान का डर है, बल्कि इसलिए कि उसे लगता है कि वह एक बार फिर नतीजे देने में नाकाम रहा है। वह जाओजो की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। जाओजो शांति से सीटी बजाकर जवाब देता है और अचानक जंगल के हर कोने से सफेद भेड़िए दिखाई देते हैं। लीडर सोचता है कि उन पर हमला होने वाला है और जल्दी से अपनी शक्ति तैयार करने लगता है, लेकिन जाओजो उसे रुकने को कहता है। वह नीचे बैठ जाता है और भेड़ियों को वफादार पालतू जानवरों की तरह सहलाने लगता है, उन्हें अच्छे लड़के कहता है और बताता है कि वह उन सबको खुद यहाँ लाया है। वह पूरे जंगल में जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। यह देखकर यांग चेंगसन समझता है कि जाओजो सच में एक अकेला आदमी की सेना है जो सोच से परे काम कर सकता है। वह यह भी समझता है कि जाओजो और भेड़िए एक दूसरे से जानकारी बांट रहे हैं। जाओजो बताता है कि भेड़ियों की जानकारी इकट्ठी करने की शक्ति बहुत जबरदस्त है, जो उन्हें लगभग किसी भी जगह को देखने और वहां तक पहुंचने देती है। वह खड़ा होता है और लीडर को बताता है कि कुल 76 लोग उसके लिए आए थे और अब सिर्फ 2 बचे हैं। यांग चेंगसन संख्या सुनकर हैरान हो जाता है, समझता है कि खतरा असल में कितना बड़ा था। उसे एहसास होता है कि उसका पूरा ग्रुप इतने दुश्मनों को कभी संभाल नहीं पाता। जाओजो फिर साफ करता है कि उसके फैंटम्स ने ही उनमें से ज्यादा को संभाला था, और सच में उसके फैंटम्स अभी भी बाकी के खतरों को खत्म करने में लगे हुए हैं। यांग चेंगसन एक बार फिर हैरान रह जाता है और मानता है कि जाओजो सच में कमाल का है। वो कहता है कि अगर उसके पास जाओजो की ताकत का 1% भी होता तो वह कहीं ज्यादा काम का हो सकता था। जाओजो उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है, उसे ऐसी खतरनाक हालतों में खुद को न धकेलने को कहता है। वह उसे याद दिलाता है कि उसके ग्रुप की सुरक्षा किसी भी बेकार ईगो की लड़ाई से ज्यादा जरूरी है। जैसे ही उनके बीच शांति छा जाती है, अचानक कोई उनकी भाईचारे वाली बात को रोक देता है। यार यह एक भाई बहन की जोड़ी निकलती है। आदमी जाओजो की तरफ मुड़ता है और कहता है कि उसे ढूंढना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बहुत लोग उसकी रक्षा कर रहे थे और उन्हें यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुतों को मारना पड़ा। जब वह बोलता है, जाओजो अपनी कमजोरी पहचानने वाली शक्ति का इस्तेमाल करके उनकी जानकारी चेक करता है। आदमी लैडर रैंक 30 है, एक लेवल 8 रेंजर जिसका नाम क्रूअल किंग है। लड़की लैडर रैंक 8 है, एक लेवल 10 समनर जिसका नाम हाईजी है। जाओजो हैरान नहीं है कि वह इतनी दूर तक जिंदा रहे, क्योंकि वह हाई लेवल के हैं, होशियार हैं और साफ तौर पर ताकतवर हैं। जाओजो फिर लीडर की तरफ मुड़ता है, जो उसे बड़ा भाई कहता है और उसे कहता है कि अब उसकी बारी है चमकने की। यांग चेंगसन घबराकर पूछता है कि क्या जाओजो सच में उसे अकेला भेज रहा है। जाओजो बताता है कि जब तक इन दोनों को खत्म कर दिया जाता है, लीडर का लैडर रैंक बढ़ जाएगा। वह यह भी देखना चाहता है कि क्या लड़का मुश्किल वक्त में काम आ सकता है। यांग चेंगसन घबराहट महसूस करता है, लेकिन फिर भी मान जाता है। इसी बीच क्रूअल किंग सोचता है कि कोई और रेंजर आसपास होगा, क्योंकि पहले की लड़ाइयों में वह सोचता रहा कि किसका तीर ज्यादा तेज था, उसका या छिपे हुए का। लीडर आगे बढ़ता है और दोनों दुश्मनों को पीछे हटने को कहता है। उनमें से किसी एक को पहले हमला करने को कहता है। हाईजी तुरंत महसूस करती है कि असली एक्सपर्ट पीछे छिपा है और यांग चेंगसन को एक कुत्ता कहती है जिससे उसे पहले निपटना होगा। उसी समय क्रूअल किंग जाओजो को एक पालतू कुत्ते के पीछे छिपने के लिए कायर कहता है। जाओजो बस मुस्कुराता है। यांग चेंगसन गुस्से से फट पड़ता है, उन्हें घमंडी कहता है और आगे बढ़ता है, चिल्लाता है कि वह ग्रीन स्नेक गैंग का लीडर है और वह कुछ भी कर सकता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, जमीन से पत्थर उठते हैं और उसे कसकर बांध देते हैं। उसके मुंह से खून निकलता है और उसका एक्सपीरियंस 300 कम हो जाता है। हाईजी ठंडे तरीके से उसे चुप रहने को कहती है और बताती है कि वही समनिंग टेक्निक शैडो जायंट को कंट्रोल कर रही है। यांग चेंगसन अपना रैम्पेजिंग जायंट एक्टिवेट करता है और मुश्किल से पत्थर के बंधन से छूट पाता है, लेकिन हाईजी तुरंत अपना दूसरा हाथ उठाती है और उसके सामने एक और भी बड़ा पत्थर का मॉन्स्टर बुलाती है। लेकिन यांग चेंगसन समझ नहीं पाता कि कैसे अपनी शक्ति बढ़ाने के बाद भी कोई असर नहीं हो रहा है। हाईजी शांति से बताती है कि उसके शैडो जायंट का बचाव सबसे मजबूत है, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। यह एक ही समय में हमला और बचाव कर सकता है। यह एक शैडो समनर की असली शक्ति है। दूर से जाओजो पूरी बातचीत को दिलचस्पी से देखता है। उसे यह शक्ति कमाल की लगती है और उसे सच में जो वह देख रहा है वह पसंद आता है। जाओजो अपना शरीर घुमाए बिना रिएक्ट करता है और शांति से क्रूअल किंग का नाम लेता है। क्रूअल किंग जम जाता है, समझ नहीं पाता कि जाओजो ने उसे कैसे ढूंढ लिया, खासकर उसके पीछे टेलीपोर्ट करने के लिए एक एपिक स्किल का इस्तेमाल करने के बाद भी। अगले ही पल वह अपना सर घुमाता है और समझता है कि 2 फैंटम्स पहले ही उस पर हैं। बिना किसी झिझक के वह उसे जमीन पर पटक देते हैं और दबोच लेते हैं। उसका सर मिट्टी में जोर से दबाते हैं। जाओजो उसे अच्छे लड़के की तरह चुप रहने को कहता है, क्योंकि वह एक शो देखने में बिजी है और जब वह खत्म कर लेगा तो उससे धीरे धीरे निपटेगा। ये बातें क्रूअल किंग की रीढ़ की हड्डी में ठंडक डाल देती हैं जब जाओजो अपना ध्यान वापस अपने चेले पर मोड़ देता है। लीडर हाईजी और उसके पत्थर के मॉन्स्टर से लड़ता है, अपनी पूरी ताकत लगा देता है। फिर भी पत्थर का मॉन्स्टर साफ तौर पर ज्यादा ताकतवर है। वह उसे उठाता है और जोर से जमीन पर पटक देता है। उसी पल यांग चेंगसन को लगता है कि वह ताकत में कमजोर है, लेकिन उसे अपनी स्पीड पर भरोसा है। लेकिन अगले ही पल उसकी यह उम्मीद टूट जाती है। पत्थर का मॉन्स्टर अचानक उसके पीछे आता है और उसकी बांह को जोर से पकड़ लेता है। लीडर घबराकर धीरे से गाली देने लगता है। हाईजी शांति से देखती है और उससे पूछती है कि वह जाओजू के लिए अपनी जान क्यों दांव पर लगा रहा है, खासकर तब जब जाओजू अब एक वांटेड क्रिमिनल है। वह उससे एक डील देती है, कहती है कि वह दोनों मिलकर काम करें और इनाम को आपस में बांट लें। यांग चेंगसन सच में हैरान दिखता है, सोचता है कि क्या वह पागल हो गई है जो उसे जाओजो को धोखा देने को कह रही है। वह यह भी
भी जानता है कि जाओजे के पास कितनी ताकत है और वह उस ताकत के खिलाफ खड़ा होने का कोई इरादा नहीं रखता। हाईजी हंसी उड़ाती है, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वह सोचती है कि अगर वह हीरो बनने पर अड़ा है तो वह उसे खुद ही रिस्पॉन पॉइंट पर वापस भेज देगी। यह कहकर पत्थर का मॉन्स्टर उसे बार बार जमीन पर पटकता है, हर बार पहले से ज्यादा जोर से। शैडो मॉन्स्टर लीडर के चेहरे के पास आता है और उसे बुरी तरह से दम घुटने लगता है, लेकिन फिर अचानक सब कुछ टूट जाता है और यांग चेंग सान अब अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है। जमीन पर गिर जाता है। हाईजी उसे गौर से देखती है और सोचती है कि यह एक चमत्कार है कि उसकी सांसें अभी भी चल रही हैं। जब लीडर वहां थका हुआ और जख्मी पड़ा होता है, हाईजी धीरे से उसके चारों तरफ चलती है और कहती है कि अब वह जाओजू को दिखाएगी। वह कहती है कि वह उसे एक अच्छा सबक सिखाएगी, लेकिन तभी लीडर कमजोरी से उसे पकड़ता है, जैसे उसे रोकने की भीख मांग रहा हो। उसी वक्त शैडो मॉन्स्टर मुड़ता है और सीधा जाओजू के सामने आता है और डर या गुस्से के बजाय जाओजू सिर्फ शांति से मुस्कुराता है। हाईजी अपनी जुबान से आवाज करती है और यांगचंग सन को परेशान करने वाला कहती है, फिर बिना सोचे उसे लात मारकर दूर कर देती है और शैडो मॉन्स्टर को उसे कुचलने का हुक्म देती है। शैडो मॉन्स्टर लीडर के ऊपर आ जाता है और वह डर से कांपने लगता है। उसका शरीर बेकाबू होकर हिलने लगता है, लेकिन अचानक बिजली चमकती है। जब यांग चोंग सान फिर से ऊपर देखता है तो उसे हाईजी का चेहरा बिल्कुल सफेद दिखता है और शैडो मॉन्स्टर हवा में गायब हो चुका होता है। हाईजी हैरानी से देखती है, उसे यकीन नहीं होता कि जाओजो ने उसके शैडो जायंट को एक ही बार में हरा दिया और उसे यहाँ आने का अफसोस होने लगता है। जाओजो कहता है कि ये तो साफ था कि वही उसे हराएगा, लेकिन फिर वह कहता है कि वह पहले ही उसके पीछे है। ये बात हाईजी को तब तक पता नहीं चलती जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। शियाओ जो तुरंत अपनी ऑरा छोड़ता है और लीडर खुशी के आंसू रो देता है। उसे लगता है कि उसका बड़ा भाई आखिरकार उसे बचाने आ गया है। हाईजी पूछती है कि जाओजो के पास इतनी ज्यादा ताकत कैसे है, क्योंकि उसके शैडो जायंट को मारना लगभग नामुमकिन होना चाहिए। सीधा जवाब देने के बजाय जाओजो शांति से पूछता है कि उसे इनाम की जरूरत ही क्यों है। हाईजी जवाब देती है कि यह उसके गिल्ड का शुरुआती फंड है और इसका ज्यादातर हिस्सा सीधा उसकी अपनी जेब में जाएगा, क्योंकि फ्री पैसे किसे पसंद नहीं होंगे। वह अपनी ताकत फिर से एक्टिवेट करती है और जाओजू के पैरों के नीचे जमीन पर एक गहरा लिक्विड शैडो फैला देती है। यह एक शैडो स्वॉम्प बन जाता है और हाईजी कॉन्फिडेंस से हंसती है, कहती है कि वह कुछ भी कर ले, इससे बच नहीं सकता और तेजी से हेल्थ कम होने की वजह से वह 5 सेकंड से भी कम में मर जाएगा। जाजू के एक्सपीरियंस पॉइंट्स हर सेकंड 300 कम होने लगते हैं, लेकिन वह बस आगे बढ़ता है और बिना किसी दिक्कत के स्वॉम्प से बाहर निकल जाता है। वह हाईजी की तरफ देखता है और कहता है कि उसका यह ट्रिक दिलचस्प तो है, लेकिन इतना असरदार नहीं कि उस पर काम करे। अपनी आवाज में शांति रखते हुए जाओजो पूछता है कि क्या उसके पास और कोई ट्रिक बचा है इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन लड़की मना कर देती है। अब वह साफ तौर पर घबराई हुई है। उसी वक्त जाओजो सोचता है कि उसका असल मतलब क्या है। उसे समझ आता है कि वह हाई की गिल्ड बनाने की बात कर रही है, जो उसके पिछले जन्म से पहले के सबसे स्ट्रॉन्ग गिल्ड्स में से एक था। शियाओ तियानकाई शुरुआती स्टेजेस में तेजी से लेवल अप हुआ था, क्योंकि वह हाई की के करीब रहा और अच्छे रिसोर्सेज पाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया। ये सोचकर शियाओजो कहता है कि वह उन्हें खत्म नहीं करना चाहता, इसलिए वह उन्हें 2 ऑप्शंस देगा। पहला ऑप्शन ये है कि वह उन्हें गिल्ड बनाने के लिए जितने पैसे चाहिए उससे डबल देगा, लेकिन उन्हें उसके लिए एक काम करना होगा। दूसरा ऑप्शन सिंपल है, वह उन्हें बिना देर किए सीधा रिस्पॉन पॉइंट पर भेज देगा। लड़की इतनी समझदार है कि वह सिचुएशन को समझ जाती है, इसलिए वह बिना सोचे पहला ऑप्शन चुन लेती है। जाओजो उसे अभी जाने को कहता है कि वह पैसे बाद में ट्रांसफर कर देगा और वह उसे सलाह देता है कि वह इसका सही इस्तेमाल करे एक गिल्ड बनाने के लिए और उसका नाम लिंग्युन गिल्ड रखे। ये सब तय होने के बाद वह मुड़ता है और चला जाता है, जबकि लड़की धीरे से फुसफुसाती है कि उसे उम्मीद है कि वह अपना वादा निभाएगा। जाओजो फिर लीडर के सामने झुकता है और उसे एक रिकवरी पोशन देता है। लीडर उसे तुरंत पी जाता है और पूरी तरह ठीक हो जाता है, जैसे उसे कभी कोई चोट लगी ही न हो। शियाओजे फिर कहता है कि उसके पास उसके लिए एक और काम है और यांग केंगसान बिना सोचे मौके पर कूद पड़ता है। जाओजो क्रूअल किंग की तरफ मुड़ता है, जो अभी भी उसके कंट्रोल में बंधा हुआ है, और कहता है कि उसे अगले उस आदमी से निपटना है। यांग चांगसान के होंठ एक बड़ी मुस्कुराहट में मुड़ जाते हैं, जैसे उसे ऑलिव गार्डन का फ्री टिकट मिल गया हो। वह क्रूअल किंग के पास जाता है, उसके सामने झुकता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। पूछता है कि अब उसका सारा घमंड कहाँ गया। वह अपनी ताकत एक्टिवेट करता है और उसे बिना रहम के टॉर्चर करने लगता है। उसे चेतावनी देता है कि वह फिर कभी उसके भाई की तरफ देखने की हिम्मत न करे। जैसे ही टॉर्चर जारी रहता है, अचानक एक नोटिफिकेशन आता है। उसे बताता है कि उसे लैडर पर रैंक 26 से रैंक 22 पे प्रमोट कर दिया गया है। थोड़ी देर बाद उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है कि उसे जबरदस्ती लॉग ऑफ कर दिया गया है और जब वह अपना मास्क हटाता है तो उसे एहसास होता है कि उसने खेलना शुरू किया तब से लगभग 15 घंटे गुजर चुके हैं। उसने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है और अगले दिन वह सीधा रॉय सिटी जाने का प्लान बनाता है। वहां लेवल अप करने के बाद उसे अपनी बहन को गेम में लाने का कोई तरीका ढूंढना होगा, क्योंकि साथ में लेवल अप करने से उनकी टोटल एफिशिएंसी डबल हो जाएगी। वह पहले वाले उस मेट से मदद मांगने पर भी सोचता है, लेकिन अभी उसके पास कोई क्लियर प्लान नहीं है और वह इसके बारे में बाद में सोचने का फैसला करता है, क्योंकि अभी भी कुछ जरूरी काम है जो उसे पहले करने हैं। ये सोचकर वह डाचेंग को फोन करता है, उसे आने को कहता है क्योंकि उन्हें कुछ जरूरी बात करनी है। थोड़ी देर बाद एक तगड़ा बॉडीगार्ड नॉक करता है और कमरे में आता है। वह जाओजो के सबसे वफादार गार्ड्स में से एक है, लंबा और मजबूत दाचेंग। जाओजो बताता है कि उसे एक मामले की जांच करनी है और शियाओ तियानकाई के सबऑर्डिनेट्स की इलीगल एक्टिविटीज के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है और उन्हें जितनी जल्दी हो सके डिटेल्ड रिजल्ट्स चाहिए। दाचेंग धीरे से सोचता है कि यह लगभग यकीन न करने जैसा है कि जाओजो अभी भी हार मानने से इनकार कर रहा है, लेकिन शियाओजू को फालतू बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह बॉडीगार्ड पर एक तेज तिरछी नजर डालता है और 6 फीट 2 इंचेस का वह लंबा आदमी तुरंत कांपने लगता है। वह जाओजो के सामने गहरा झुकता है और वादा करता है कि वह बिना किसी गलती के जानकारी लाएगा और उसे निराश नहीं करेगा। शियाओजो शांति से अपनी कॉफी की एसआईप लेता है और कहता है कि यह तो उसके प्लान की बस शुरुआत है और सबसे अच्छा हिस्सा अभी आना बाकी है। अगले दिन जाओजो जाने की तैयारी कर रहा होता है जब शियाओ टोंग उससे पूछती है कि वह कहाँ जा रहा है। ये देखकर कि वह कितना तैयार दिख रहा है, वह उसे बताता है कि वह एक बोर्ड मीटिंग में जा रहा है और शियाओ टोंग तुरंत खुशी से चमक उठती है। वह आगे बढ़ती है और उसे जोर से गले लगा लेती है, कहती है कि वह कितनी खुश है कि उसका भाई आखिरकार अपने पुराने रूप में वापस आ गया है। वह बताती है कि उसने हाल ही में हुए हादसे के बारे में सुना था और उसकी वजह से बोर्ड ने शियाओ तियानकाई को एक्टिंग चेयरमैन का पद देने का फैसला किया है। शियाओ जो शांति से सुनता है, क्योंकि उसे यह
यह सब पहले से पता है। बोर्ड मेंबर्स, जिसमें अंकल ची और एम्बर भी शामिल हैं, को शियाओ तियान काई ने बहुत पहले ही खरीद लिया था और यही वजह है कि पर्दे के पीछे भ्रष्टाचार फैल रहा है। लेकिन शियाओ जो अपनी छोटी बहन को परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए वह उसके सर पर थपकी देता है और कहता है कि वह बस एक रूटीन चेकअप के लिए जा रहा है। वह सबको चुपचाप ये भी याद दिलाना चाहता है कि उनका बॉस अभी भी जिंदा है, ठीक है, और कंपनी चला रहा है। बहुत लंबे समय में पहली बार शियाओटोंग को अपने भाई के प्रति थोड़ा डर महसूस होता है। बाद में हेडक्वार्टर्स में एक बोर्ड मीटिंग चल रही होती है, जिसकी अध्यक्षता शियाओ तियान काई कर रहा है, जो एक प्रोजेक्ट के लिए वोट्स सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है जो उसने अभी प्रपोज किया है। जैसा कि उम्मीद थी, अंकल ची और एम्बर इसका समर्थन करते हैं और उनकी बात मानकर कई और बोर्ड मेंबर्स भी इसके पक्ष में वोट करते हैं। अंदर शियाओ तियान काई अंकल ची और एम्बर के काम से खुशी से चमक उठता है, क्योंकि वह जानते हैं कि गेम कैसे खेलना है। कुछ ही दिनों में वह सभी पुराने डिसीजन मेकर्स को अपनी तरफ कर लेते हैं और मेजोरिटी मिलने के बाद शियाओ तियान काई घोषणा करता है कि प्रोजेक्ट अगले हफ्ते लॉन्च होगा। लेकिन एक गंजा आदमी अपना हाथ उठाता है और कहता है कि उसने वोट नहीं किया। शियाओ तियान काई हैरान रह जाता है। गुस्से में शियाओ तियान काई बताता है कि उसने तो उस आदमी को एक कोने में चुपचाप बैठे देखा ही नहीं। वह आदमी अंकल हाई है, एक बड़ा और गंभीर दिखने वाला शख्स। शियाओ तियान काई उससे उसका फैसला पूछता है और अंकल हाई शांति से कहता है कि वह प्रोजेक्ट के खिलाफ वोट करता है। वह कहता है कि शियाओ तियान काई पागल हो गया है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट कंपनी की इज्जत को नुकसान पहुंचाएगा, बड़े लीगल रिस्क लाएगा और सीधा जाओजू की पिछली स्ट्रेटेजीज के खिलाफ है। अगर ये आगे बढ़ता है तो कंपनी बर्बाद हो सकती है। शियाओ तियान काई जवाब देता है, जोर देकर कहता है कि प्रोजेक्ट से बहुत ज्यादा फायदा होगा और दावा करता है कि जाओजू की स्ट्रेटेजीज पुरानी हो चुकी है। वह कहता है कि इस मुश्किल वक्त में उन्हें पूरी जीत चाहिए और अंकल हाई को दो ऑप्शंस देता है, प्रोजेक्ट को सपोर्ट करो या बोर्ड रूम छोड़ दो। अंकल हाई साफ तौर पर डरने को तैयार नहीं, अपनी बात पर अड़ा रहता है और एम्बर उसे शांत करने की कोशिश करती है, उसे याद दिलाती है कि थोड़ा तमीज से पेश आए और अपनी उम्र का लिहाज करे। वह बताता है कि रूल्स के हिसाब से वोट 7 के मुकाबले 1 है, इसलिए टेक्निकली प्रोजेक्ट पास हो जाना चाहिए। अचानक कोई जोर से अपनी विरोधिता का ऐलान करता है, सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। शियाओ तियान काई घबराकर बड़बड़ाते हुए सोचता है कि जाओजो वहां क्या कर रहा है। उसी पल शियाओटोंग जाओजे को उसकी व्हीलचेयर में कमरे में लाती है। जाओजे शांति से कहता है कि चेयरमैन होने के नाते वह अपनी एक बोर्ड मीटिंग में हिस्सा ले रहा है। शियाओ तियान काई एक नकली मुस्कुराहट पहनता है, दिखावा करता है कि वह उसे देखकर खुश है। एम्बर टेंशन कम करने की कोशिश करती है, कहती है कि उसका मौजूद होना अच्छा है और उसे बोर्ड पर भरोसा करना चाहिए कि वह चीजें संभाल लेंगे जब वह आराम करे। लेकिन जाओजो अपना सर हिलाता है, कहता है कि उसकी सेहत सुधर रही है और उसने सबको याद किया है, इसलिए वह बस उन्हें देखना चाहता था। वह उन्हें याद दिलाता है कि उसके पास अभी भी वीटो पावर है और यह कहकर वह प्रोजेक्ट को टेम्पररीली कैंसिल कर देता है। अंकल ची लगभग अपना गुस्सा खो देता है, लेकिन एम्बर चुपचाप उसे रुकने का इशारा करती है और वह एक दूसरे को समझदारी से देखते हैं। शियाओ तियान काई गुस्से में लेकिन खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए कहता है कि वह जाओजू की इच्छा से सहमत होना चाहता है। लेकिन जाओजू साफ देख सकता है कि शियाओ तियान काई खुश नहीं है और यही तो असल बात थी। लेकिन शियाओजू जानता है कि उसे सब कुछ समझदारी से हैंडल करना होगा। पूरी सिचुएशन जितनी दिखती है उससे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब तक वह गेम के एट्रीब्यूट्स को पूरी तरह रियल लाइफ में नहीं ला सकता, वह सबको पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता। उनकी ताकतें बहुत गहरी और मजबूती से जुड़ी हुई है और अगर वह ज्यादा जोर डालेगा तो वह बगावत कर सकते हैं जब वह अभी भी अपनी व्हीलचेयर में कमजोर है। इसलिए वह झूठ बोलता है। शियाओ तियान काई की तरफ मुड़कर कहता है कि उसे उसकी एबिलिटीज पर भरोसा है, लेकिन वह साफ करता है कि वह प्रोजेक्ट को मंजूर नहीं कर सकता, क्योंकि ये सीधा उसकी स्ट्रेटेजी के खिलाफ है। शियाओ तियान काई आगे जो भी प्लान करेगा, जो उसे मंजूरी देने से पहले ध्यान से चेक करेगा। उसे एहसास होता है कि अभी के लिए सिर्फ अंकल हाई ही सच में उसके साथ है, इसलिए वह थोड़ा पीछे हटने का फैसला करता है। फिर वह सबको बताता है कि वह कभी कभी आता रहेगा और उन्हें कहता है कि वह उसके बिना ही काम जारी रखें और वह पहले चला जाता है। इसी बीच एम्बर शियाओ तियान काई को बुलाती है। जब वह उसकी तरफ देखता है तो वह उसे एक मतलब भरी नजर देती है, चुपचाप उसे जाओजो को एक बार में खत्म करने को कहती है। शियाओ तियान काई को एहसास होता है कि आखिरकार जवाब देने का वक्त आ गया है। बाद में वह अपने ऑफिस में बैठा सोचता है कि उसके लिए सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था जब तक जाओजो नहीं आया और उसके सारे प्लान्स बर्बाद नहीं कर दिए। एम्बर चेतावनी देती है कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है और अगर वह अपना हक लेना चाहते हैं तो उन्हें बेरहम होना पड़ेगा। शियाओ तियान काई मानता है कि जाओजो के खिलाफ बार बार चाल चलना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वह समझ सकता है, खासकर तब जब उसके पपेट चेंग लोंग ने पहले ही जाओजो के घर और हॉस्पिटल के आसपास मजबूत सुरक्षा लगा रखी है। शियाओ तियान काई खुद से कहता है कि वह आखिरकार जाओजो से निपट लेगा, लेकिन एक काम है जो उसे पहले करना होगा। दूसरी तरफ अंकल हाई ड्राइव कर रहा होता है जब अचानक एक कार उसके बगल में आकर रुकती है। उसके रिएक्ट करने से पहले ही उस पर बंदूक तान देती है। ड्राइवर हमला करने वाले को सर में गोली मार देता है। टेररिस्ट कार फिर से कोशिश करती है, लेकिन हाई को एहसास नहीं होता कि एक ट्रक पहले ही उनकी तरफ आ रहा है और दोनों गाड़ियां टकरा जाती हैं। टक्कर से पहले हाई का ड्राइवर बचे हुए हमला करने वालों को खत्म कर देता है और मुश्किल से टक्कर से बच निकलता है। हाई को यकीन नहीं होता कि शियाओ तियान काई ने सच में उसके पीछे कातिल भेजे थे, लेकिन जाओजू की वजह से वह बच जाता है। वह अपनी सुरक्षा के लिए डाचेंग का भी शुक्रगुजार है, जो उसकी मदद के लिए वहां था। डाचेंग हाई को कहता है कि वह शियाओजो का शुक्रिया जरूर करे, क्योंकि शियाओजो ने ही उसे हाई को लेने और हमले से बचाने के लिए भेजा था। हाई गुस्से से लाल पीला हो रहा है और शियाओ तियान काई को हर चीज के लिए गाली देता है। इसी बीच डाचेंग जाओजो को टेक्स्ट करता है यह कंफर्म करने के लिए कि उसका अंकल सेफ और प्रोटेक्टेड है। एक बार उसे कंफर्मेशन मिल जाती है तो कहता है कि अब वापस लॉग इन करने और अपना मिशन पूरा करने का वक्त आ गया है। जाओजे गेम रीस्टार्ट करता है और रॉय सिटी पहुंचता है। इस वक्त वहां सिर्फ एक और प्लेयर है और खतरे का लेवल बहुत ज्यादा है। वह सारे अलर्ट्स बंद कर देता है क्योंकि वह एक बहुत जरूरी काम पे फोकस कर रहा है। जैसा कि उम्मीद थी, शियाओ तियान काई वापस आ गया है और दरवाजे मजबूती से बंद हैं। शियाओजो को याद आता है कि अंदर जाने के सिर्फ 2 तरीके हैं। पहला यह है कि रॉय सिटी के पीछे से जंगल के रास्ते चुपचाप जाना, जहां एक छोटा सा एंट्रेंस प्लेयर्स को अंदर जाने देता है। रास्ते में उन्हें लेवल 20 से 30 तक के माउंटेन ट्रोल्स का सामना करना पड़ता है। ये रास्ता उसे मेन स्टोरी लाइन को पूरी तरह से बाईपास करने देगा। दूसरा ऑप्शन मेन स्टोरी लाइन को फॉलो करना है, जहां हर रात डीमन आर्मी सिटी पर हमला करती है और उसे जनरल की मदद करनी होगी हमले से बचाने में। ये रास्ता उसे सिटी में एक गार्ड के रूप में एंटर करने देता है और यही वह है जो जाओजो करने का फैसला करता है। इस रास्ते को फॉलो करके वह एक हिडन मैप भी अनलॉक करेगा, डीमंस नेस्ट को खोजेगा और बहुत सारे इनाम हासिल करेगा, जिसमें गोल्डन डीमन गार्ड सेट भी शामिल है। ये उसका मिशन है लेवल अप करने से पहले। अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। उसे बताता है कि उसके सारे एवोल्यूशन स्किल्स कूल डाउन हो गए हैं। इसका मतलब है कि अब उसके लिए पावरफुल एक्शंस का एक और सेट करने और नई एबिलिटीज एक्सप्लोर करने का वक्त आ गया है। वह तुरंत अपनी ब्रॉन्ज रिंग को डायमंड क्वालिटी में
अपग्रेड करने के बारे में सोचता है। इससे वह अपने और बाकी सबके बीच का फासला बढ़ा सकता है और जो प्रॉफिट्स वह कमाने वाला है उन्हें मैक्सिमाइज कर सकता है। वह तहता वह अपने फैंटम्स को रिलीज करता है और रिंग को इवॉल्व करने के लिए क्लिक करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। वो सोचता है कि क्या ये इसलिए है क्योंकि ग्रीडी रिंग में सिर्फ 2 क्वालिटीज हैं, ब्रॉन्ज और डायमंड, बिना किसी बीच के लेवल के, इसलिए इवॉल्व करने पर कोई तुरंत रिस्पॉन्स नहीं मिलता। हिम्मत न हारकर वह फिर से कोशिश करता है और अचानक रिंग से एक क्रैक होने की आवाज आती है। उसे एहसास होता है कि अगर रिंग डायमंड क्वालिटी तक नहीं पहुंचती तो उसे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, खासकर तब जब यह सिटी बहुत खतरनाक है। उसके पास सिर्फ एक आखिरी एवोल्यूशन अटेम्प्ट बचा है, इसलिए उसे समझदार होना होगा। अगर वह कामयाब होता है तो उसे फिर कभी रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी। यह एक जुआ है, लेकिन वह इसके लिए जाने का फैसला करता है। एक गहरी सांस लेकर वह अपना आखिरी एवोल्यूशन अटेम्प्ट इस्तेमाल करता है। रिंग नाटकीय ढंग से क्रैक होती है और अपनी डायमंड क्वालिटी दिखाती है। उसे 50 से ज्यादा लक पॉइंट्स मिलते हैं और एक स्पेशल इफेक्ट अनलॉक होता है, 100% ड्रॉप रेट इंक्रीज, और लेवल 30 और उससे ऊपर के बॉस मॉन्स्टर्स अब गारंटीड गोल्ड क्वालिटी आइटम्स ड्रॉप करते हैं। उसके पैसे की कमाई भी डबल हो जाती है। वह बहुत खुश है, जानता है कि उसने सही दांव लगाया और अब सब कुछ तैयार है, बस आधी रात का इंतजार करना है। आधी रात को डीमन आर्मी का एक झुंड सिटी पर हमला करता है। जाओजू पहले ही एक दूर पहाड़ पर बैठा है, सब कुछ देख रहा है और हमला करने के सही मौके का इंतजार कर रहा है। जंग के मैदान में रॉय सिटी आर्मी तैयार खड़ी है और जनरल अपने सिपाहियों को लड़ाई के लिए तैयार रहने का हुक्म देता है। राक्षस अंदर आ जाते हैं, ज्यादातर लेवल 20 के हैं, लेकिन सबसे बड़ा राक्षस लेवल 30 का है। जाओजू अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहा है, यह सोचकर कि उसे इस लड़ाई से कितना सारा लूट मिलेगा और वह और बेहतर बनेगा। जनरल राक्षसों पर हमला करता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। ऐसा बहुत कम होता है कि एनपीसीज के बीच की लड़ाई इतनी मुश्किल और तेज हो, लेकिन जाओजू को उम्मीद है कि बचाव सेना खुद ही संभाल लेगी। इस तरह उसे बस सही मौके का इंतजार करना होगा बॉस पर हमला करने के लिए और सारा लूट और क्रेडिट आसानी से ले लेगा। जमीन पर जनरल बिना थके लड़ता है, एक एक करके राक्षसों को हराता है, उन्हें गरज, अपनी तलवार और बिजली से वापस नरक भेज देता है, जैसे वह इसके लिए ही बना हो। अचानक कोई जनरल को आवाज देता है और उसे पता चलता है कि जनरल को बहुत तेज चोट लगी है और वह गिर गया है। एक और एनपीसी उसका नाम चिल्लाता है और जाओजू तुरंत देखता है कि यह उसकी पिछली जिंदगी की कहानी से अलग है। पहली बार उसे चिंता होती है कि लड़ाई पूरी तरह से हार सकते हैं। उसके पास बीच में आने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर जनरल मर गया तो कहानी आगे नहीं बढ़ पाएगी और आगे की सारी घटनाएं उस पर ही निर्भर करती हैं। जाओजू अपने फैंटम्स को हुक्म देता है कि वह जनरल के ठीक सामने वाले राक्षस पर हमला करे। लेवल 30 के राक्षस को बहुत तेज चोट लगती है, लेकिन उसके ठीक होने से पहले जाओजू फिर से हमला करता है, उसकी बांह काट देता है और उसकी एक्सपी बहुत कम कर देता है। जनरल उसकी तरफ मुड़ता है और पूछता है कि वह कौन है। जब जाओजू पूरी तरह से राक्षसों के सामने आ जाता है, वह अपनी उंगलियां बजाता है और उसके सारे फैंटम्स हर राक्षस पर 7 आग के तीर छोड़ते हैं। उन सबको एक ही हमले में खत्म कर देते हैं। जनरल को यकीन नहीं होता कि इस लड़के ने सारे राक्षसों को अकेले हरा दिया। खुश होकर वह जाओजो को इनाम के तौर पर एक छोटा सा संदूक देता है। जब जाओजो उसे खोलता है, पहले वह अपनी किस्मत देखकर हैरान रह जाता है। अंदर एक सुनहरा पत्थर है, एक ऐसी चीज जो हर खूबी को असलियत में बदल सकती है। यह एक योद्धा का दिल है और ऐसा लगता है जैसे जाओजो ने शहर के सारे मुश्किल हिस्सों को जल्दी से पार कर लिया है, सारी सबसे मुश्किल चुनौतियों को पूरी तरह से छोड़कर।